झाओ हाई के लौटने पर लौरा और अन्य लोग पहले ही अपना भोजन कर चुके थे। वर्तमान में वे लिविंग रूम में एक दूसरे से बात कर रहे थे। जब झाओ हाई अंदर आया तो वे तुरंत खड़े हो गए और उसकी ओर देखा। उनकी प्रतिक्रिया देखकर झाओ हाई ने कहा, आप क्या देख रहे हैं? कुछ हुआ क्या? लौरा मुस्कुराई और बोली, होगा। आपने अभी जो किया उसे देखते हुए क्या मार्क्विस रॉबर्ट ने आपको समस्याएं नहीं दी? झाओ हाई ने मुस्कुराते हुए कहा, ये ठीक है, हमने शराब पी और अच्छे दोस्त बन गए, तो वह मुझे परेशानी कैसे दे सकता है? ठीक है, आपके बारे में क्या? क्या आपने पहले ही रात का खाना खा लिया है? लौरा ने उत्तर दिया, हम पहले ही खा चुके हैं, लेकिन रॉबर्ट ने आपसे क्या बात की? झाओ हाई मुस्कुराए और उन्हें बताया कि रॉबर्ट की हवेली में क्या हुआ था। जब झाओ हाई ने कहा कि रॉबर्ट डार्क मैजेस लीग से कोई था, तो समूह आश्चर्यचकित हो गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रॉबर्ट लीग से कोई होंगे, ऐसा लगता है कि लीग का प्रभाव छोटा नहीं है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने रेडियंट चर्च का विरोध करने का साहस किया। झाओ हाई ने जारी रखा, उन्होंने अपने और एलन के दूध वाइन समझौते के बारे में भी बात की। लौरा ने सिर हिलाया और कहा, अच्छा, मैं भी इस पहलू के बारे में चिंता कर रही हूँ। वर्तमान में हमारे दो व्यवसाय थे, एक परसेल डची से और दूसरा बीस्टमैन प्रेरी में। हमारा मिल्क वाइन एक नया उद्यम है, हम प्रतिदिन लगभग 1000 जिन का उत्पादन करते हैं और बेल निश्चित रूप से ये सब संभालने में सक्षम नहीं होगी। इस उत्पाद के लिए एकल चैनल रखना भी अच्छा नहीं है। एलन के साथ हमारे समझौते से हमें एक और आउटलेट प्राप्त हुआ। झाओ हाई ने मुस्कुराते हुए कहा, इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने शैली परिवार के साथ एक संबंध बना लिया है। जब रॉबर्ट ने शैली परिवार का जिक्र किया तो आपने उनकी अभिव्यक्ति नहीं देखी, उनकी प्रतिक्रिया से परिवार की ताकत साफ झलक रही थी। अगर हम उनके साथ रिश्ता कायम कर सकें तो इससे हमें भविष्य में फायदा होगा। लौरा ने सहमति व्यक्त की, यह अच्छा होगा, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है। शैली परिवार एक बहुत बड़ा व्यापारी परिवार है। यदि उन्हें कोई बड़ा लाभ न मिले तो वे संबंध ही नहीं बनाएंगे। अगर इसमें उनके लिए कुछ नहीं होगा तो उन्हें आपकी बिल्कुल भी परवाह नहीं होगी। झाओ हाई ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है। यदि हम साधारण हैं तो दक्षिणी राजा हमारे साथ व्यवहार नहीं करेगा। डार्क मैजिस की लीग हमारी बिल्कुल भी मदद नहीं करेगी। वैसे भी हर चीज का फायदा नहीं होता। शैली परिवार के साथ इस बार का सहयोग कोई बुरी बात नहीं है। लौरा मुस्कुराई, किसी भी मामले में हमने पहले ही उनके साथ एक सौदा कर लिया है और हमें अपनी योजनाओं में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर हम ब्लैक वेस्टलैंड्स में वापस जाएं तो हम अंतरिक्ष से सभी बैल और अर्गाली को वापस बुला सकते हैं। हम कुछ फायरफिश भी पाल सकते हैं और शैली होटल के साथ और अधिक सौदे करने का प्रयास कर सकते हैं। अगर हम उनका ध्यान आकर्षित करने में कामयाब रहे तो वे हमारी मदद कर सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? झाओ हाई ने उत्तर दिया, अच्छा, साथ ही ऐसा लगता है कि हमें एक अतिरिक्त दिन रुकने की जरूरत है। मुझे बेल से मिलना है और एलन के सौदे के बारे में चर्चा करनी है, फिर हम जा सकते हैं। ठीक है, मेरी योजना शू को कासा सिटी में वापस लाने और अंकल इवान को रुएन की स्थिति के बारे में बताने की है। मैं अब उसके साथ जाने की हिम्मत नहीं कर पाऊंगा, ये देखते हुए कि उसने पहले ही एक बार मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। मैं उसे हर दिन देखना पसंद नहीं करता। लौरा मुस्कुराई, ये भी अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें शुन को चले जाना चाहिए। वह छोटा और हल्का है, मुझे लगता है कि हम उसे खूनी बाज की सवारी कराने की कोशिश कर सकते हैं और देख सकते हैं कि बाज उसे ले जा सकता है या नहीं। यदि हम सफल होते हैं तो शायद भविष्य में हमारे पास कुछ हवाई बटालियनें हो सकती हैं। लौरा की बातें सुनकर झाओ हाई की आंखें चमक उठीं। वायुसेना बनाना उनका सपना था। हालांकि बाज इतने छोटे नहीं थे, फिर भी इंसानों को ले जाना उनके लिए काफी परेशानी भरा था। लेकिन शुन अलग था, शुन हल्का था। झाओ हाई का मानना था कि अगर बाज उसे ले जाने में कामयाब हो जाता है तो वे भविष्य में एक मानक स्थापित करने में सक्षम होंगे। चूंकि अब भी देर हो चुकी थी, झाओ हाई ने दोबारा शराब नहीं पी। समूह ने कुछ देर बातचीत की और फिर आराम किया। अगली सुबह झाओ हाई का समूह भोजन करने के लिए भोजन कक्ष में गया। जब रुएन अंदर आई तो उसने झाओ हाई की ओर देखा और ठंडी सांस ली। फिर वह दूसरी मेज पर बैठ गई और अपने लिए व्यंजन ऑर्डर करने लगी। झाओ हाई को इसकी परवाह नहीं थी कि वह शामिल हुई या नहीं। इसके बजाय उसने और अन्य लोगों ने एक साथ खाना खाया। ये पहली बार था जब लौरा और समूह ने अपनी यात्रा की शुरुआत के बाद से किसी डाइनिंग हॉल में एक साथ खाना खाया। इसी समय बाहर घोड़े की हिनहिनाहट सुनाई पड़ी। तभी एक व्यक्ति अंदर आया। झाओ हाई ने उत्सुकता से उस व्यक्ति की ओर देखा और देखा कि यह फनान था। झाओ हाई घूरने से खुद को नहीं रोक सका। इस बार वह क्या चाहता था? कल रात झाओ हाई को याद आया कि फनान ने बहुत ज्यादा शराब पी थी। वह इतनी सुबह क्यों आया? फनान डाइनिंग हॉल में सभी मेहमानों के बीच पहुंचे। उन्होंने रुएन को पहले सलामी दी, फिर झाओ हाई की मेज पर दौड़े और कहा, भाई हाई, मैं देख रहा हूं कि आप खा रहे हैं। मैंने अभी तक अपना नाश्ता नहीं किया है, इसलिए मुझे अपने साथ शामिल होने दो। मैं आज सुबह कोई शराब नहीं लाया। भाई आओ, मुझे अपनी कुछ शराब दे दो। अपने सामने शराबी को देखकर झाओ हाई को समझ नहीं आया कि हंसे या रोए। उसने कहा, भाई फनान, तुम यहाँ क्यों हो? इतनी सुबह और पीने के लिए शराब की तलाश में? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि अंकल रॉबर्ट तुम्हें डांटेंगे? यहाँ बातचीत कर रहे इन दो लोगों ने डाइनिंग हॉल में मौजूद हर शख्स को चौंका दिया। उनमें से अधिकांश जानते थे कि कल दोनों के बीच संघर्ष हुआ था और फनान ने शहर की चौकी को भी इसमें शामिल कर लिया, जिससे मार्क्विस रॉबर्ट को कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। आज जो दृश्य वे देख रहे थे उससे वे सभी निःशब्द हो गए। एक ही रात में दोनों भाई जैसे करीब आ गए। क्या दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। हर कोई हैरान और हैरान होकर दोनों की ओर देखने लगा। रुएन अधिक चकित थी। वह जानती थी कि उसके उकसावे के कारण फनान ने कल झाओ हाई के साथ लगभग लड़ाई कर ली थी। फनान आज उसकी उपेक्षा कैसे कर सकता है और इसके बजाय झाओ हाई के पास भाग सकता है? फनान को इन लोगों की प्रतिक्रियाओं की परवाह नहीं थी। उन्होंने झाओ हाई की ओर देखा और कहा, मुझे हमेशा रोजाना डांटा जाता है, मैं पहले से ही इसका आदी हूँ। और क्या तुम जाने वाले नहीं हो? तो मैं भी बाहर जाकर शराब पी सकता हूँ, जल्दी से इसे बाहर निकालो। झाओ हाई ने बेबसी से कहा, चिंता मत करो, मैं आज नहीं जाऊंगा। इसके अलावा जब मैं कुछ वाइन ले जाऊं तो आप बेल के पास जा सकते हैं और उसे खरीद सकते हैं। मैंने बाद में यहाँ वाइन परोसने के लिए होटल के साथ साझेदारी भी की। तुम्हें मेरी शराब न पीने के बारे में डरने की जरूरत नहीं होगी। झाओ हाई की बातें सुनकर फनान की आंखों में चमक आ गई। सच में? बहुत बढ़िया। मुझे वास्तव में डर था कि मैं अब शराब नहीं पी पाऊंगा, लेकिन मैं वास्तव में गरीब व्यक्ति हूँ। अगर आप शराब नहीं देंगे तो मुझे डर है कि मैं इसका खर्च वहन नहीं कर पाऊंगा। झाओ हाई ने उस पर नजर डाली। तुम मुझसे क्यों कह रहे हो कि तुम गरीब हो? मैंने आपसे पैसे उधार देने के लिए नहीं कहा। वास्तव में मार्क्विस का उत्तराधिकारी मेरे पास दौड़ रहा है और मुझे बता रहा है कि वह गरीब है। फनान ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, भाई तुम मेरा दर्द नहीं जानते।
हालांकि मैं मेंशन का सबसे बड़ा युवा मास्टर हूँ, मेरा मासिक भत्ता उतना बड़ा नहीं है। अगर मैं ज्यादा खर्च करने में कामयाब हो जाऊं तो मेरे पिता आकर मुझे ले जाएंगे। लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। यदि आप मेरी स्थिति में होते तो आप हमेशा उतना ही खर्च करना चाहेंगे जितना आप चाहते हैं। झाओ हाई ने अपनी आंखें घुमाई। मेरी तुलना में, जो हमेशा हर जगह यात्रा करता है, आपके लिए यह आसान है, या शायद आप स्थान बदलना चाहते हैं। इस बार ये फनान था जिसने अपनी आंखें घुमाई। अब आप मुझसे कह रहे हैं कि मेरे पास ये बेहतर है। अगर मेरे पास यात्रा करने के लिए ऐसी खूबसूरत महिलाएं होती तो मैं हर दिन सड़क पर निकलने को तैयार होता। झाओ हाई फनान के सामने असहाय थे। फनान कोई बुरा व्यक्ति नहीं था, उसके पास बस वही समस्या थी जो सभी अमीर युवा मास्टरों के पास होती है। लेकिन फनान भी अलग था। अगर उसे कोई महिला पसंद आती तो वह उसे घर वापस लाने के तरीके ढूंढता, अन्यथा उसकी इतनी पत्नियां और रखेलें नहीं होती। और यदि वह बाहर जाकर खेलना चाहता है तो उसे कुछ ऐसे लोग मिल सकते हैं जो इच्छुक हों। हालांकि रुएन एक अपवाद थी, वह अन्य महिलाओं की तुलना में बदतर थी। इसके अलावा फनान की उम्र झाओ हाई के करीब थी, और चूंकि वह बचपन से ही अपनी मां द्वारा बिगाड़ दिया गया था, इसलिए उसका रवैया पृथ्वी पर झाओ हाई के दोस्तों जैसा था। इससे झाओ हाई ने फनान के साथ आराम से बातचीत की। फनान की शक्ल देखकर लौरा को यह अजीब लगा। फनान और झाओ हाई ने अपना खाना खाया, लेकिन अंत में झाओ हाई ने फिर भी फनान को कोई शराब नहीं दी। उन्हें अपनी मेज पर हंसते और खाते हुए देखकर रुएन की अभिव्यक्ति खराब हो गई। उसे समझ नहीं आया कि ये कैसे हो गया। प्लेबॉय फनान उसके पास क्यों नहीं आया बल्कि झाओ हाई के पास क्यों गया। नाश्ते के बाद झाओ हाई शहर के बाहरी इलाके की ओर निकल पड़े। हालांकि फनान को नहीं पता था कि झाओ हाई क्या कर रहा है, वह भी बाहर उसके साथ शामिल हो गया। गाड़ी रोककर और ये देखकर कि आसपास कोई नहीं है, झाओ हाई ने अंतरिक्ष से ब्लड हॉक के नीचे आने पर चिल्लाने की आवाज निकाली। ब्लड हॉक को स्वाभाविक रूप से झाओ हाई द्वारा छोड़ा गया था, लेकिन चूंकि फनान मौजूद था, उसने हॉक को बुलाने के लिए चिल्लाने का नाटक किया। फनान, जो झाओ हाई के साथ था, आसमान से गिरे इस राजसी बाज को लेकर बहुत उत्सुक था। झाओ हाई ने उसकी परवाह नहीं की और शुन को बुलाया। शुन को बाज की सवारी की कल्पना करते हुए फनान हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। बाज की तुलना में उसका कद बहुत छोटा था। फिर झाओ हाई बाज की ओर मुड़ा और बोला, ये कैसा है? क्या आप शुन को अपनी पीठ पर ले जा सकते हैं? ब्लड हॉक एक पल के लिए रुका और फिर सिर हिलाया। झाओ हाई ने भी सिर हिलाया और फिर शुन को एक पत्र सौंपा। उन्होंने निर्देश दिया, शुन, ब्लड हॉक ले लो और कासा सिटी जाओ। ये पत्र ग्रैंड ड्यूक इवान को दें। यह मेरा बिल्ला है, इसे ले लो। उसे पत्र सौंपने के बाद उससे कहना कि मैं उसके उत्तर की प्रतीक्षा करूंगा। शॉन को संदेह हुआ जब झाओ हाई ने उसे बाज की सवारी करने के लिए कहा, लेकिन जब उसने ब्लड हॉक की शक्ल देखी तो उसका दिल घबरा गया। फिर भी उसने सिर हिलाया और ध्यान से पत्र प्राप्त किया और रेंगते हुए पक्षी के पीछे की ओर चला गया। बाज ने झाओ हाई को चिल्लाया, फिर अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ गया। कुछ ही देर में दोनों आकाश में दो काले धब्बे बन गए। फनान चौंक गया जब उसने झाओ हाई की ओर देखा। वे चले गए। भाई, क्या आपने उस जादुई जानवर को पाला है? ये किसी को आसानी से कैसे ले जा सकता है? झाओ हाई मुस्कुराए, यह एक काल्पनिक जानवर है जिसे मैंने पाला है, हे। इसके अलावा इसे चलाने के बारे में न सोचें, केवल शुन ही अपने हल्के शरीर के साथ ऐसा कर सकता है। बहुत भारी होना अच्छा नहीं है। फनान का चेहरा फीका पड़ गया जब उसने झाओ हाई से पूछा, भाई क्या आप जानते हैं कि वह बाज कितना मूल्यवान है? 9वीं रैंक को छोड़कर केवल कुछ ही लोग हैं जो उड़ सकते हैं। हवाई जादुई जानवरों को वश में करना बहुत मुश्किल है, और केवल 9वीं रैंक ही ऐसा करने में सक्षम है। भले ही उन्हें पकड़ लिया गया था, उनके शरीर इतने छोटे थे कि किसी व्यक्ति को ले जाने में असमर्थ थे। हालांकि आपने कहा था कि केवल हल्के वजन वाले लोग ही आपके ब्लड हॉक की सवारी कर सकते हैं। महान रईसों के लिए कुछ हल्के योद्धाओं को ढूंढना कितना मुश्किल होगा। यदि आपके ब्लड हॉक को पुनः उत्पन्न किया जाए तो वे एक हवाई बटालियन बन सकते हैं। भाई, तुम्हें ये बात स्वेच्छा से प्रकट नहीं करनी चाहिए। यदि इसके कारण तुम्हें परेशानी हो तो मुझे दोष मत देना। साथ ही, क्या आपने कहा कि बाज एक काल्पनिक जानवर था? क्या सचमुच इतना बड़ा कोई काल्पनिक जानवर है? जब झाओ हाई ने फनान को उसे चेतावनी देते हुए सुना तो उसने सोचा कि फनान उतना बुरा नहीं था। उन्होंने झाओ हाई के साथ भी एक सच्चे दोस्त की तरह व्यवहार किया, अन्यथा वह उन्हें इस मामले के बारे में नहीं बताते। अगर इसे फैलाना है तो झाओ हाई को फिर से अपना रूप बदलना होगा। हालांकि फनान के बयान के दूसरे भाग को सुनने के बाद झाओ हाई अपनी आंखें घुमाने से नहीं रोक सके और कहा, क्या आपको लगता है कि मैं आपसे झूठ बोल रहा हूं? वह एक वास्तविक काल्पनिक जानवर है। यदि मैं तुम्हें एक दे दूं तो कैसा रहेगा? झाओ हाई को सुनकर फनान की आंखें चमक उठी। क्या तुम्हें यकीन है? ये बहुत बढ़िया है। ये कहाँ है? इसे जल्दी से बुलाओ। ठीक है, जानवर का शरीर बहुत बड़ा है, मुझे डर है कि मेरा छोटा शरीर उसके उपभोग का समर्थन करने में सक्षम नहीं होगा। फनान ने जो कहा वह उचित था। महाद्वीप में काल्पनिक जानवरों को भोजन करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ब्लड हॉक के निर्माण के साथ उसे खिलाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा निश्चित रूप से बहुत बड़ी होगी। फनान की घटिया जादूगर प्रतिभा के साथ उसे डर है कि वह सूख जाएगा। झाओ हाई ने मुस्कुराते हुए उसे आश्वासन दिया, उन्हें मांस खिलाना ठीक है। मुझे मत बताओ कि तुम उन्हें मांस भी नहीं खिला सकते। आप मुझे नीचा दिखाने पर मजबूर कर देंगे। फनान भ्रमित था। उसने उत्तर दिया, तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारे काल्पनिक जानवर मांस खा सकते हैं? क्या ये सचमुच एक काल्पनिक जानवर है? झाओ हाई ने उसे खाली नजरों से देखा। क्या आप इसे चाहते हैं या नहीं? याद रखें, या तो आप इसे खिलाएं या इसे अपने लिए भोजन ढूंढने दें। फनान की आंखें बहुत चमकीली थीं। बेशक मैं ये चाहता हूं। इतनी महान बात को मैं क्यों नकारूंगा? आप इसे मुझे कब देंगे? झाओ हाई ने एक और चिल्लाया। फिर एक ब्लड हॉक नीचे आया। ऐसा लग रहा था जैसे शुन उस पर सवार था। झाओ हाई ने बाज की ओर रुख किया और कहा, मैं तुम्हें फनान को उपहार दूंगा, अब से उसके आदेशों का पालन करो। बाज ने सिर हिलाया। फिर बाज फनान के पास गया और अपनी तेज चोंच से फनान को हल्के से रगड़कर अपना स्नेह व्यक्त किया। फनान बाज से नहीं डरे। हालांकि ऐसा लगता है कि इसकी तेज चोंचें धातु को भेदने में सक्षम हैं, लेकिन इस समय इसका कोई हानिकारक इरादा नहीं था। उसने उत्साहपूर्वक बाज को छुआ और सहलाया। बाज की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। हालांकि फनान ने ब्लड हॉक को देखते हुए कहा, मैं इस चीज को वापस कैसे लाऊंगा? ये गाड़ी के अंदर सवारी नहीं कर सकता था, घोड़े हिलने डुलने से बहुत डरते थे। झाओ हाई ने हंसते हुए कहा, इसे गाड़ी पर रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस इसे हवेली तक अपने पीछे आने दो। लेकिन तुम्हें इसके रहने के लिए एक उपयुक्त जगह तैयार करनी होगी। फनान ने सिर हिलाया। उसने खुशी से ब्लड हॉक को देखा और कहा, उड़ो। ब्लड हॉक बहुत आज्ञाकारी था। उसने तुरंत अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ गया। फनान ने हंसते हुए कहा, अच्छा,
जबरदस्त, ये बात बहुत आज्ञाकारी है। मुझे कहना होगा भाई वेल्स, आपके पास इतनी अच्छी चीजें क्यों हैं? झाओ हाई मंद मंद मुस्कुराए। अच्छा, क्या अच्छी चीजें रखना अच्छा नहीं है? चूंकि बाज आपके पास पहले से ही है, तो चलिए वापस चलते हैं। मुझे अभी भी बेल से मिलना है और मिल्क वाइन के मामले पर चर्चा करनी है। मूल रूप से मैंने ही उसे शराब बेचने के लिए कहा था, लेकिन इलिन ने अप्रत्याशित रूप से इसे होटल में परोसने का सुझाव दिया। फनान ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, क्या अच्छा रहेगा कि तुम भी मेरे परिवार के साथ दूध वाइन का व्यवसाय करो। मैं पापा से बात कर सकता हूँ। झाओ हाई ने उसकी ओर देखा और कहा, बकवास मत करो, अगर मैं तुम्हें दूध वाली शराब दूंगा तो तुम वह सब पी जाओगे। इसे भूल जाओ, चलो वापस आएं। इसके तुरंत बाद गाड़ी सार्टे शहर में लौट आई। झाओ हाई तुरंत स्प्रिंग ग्रास निवास की ओर चल पड़े। इस समय फनान न सिर्फ कल की बात भूल गया, बल्कि एक दोस्त की तरह उसके साथ हो लिया। साथ ही उनके चुटीले रवैये ने झाओ हाई को उनका प्रशंसक बना दिया। झाओ हाई ने बेल से मुलाकात की और व्यवसाय पर नए विकास के बारे में चर्चा की। बेल ने कोई आपत्ति नहीं जताई। शैली होटल का इरादा केवल अपने ग्राहकों को वाइन परोसने का था। होटल में शराब पीने वाले मेहमानों से उसके व्यवसाय पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वह ये भी जानता था कि उसकी क्षमताएं अभी भी पर्याप्त नहीं हैं। झाओ हाई के लिए एक और साथी ढूंढना स्वाभाविक था। इसके अलावा बेल समझ गए कि शैली परिवार के साथ उनकी क्षमता की तुलना करने का कोई तरीका नहीं है। यदि झाओ हाई और वह लीग के साथी सदस्य नहीं होते, तो शायद उनकी साझेदारी भी नहीं होती। दूसरी ओर शैली परिवार पूरे महाद्वीप में प्रसिद्ध है। अपने व्यवसाय के साथ प्रति माह उनके 1000 जिन का तो जिक्र ही नहीं, वे 10,000 से अधिक जिन भी निगल सकते थे। हर महीने होटल को 10,000 जिन की आपूर्ति करना बहुत बड़ा लगता है, लेकिन जैसा कि रॉबर्ट ने कहा, शैली परिवार के पास महाद्वीप में 10,000 से अधिक होटल हैं। बाद में यदि शराब को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक शाखा में एक जिन से कम शराब होगी। यह मात्रा पर्याप्त है। यही वजह थी कि बेल निराश नहीं हुए और शराब की आपूर्ति करने के झाओ हाई के अनुरोध पर सहमत हो गए। बेल के दिमाग में अगर उसने झाओ हाई को शराब की आपूर्ति में मदद की, तो वह मैनेजर इलिन के साथ संबंध बना सकता था। इस रिश्ते के साथ भले ही इलिन ने उसे एक छोटा सा व्यापारिक सौदा दिया हो, ये प्रेरी में व्यापार करने से कहीं बेहतर होगा। झाओ हाई को खुशी हुई जब उसने बेल को सहमत होते देखा। फिर झाओ हाई ने बेल को खाने के लिए कुछ व्यंजन तैयार करने के लिए कहा। बेल ने मना नहीं किया और अपने नौकरों को भोजन तैयार करने का आदेश दिया। फनान भी उनके साथ रहे और खाना खाया, भले ही उनका बेल से कोई लेना देना नहीं था। फनान भी उनकी बातों में शामिल हो गए और उनके साथ हंसे भी। बेल ने मानव स्वभाव को समझा और फनान के स्वभाव को भी समझा। चूंकि वह बचपन से ही बिगड़ेल था, इसलिए उसका स्वभाव बच्चों जैसा था और केवल रॉबर्ट ही उसे डांट सकता था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह वैसा बन गया जैसा वह आज है। फनान के साथ बेल के निरंतर संपर्क के कारण उसे फनान की विचित्रताओं के बारे में सब कुछ पता था, इसलिए उसने कल की बात को दिल पर नहीं लिया। फनान भी कल के बारे में भूल गया जब उसने बेल के साथ मजाक किया और झाओ हाई को आश्चर्यचकित कर दिया। फनान के स्वभाव के संबंध में झाओ हाई असहाय था। दोपहर का भोजन करने के बाद झाओ हाई नशे में धुत फनान को वापस हवेली में ले गया। रॉबर्ट को देने के लिए फनान को दूध की शराब सौंपने के बाद वह चला गया और अच्छा आराम करने के लिए शैली होटल में अपने कमरे में लौट आया। दोपहर लगभग 2 बजे शून अपने साथ एक मोम सीलबंद पत्र लेकर लौटा और उसे झाओ हाई को सौंप दिया। अंदर इवान द्वारा लिखा गया एक पत्र था। झाओ हाई ने इसे खोला और अंदर की सामग्री को पढ़ा। पत्र में झाओ हाई को यह बताने के अलावा और कुछ नहीं कहा गया कि उसे अब रुएन की देखभाल करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि वह अपनी बेटी से कितने निराश थे। झाओ हाई भी अब रुएन के साथ यात्रा करना सहन नहीं कर सका। अगर रुएन उसके लिए परेशानी लाता रहेगा तो उसे नहीं पता होगा कि क्या करना है। यदि यह कोई अन्य व्यक्ति होता तो गुस्सा आने पर वह उन पर चिल्ला सकता था, लेकिन वह रुएन के साथ ऐसा नहीं कर सका। वह इवान की बेटी थी और झाओ हाई ग्रैंड ड्यूक का रेनी था, उसकी बेटी पर चिल्लाना अनुचित था। झाओ हाई को अब उसकी कोई परवाह नहीं होगी। युवा महिला के लिए वह केवल उसे अनदेखा कर सकता था। वह इसके लिए इंतजार भी नहीं कर सकता था। झाओ हाई ने देखा कि रुएन उसका पीछा करना जारी रखना चाहती है, क्योंकि उसने अभी भी सार्टे शहर नहीं छोड़ा है। उसके इंतजार ने झाओ हाई को आहें भरने पर मजबूर कर दिया। उस शाम उन्होंने खूब आराम किया। अगली सुबह समूह ने अपना नाश्ता किया और निकल पड़े। जैसा कि झाओ हाई को उम्मीद थी, रुएन ने झाओ हाई को परेशान करते हुए उनके काफिले का करीब से पीछा किया। वे बिना देखे ही नगर के बाहर आ पहुंचे। जब वे शहर से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि 2 गाड़ियां उनका इंतजार कर रही थी, एक बेल की और दूसरी फनान की। झाओ हाई की गाड़ी को देखकर बेल और फनान तुरंत गए और झाओ हाई को बधाई दी। जब झाओ हाई अपनी गाड़ी से बाहर निकले तो बेल ने मुस्कुराते हुए उन्हें कुछ दिया। यहाँ ये स्काई वाटर सिटी के स्वामी के लिए परिचय पत्र है, जब आप वहां पहुंचेंगे तो आप इसे उन्हें सौंप सकते हैं। झाओ हाई ने अपना सिर हिलाया और बेल से कुछ नहीं कहा। वहां बहुत सारे लोग मौजूद थे, इसलिए उनके रहस्यों पर चर्चा करना अनुचित था। किसी भी स्थिति में बेल के साथ व्यवसाय वैसे भी पहले ही तय हो चुका था। फनान ने झाओ हाई की ओर देखा और उसकी आंखें थोड़ी लाल लग रही थीं। उसने अपनी पहचान के कारण अतीत में दोस्तों को खो दिया था, लेकिन झाओ हाई को इस बात की परवाह नहीं थी कि फनान कौन है। हालांकि फनान उसका अनुसरण नहीं कर सका, लेकिन उसे झाओ हाई द्वारा बहुत सारी चीजें दी गईं। उसके पास दूध की शराब भी थी और बाज भी। फनान दुखी था, ऐसा दोस्त मिलना मुश्किल था। फनान ने झाओ हाई के कंधे को थपथपाया और कहा, भाई वेल्स, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं जो दुनिया की यात्रा कर सके। मेरी एकमात्र महान प्रतिभा दुनिया में अच्छी चीजों की सराहना करना है, इसलिए यदि भाई कुछ अच्छा खोजने में कामयाब हो जाता है तो आप इसे मेरे लिए रख सकते हैं। ठीक है, अब जब तुम जा रहे हो तो अपने भाई को थोड़ी शराब पिलाओगे। झाओ हाई ने फनान के हाथ पर थप्पड़ मारा और कहा, हम पहले से ही सड़क पर हैं, फिर भी आप पीना चाहते हैं। अगर तुम ऐसे ही रहे तो हमें तुरंत जाना होगा। फनान ने झाओ हाई को नहीं सुना। वह मुस्कुराया और अपनी गाड़ी से कुछ लिया। ये हमारे इक्सा परिवार का प्रतीक है, इसे ले लो, ये तुम्हें इक्सा परिवार से एक व्यक्ति बनाता है। कल मैंने पिताजी से तुम्हारा नाम साम्राज्य में पंजीकृत करवाया था। हालांकि इसका कोई शीर्षक नहीं है, फिर भी यह एक प्रतीक है। यदि परसेल परिवार आपका शीर्षक छीन लेता है तो इसका उपयोग करें। फनान को सुनकर झाओ हाई का दिल गर्म हो गया। हालांकि फनान आवेगी था और अपने चेहरे को बहुत महत्व देता था। जब आप उसके दोस्त बन जाते हैं तो वह आपके साथ एक सच्चे भाई की तरह व्यवहार करेगा। जब उसने देखा कि झाओ हाई रुएन के साथ नहीं है तो उसे डर था कि परसेल डची झाओ हाई की उपाधि छीन लेगी, जिससे झाओ हाई की यात्राएं सुविधाजनक हो जाएंगी। इसलिए फनान ने झाओ हाई को अपनी गाड़ी का प्रतीक दिया। किसी को पता होना चाहिए कि नोबल का प्रतीक किसी के द्वारा उपयोग नहीं किया जा सकता है, केवल निकटतम परिवार के सदस्य ही इसे ला सकते हैं।
और इस प्रतीक का उपयोग करने वाले सभी लोगों को साम्राज्य में पंजीकृत होना होगा। झाओ हाई को पता था कि फर्नांड के लिए इवान के साथ उसके रिश्ते को जानना असंभव था। फर्नांड ने झाओ हाई की भलाई के लिए ऐसा किया, लेकिन झाओ हाई इस प्रतीक का यूं ही इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि यह भविष्य में परेशानियों में शामिल हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि झाओ हाई ने कुछ समस्याओं का सामना करते समय प्रतीक का उपयोग किया, तो मामले को साम्राज्य के रजिस्टर पर इक्सा परिवार के तहत दर्ज किया जाएगा। यह इवान द्वारा दी गई उपाधि से भिन्न था। भले ही इवान ने झाओ हाई को शीर्षक दिया था, ये झाओ हाई का अपना प्रतीक चिन्ह था जिसे प्रस्तुत किया गया था, इसलिए उसके कार्य परसेल परिवार से स्वतंत्र होंगे। चाहे वह निर्दोष हो या अपराध का दोषी, साम्राज्य इवान को जिम्मेदारी नहीं देगा। ये और एक परिवार के प्रतीक का उपयोग बिल्कुल एक जैसा नहीं था। झाओ हाई ने ध्यान से प्रतीक प्राप्त किया, फिर उसने फर्नांड के कंधे को थपथपाया और कहा, तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा, भाई। यदि कोई महत्वपूर्ण बात हो तो आप पत्र लिखकर ब्लड हॉक के माध्यम से भेज सकते हैं। वह मुझे ढूंढ सकेगा और पत्र दे सकेगा। फर्नांड ने सिर हिलाया और झाओ हाई को जोर से गले लगाया। झाओ हाई ने भी गले मिलने का जवाब दिया। दोनों के जाने के बाद झाओ हाई ने बेल को सलामी दी और अपनी गाड़ी में चले गए। उसने दोनों की ओर हाथ हिलाया और चला गया। झाओ हाई की गाड़ी को गायब होते देख बेल ने आह भरी और कहा, वह एक इंसान जैसा बाज है जिसका दिल आसमान जितना बड़ा है। फर्नांड मुस्कुराया, वास्तव में एक चील इंसान है, वह एक अच्छा दोस्त है। ठीक है अंकल बेल, आज मेरे साथ हवेली देखने आइए। वेल्स ने मेरे लिए शराब की कुछ बोतलें छोड़ी हैं, हम कुछ कप पी सकते हैं। बेल ने हंसते हुए कहा, भूल जाओ, ये बूढ़ा आदमी तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तुम वापस जाओ और धीरे धीरे पियो, मुझे अभी भी कुछ हिसाब किताब करना है। फर्नांड ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बिल्कुल मेरे पिता जैसे हैं, मैं वास्तव में उस तरह का उबाऊ काम नहीं संभाल सकता। मैं तब वापस आऊंगा, मेरे पास पीने के लिए अभी भी कुछ शराब है। फिर उसकी गाड़ी वापस शहर की ओर चल दी। बेल ने फर्नांड की ओर देखा और व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, जाओ ठीक से जियो, तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम कितने समय तक ऐसे ही रह सकते हो। फिर वह अपनी गाड़ी पर चढ़ा और चला गया। झाओ हाई अपनी गाड़ी में बैठा था और बहुत देर तक प्रतीक को देखता रहा। थोड़ी देर के बाद उसने आह भरी। पहली बार जब वे मिले तो वास्तव में फर्नांड के बारे में उनके मन में अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे वह एक रखने लायक दोस्त था। जब झाओ हाई और फर्नांड ने शब्दों का आदान प्रदान किया तो लौरा भी मौजूद थी। उन्होंने नहीं सोचा था कि फर्डिनेंड उनके लिए अत्यधिक देखभाल दिखाएगा। लौरा ने प्रतीक को देखा और कहा, आप वास्तव में उम्मीद नहीं कर सकते कि फर्नांड भी एक अच्छे दिल वाला व्यक्ति है। झाओ हाई मुस्कुराए और प्रतीक हटा दिया। फिर उसने एक नक्शा निकाला और मेज पर फैला दिया। उन्होंने मानचित्र पर निशान की ओर इशारा करते हुए कहा, यह वह चौकी है जिसके बारे में बेल ने हमें बताया था। मुझे लगता है कि हमें उसे यथाशीघ्र शराब भेजनी चाहिए। लौरा ने सिर हिलाया और समूह मानचित्र को देखता रहा। नक्शा बहुत विस्तृत था, इससे पता चलता था कि चौकी इक्सा डोमेन से कितनी दूर थी। इसमें जनजाति का नाम, उसका बैनर और वहां मौजूद लोगों के नाम दिखाए गए थे ताकि वे कभी गलत न हो। झाओ हाई लौरा की ओर मुड़े और कहा, तुम्हें क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि हमें एक ब्लड हॉक को घोस्ट स्टाफ लाना चाहिए और जब यह मैदानी इलाकों में पहुंचेगा तो हम दूध की शराब पहुंचाने के लिए गाड़ियां छोड़ देंगे। लौरा ने सिर हिलाया, ये सबसे अच्छा है, और अनावश्यक ध्यान से बचने के लिए हमें उन सभी को नष्ट नहीं करना चाहिए। इसके बजाय हमें कुछ लोगों को शू की अगुवाई में गाड़ियां चलानी चाहिए। झाओ हाई ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा है, चलो शू को भेज दें। किसी भी स्थिति में वे अंतरिक्ष में लौट सकते हैं और आराम कर सकते हैं। योजना बनने के बाद झाओ हाई ने शुए को बुलाया और उसे स्थिति बताई। शू ने कोई शिकायत नहीं की। हालांकि मैदानी क्षेत्र ठंडा था, वह अधिक समय तक वहां नहीं रहेगा, और जब उसने अपना व्यवसाय समाप्त कर लिया तो वे तुरंत वापस आ सकते थे, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से सहमत हो गया। रुयेन को पता चले बिना एक बाज आसमान में उड़ गया और मैदानी दिशा की ओर चला गया। वे अभी भी मैदानी इलाके के काफी करीब थे, इसलिए बाज को आने में केवल 2 घंटे लगे। झाओ हाई ने तुरंत 10 गाड़ियां छोड़ दी। प्रत्येक गाड़ी में दूध की शराब, कुल मिलाकर लगभग 11,000 जिन शराब थी। फिर शुए अंतरिक्ष के माध्यम से मैदानी क्षेत्र में गया और गाड़ियों और घोड़ों का नेतृत्व किया और बेल की चौकी की ओर चला गया। झाओ हाई ने कई र का पूरा फायदा उठाया। कयर को एक और भूतिया कर्मचारी माना जा सकता है। कयर के साथ झाओ हाई अनिवार्य रूप से एक ही समय में अंतरिक्ष से भेज और प्राप्त कर सकता था। शेष दिन चुपचाप यात्रा करते हुए व्यतीत हुआ। जल्द ही उन्होंने एक छोटे शहर में शाम बिताई। इस बार कोई परेशानी नहीं हुई। रुयेन ने अच्छा व्यवहार किया और झाओ हाई को परेशान नहीं किया। झाओ हाई ने इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की। अगर रुयेन ने ईमानदारी से उसका पालन किया तो उसे कोई शिकायत नहीं थी। हालांकि झाओ हाई इवान के पत्र के बारे में सोचकर रुयेन को भगाना चाहता था, लेकिन वह इस पर कार्रवाई नहीं कर सका। स्थिति केवल ऐसी ही हो सकती है। अगले 3 दिन बहुत शांत थे। तीसरे दिन शू को बेल की चौकी वाली जनजाति मिल गई। वह उस व्यक्ति से भी मिले जिसके बारे में बेल ने उन्हें बताया था और उसे वाइन सौंप दी। हालांकि शू को भुगतान नहीं मिल सका, फिर भी उसे अगले महीने इंतजार करना पड़ा। लेकिन ये बेल और झाओ हाई के समझौते में भी था, इसलिए आपूर्ति भेजने के बाद शू तुरंत वापस लौट आया। हालांकि वह कुछ दिनों के लिए गायब हो गया। रुयेन ने कुछ नहीं कहा। आजकल रुयेन और झाओ हाई ज्यादा बात नहीं करते थे। हर कोई चुपचाप शांतिपूर्ण सड़क पर तेजी से आगे बढ़ रहा था। आधे महीने की बेचैन यात्रा के बाद समूह अंततः अक्सू साम्राज्य के मध्य क्षेत्र में पहुंचा, जिससे झाओ हाई अतिरिक्त सतर्क हो गया। वे हर दिन जल्दबाजी कर रहे थे, जितना संभव हो उतना कम ध्यान आकर्षित कर रहे थे। हर बार जब वे किसी बड़े शहर से गुजरते थे तो वे नहीं रुकते थे, वे तभी रुकते थे जब देर हो जाती थी। झाओ हाई ने सोचा कि रुयेन 2 दिनों के लिए एक होटल में रुकना चाहेगी, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि वह सहन करेगी और झाओ हाई के काफिले का पीछा करती रही। इससे झाओ हाई बहुत असहज हो गया। इस बार झाओ हाई अक्सू साम्राज्य की राजधानी में नहीं जाना चाहता था। ये वह स्थान था जहां झाओ हाई रहा करता था और वहां बहुत सारे लोग उससे परिचित थे। हालांकि घोस्ट स्टाफ ने उसे छद्मवेश प्रदान किया, फिर भी उसे सावधान रहने की जरूरत थी, इसलिए उसने उस जगह से परहेज किया। अगले 10 दिनों की यात्रा के बाद वे अंततः अक्सू साम्राज्य और रोसेन साम्राज्य के बीच की सीमा कोलन पर्वत पर पहुंचे। कोलान पर्वत श्रृंखला महाद्वीप की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला थी। यह महाद्वीप के लगभग पूरे विस्तार तक फैला हुआ था और अक्सू और रोसेन साम्राज्यों के बीच प्राकृतिक सीमा थी। परसेल डची और ब्लैक वेस्टलैंड्स की तरह इस पर्वत श्रृंखला में केवल एक घाटी थी, जो दोनों साम्राज्यों के बीच एकमात्र मुख्य मार्ग बन गई। वे इस मार्ग को लाइफलाइन कैनियन कहते हैं। हालांकि ब्लैक वेस्टलैंड की स्थिति से अलग पर्वत श्रृंखला के अंदर छोटे छोटे रास्ते थे। इन मार्गों का उपयोग व्यापारी कुछ वस्तुओं की तस्करी के लिए करते थे।
अक्सू और रोसेन साम्राज्यों के बीच पार करने के लिए हर दिन इन पार्श्व मार्गों से बहुत सारी गाड़ियां और गाड़ियां जाती थीं। झाओ हाई को पहले से ही स्थिति की कुछ समझ थी, लेकिन उन्होंने इनसाइड रूट लेने की योजना नहीं बनाई थी। वे रोसेन साम्राज्य के मुख्य मार्ग से गुजरने वाले थे। इससे वे केवल लाइफलाइन कैनियन से ही गुजर सकते थे। घाटी के साथ यात्रा से पहले उन्हें अभी भी सड़क के दोनों छोर पर 2 किलों से होकर गुजरना पड़ा। एक था अक्सू साम्राज्य का ठंडी हवा वाला किला, दूसरा था रोसेन साम्राज्य का 100 बैटल्स किला। यात्रा की तैयारी में झाओ हाई का समूह कोल्ड विंड फोर्ट्रेस के अंदर रुका था, और चूंकि वे कई दिनों तक लगातार यात्रा करने वाले थे, इसलिए उन्होंने अच्छे से आराम करने का फैसला किया। ठंडी हवा का किला बड़ा था, इसकी दीवारें 200 फीट की ऊंचाई तक थीं और 100% पत्थर से बनी थीं। किले के उत्तर और दक्षिण की ओर 6 द्वार थे, उनमें से सबसे चौड़ा 20 मीटर से अधिक चौड़ा और 10 मीटर ऊंचा था। छोटे द्वार 12 मीटर चौड़े और 8 मीटर ऊंचे थे। किले के दरवाजे कच्चे लोहे से बने थे, जिससे वे बहुत मजबूत थे। यहाँ वर्ष भर 1 लाख रक्षक मौजूद रहते थे। ये सेना अक्सू साम्राज्य की प्रसिद्ध मैजिक बीस्ट कैवेलरी सेना की थी। सेना द्वारा उपयोग किए जाने वाले सभी जादुई जानवर कोलान पर्वत श्रृंखला से पकड़े गए थे। पहाड़ों में असंख्य जादुई जानवर मौजूद थे। ऐसी अफवाहें भी थीं कि 9वीं रैंक के जादुई जानवर मौजूद थे, लेकिन अब तक इसका कोई सबूत नहीं था। क्योंकि पर्वत श्रृंखला में बहुत सारे जादुई जानवर थे, इससे बड़ी सेनाओं का वहां से गुजरना भी असंभव हो गया था। इसने कोलन पर्वत को 2 साम्राज्यों के लिए प्राकृतिक बाधा बनने में योगदान दिया। ठंडी हवा का किला जादुई जानवरों का शिकार करने आए साहसी लोगों और भाड़े के सैनिकों के लिए स्वर्ग था। इससे वहां अराजकता भी फैल गई, जिससे किले की पुलिस को उस स्थान पर तैनात कर दिया गया और सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखी गई। गैरिसन के 2 अन्य उद्देश्य भी थे, रोसेन साम्राज्य के आक्रमणकारियों को रोकना और टैरिफ इकट्ठा करना। झाओ हाई ने यथासंभव कम महत्वपूर्ण तरीके से कोल्ड विंड में प्रवेश किया। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। ठंडी हवा वाला किला दक्षिणी राजा के नियंत्रण में था, वे अब दुश्मन के इलाके के अंदर थे। कोल्ड विंड फोर्ट्रेस में एक शैली होटल भी था, इसलिए स्वाभाविक रूप से झाओ हाई ने होटल में रहना चुना। ऐसी जगह पर उनकी सुरक्षा शैली परिवार द्वारा समर्थित थी। यदि आप किसी अन्य होटल में जाते हैं, तो संभव है कि आप किसी डाकू के होटल में पहुंच जाएं। होटल में एक रात बिताने के बाद झाओ हाई ने तुरंत उड़ान नहीं भरी। इसके बजाय वह कुछ किताबों की दुकानों में गया और रोसेन साम्राज्य के नक्शे के साथ साथ साम्राज्य के बारे में विविध किताबें खरीदी। ये केवल झाओ हाई ही नहीं था जो रोसेन एम्पायर नहीं गया था, लौरा और अन्य भी वहां नहीं गए थे। इसलिए उनके समूह के किसी भी व्यक्ति को साम्राज्य के अंदर की स्थिति की कोई समझ नहीं थी। अपवाद शू था, वह कुछ समय के लिए रोसेन साम्राज्य के आसपास घूमता रहा। जब वह अक्सू साम्राज्य में पहुंचे तो उन्हें पहले से ही उस जगह की बुनियादी जानकारी थी। झाओ हाई ने शू को रोसेन साम्राज्य की स्थिति के बारे में जानकारी दी। रोसेन साम्राज्य महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र था। 100 बैटल्स किले में हर साल 150,000 सैनिक तैनात होते थे, जिनमें से 50,000 जादुई जानवर घुड़सवार थे, जबकि अन्य 100,000 सामान्य सैनिक थे। उनकी पैदल सेना को पूरे महाद्वीप में प्रथम श्रेणी का सैनिक माना जाता था। भले ही वे घुड़सवार सेना के हमले से बचाव करते हों, फिर भी वे सुरक्षित रूप से अपनी जगह बनाए रख सकते थे। रोसेन साम्राज्य के अंदर जादूगरों का प्रचलन है, इसलिए किले में पूरे वर्ष जादूगर तैनात रहते हैं, और उनमें डार्क मैजिस भी होंगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि अन्य देशों के विपरीत साम्राज्य में डार्क एलिमेंट जादू को दबाया नहीं जा रहा था। रोसेन साम्राज्य महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र कहलाने के योग्य था। वे समुद्र से जुड़े हुए थे, जिससे उनकी नौसेना ने काफी प्रसिद्धि हासिल की थी। उनके उत्तर में अक्सू साम्राज्य था, जबकि उनके पास दक्षिण में लियोन साम्राज्य था, और इसका क्षेत्र अक्सू साम्राज्य से 7 गुना बड़ा था। कोई कल्पना कर सकता है कि साम्राज्य कितना विशाल था। भूभाग की बात करें तो रोसेन साम्राज्य का क्षेत्र भी उपहार में दिया गया था। उनके दक्षिण में अक्रा पर्वत और साथ ही मैजिक बीस्ट डोमेन था, जिसका लियोन साम्राज्य की ओर एक ही मार्ग था। उनके उत्तर में कोलान पर्वत श्रृंखला थी, जहां अक्सू साम्राज्य की ओर जाने के लिए एक सड़क भी थी। इस तरह के भौगोलिक लाभ के कारण साम्राज्य पर आक्रमण करना कठिन हो गया। इन लाभों के कारण ही साम्राज्य के नागरिकों में गौरवपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हुआ। उनका मानना है कि चूंकि उनका राष्ट्र महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ था, इसलिए अन्य राष्ट्रों के नागरिक स्वाभाविक रूप से हीन थे। वे अक्सू साम्राज्य के लोगों को बर्बर भी कहते हैं, जबकि लियोन साम्राज्य के लोगों को दक्षिणी बर्बर कहा जाता था। इन नामों से दूसरे साम्राज्यों के नागरिकों के प्रति उनके रवैये का पता चलता है। ये कहा जा सकता है कि रोसेन साम्राज्य के नागरिक अहंकारी हृदय के साथ पैदा हुए थे, जो अन्य देशों के लोगों को तुच्छ समझते थे। इसलिए झाओ हाई जैसे लोगों के लिए जिन्होंने अक्सू साम्राज्य के अंदर अपनी उपाधियां प्राप्त की, सम्मान कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो उन्हें साम्राज्य में प्राप्त होगी। यहाँ तक कि आम लोग भी उन्हें सलामी नहीं देंगे। इन परिस्थितियों को जानने के बाद झाओ हाई मदद नहीं कर सका, लेकिन भौहें चढ़ गईं। उसने सोचा कि उसकी महान उपाधि उसकी आत्मरक्षा के रूप में काम करेगी, कि उसे अच्छे इरादे से प्राप्त किया जाएगा। अब ऐसा लग रहा था कि ये झूठ था। कोल्ड विंड फोर्ट्रेस के अंदर 2 दिन के आराम के बाद झाओ हाई का समूह आखिरकार लाइफलाइन कैनियन से होकर 100 बैटल्स फोर्ट्रेस की ओर अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। जब उन्होंने शुरुआत की तो उन्हें किसी बड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन ऐसा कहा गया था कि लाइफलाइन कैनियन महाद्वीप की शीर्ष 10 सबसे व्यस्त सड़कों में से एक होगी। हालांकि किले का दरवाजा बहुत चौड़ा था, लेकिन किले के अंदर और बाहर जाने के लिए लोगों की कतार बहुत लंबी थी। वहां बहुत सारे लोग मौजूद थे। किला छोड़ने के लिए कतार में खड़े होते समय झाओ हाई का व्यवहार अच्छा था। उन्हें यह भी पता चला कि कोल्ड विंड फोर्ट्रेस और 100 बैटल्स फोर्ट्रेस के बीच की दूरी लगभग 300 ली 150 किलोमीटर थी। हालांकि कोलन पर्वत श्रृंखला बहुत लंबी थी, लाइफलाइन कैनियन की चौड़ाई केवल कुछ 100 ली थी। इस समय झाओ हाई ने रास्ते में कई काफिले देखे। इन काफिलों की गाड़ियों पर रईसों के प्रतीक चिन्ह थे, कुछ तो प्रसिद्ध महान रईसों के भी थे। इन काफिलों ने पूरे दृश्य को भर दिया। कुछ में तो कई 100 से 1000 गाड़ियां और गाड़ियां शामिल थीं, जिनमें हजारों की संख्या में गार्ड थे। हर किसी के बोलने और चिल्लाने से पूरा दृश्य बहुत जीवंत था। झाओ हाई के काफिले की तुलना इन विशाल काफिले से करना एक बूंद की तुलना विशाल महासागर से करने जैसा होगा। मूल रूप से किसी ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया, झाओ हाई की खुशी के लिए। ये ज्ञात नहीं था कि रुएन डरी हुई थी या नहीं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में वह काफी व्यवहारशील हो गई थी। जब वह अपने कमरे में नहीं होती थी तो अपनी गाड़ी के अंदर ही रहती थी और बाहर नहीं आती थी। इस स्थिति ने झाओ हाई को और भी बेहतर महसूस कराया। कम महत्वपूर्ण होने के बावजूद अभी भी कुछ लोग थे जिन्होंने झाओ हाई की गाड़ी पर ध्यान दिया, विशेष रूप से उसे खींचते हुए विशाल सींग वाले बैल पर। आखिरकार ये जादुई जानवर महाद्वीप में काफी दुर्लभ था। यह अपरिहार्य था कि इसने कुछ जोड़ी आंखों को आकर्षित किया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, किसी को कोई परवाह नहीं रही। ऐसा इसलिए था क्योंकि विशाल सींग वाले बैल के अलावा झाओ हाई की दूसरी गाड़ी को खींचने वाला एक और बैल भी था।
लोगों ने सोचा कि विशाल सींग वाला बैल दूसरे आम बैल का ही एक रूप था। 300 ली की दूरी तय करने में बैल द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी को एक दिन से अधिक की यात्रा करनी पड़ेगी। इसलिए शाम को समूह को लाइफलाइन कैन्यन के अंदर डेरा डालना पड़ा। और यह स्पष्ट था कि अन्य यात्री बहुत तैयार थे क्योंकि उन्होंने अपने तंबू बनाए और एक अस्थायी शिविर बनाया। झाओ हाई भी अपने शिविर के लिए जगह तलाश रहे थे। उनके शिविर के निर्माण के बाद शू ने झाओ हाई को पाया और कहा, युवा मास्टर, हमें आज रात सावधान रहना होगा। लाइफलाइन कैन्यन में छोटे छोटे काफिलों का अचानक गायब हो जाना एक आम घटना है। यहाँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक्सू या रोसेन साम्राज्य से हैं, डाकुओं को कोई परवाह नहीं होगी। इस प्रकार डकैतियों की संख्या भी अधिक थी। इसके अलावा जादुई जानवरों को अंधेरे के दौरान हमला करने के अवसर भी मिलेंगे। झाओ हाई एक पल के लिए ठिठक गए और फिर सिर हिलाया। अच्छा, हम अतिरिक्त ध्यान देंगे। साथ ही रुएन को भी इस बारे में याद दिलाएं ताकि वे सतर्क रहें। ग्रैंड ड्यूक इवान ने हमें सहायता प्रदान की, इसलिए हमें अभी भी रुएन को ध्यान में रखना होगा। शू ने सिर हिलाया, फिर मुड़ गया। लौरा ने शू की पीठ की ओर देखा और आह भरते हुए कहा, मुझे कहना होगा, रुएन काफी दयनीय है। एक अकेली लड़की पढ़ने के लिए किसी अनजान जगह जा रही है। साथ ही उसका दर्जा एक युवा महिला से घटाकर एक सामान्य महिला का कर दिया जाएगा और उसे नीची दृष्टि से भी देखा जा सकता है। इससे किसी को भी अच्छा महसूस नहीं होगा। झाओ हाई ने भी आह भरी, लेकिन रुएन की स्थिति केवल उसके द्वारा ही पैदा की गई थी। वह बुद्धिमान थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि इसका उपयोग कहाँ करना है, इसलिए वह अपनी वर्तमान स्थिति तक पहुंच गई। वह सोचती थी कि उसके पिता अक्षम हैं, वह उसे अच्छा जीवन नहीं दे पाएंगे, इसलिए वह अक्सर अपने पिता पर व्यंग्यात्मक टिप्पणियां करती थी, कभी उन्हें नजरअंदाज नहीं करती थी। उसने सोचा कि एडम अच्छा जीवन नहीं जी पाएगा, इसलिए वह अपनी सगाई तोड़ना चाहती थी। उसने सोचा कि उसकी बुद्धि से सभी पुरुष उसके अधीन हो जाएंगे, इसलिए उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे कि वह एक साम्राज्य हो और अंततः खुद को बदनाम कर बैठी। आखिरकार ग्रैंड ड्यूक इवान ने उसे पढ़ाई के लिए बहुत दूर ले जाया। कोई कह सकता है कि उसने ये सब अपने ऊपर लाया। लोग कहते हैं कि नफरत करने वाले लोगों का अंत दयनीय स्थिति में होता है। ये शब्द रुएन पर पूरी तरह प्रतिबिंबित हुए। वह इस समय बहुत दयनीय है, लेकिन उसने कुछ घृणित कार्य भी किए हैं। चूंकि वे बाहर डेरा डाले हुए थे, अन्य लोग एक दूसरे के प्रति बहुत सतर्क थे, इसलिए सहयात्रियों के बीच अधिक संपर्क नहीं था। वास्तव में ये स्थिति पूरे लाइफलाइन कैन्यन में मौजूद थी। उन बेहद बड़े काफिलों को छोड़कर सामान्य काफिले सतर्क थे, दूसरों द्वारा हमला किए जाने के डर से। जैसा कि शू ने कहा था, घाटी में काफिले नियमित रूप से गायब हो जाते हैं, इसलिए लोग अपने परिवेश के प्रति बहुत सावधान रहते थे। झाओ हाई और समूह के तंबू में प्रवेश करने के बाद वे तुरंत अंतरिक्ष में चले गए। आज रात ब्लॉकहेड को रात की निगरानी करने के लिए नियुक्त किया गया था, जबकि रॉकेट गाड़ी को बाहर ले गया था। ये भी झाओ हाई की योजना थी, ब्लॉकहेड और रॉकहेड को समय समय पर स्थान बदलने की। आज गाड़ी चलाने की बारी रॉकहेड की थी, जबकि ब्लॉकहेड अंतरिक्ष के अंदर ही रहा। इससे ऐसा हुआ कि उनमें से एक को रात्रि रक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सका, जिससे झाओ हाई को आराम मिलेगा। शू ने शुन और रॉकहेड को भी स्थिति के बारे में बताया। इसलिए उन तीनों ने अपने हथियार तैयार किए और अपने कवच नहीं उतारे, ताकि वे किसी भी समय युद्ध के लिए तैयार रहें। आधी रात में ब्लॉकहेड ने देखा कि कुछ परछाइयां उनके शिविरों के आसपास आ रही थीं, लेकिन उनका लक्ष्य वे नहीं थे, बल्कि ऐसा लगा कि उनका लक्ष्य रुएन था। झाओ हाई का शिविर रुएन के पास था, लेकिन उनके बीच अभी भी काफी दूरी थी। इससे घाटी के अंदर मौजूद अन्य यात्री भ्रमित हो गए कि वे एक साथ यात्रा कर रहे हैं या नहीं। स्थिति को देखकर ब्लॉकहेड को समझ नहीं आया कि क्या किया जाए। वह निश्चित नहीं था कि उसे झाओ हाई को जगाना चाहिए या नहीं। अंत में उसने झाओ हाई को जगाने का फैसला किया। उसे डर था कि वे बाहरी लोग भी उन पर हमला करेंगे। अपनी कार्रवाई पर निर्णय लेते हुए ब्लॉकहेड खड़ा हुआ और झाओ हाई के कमरे के बाहर चला गया। उसने दरवाजा खटखटाया और फुसफुसाया, यंग मास्टर, कुछ हो रहा है। झाओ हाई हल्की नींद में सोता था, इसलिए जब ब्लॉकहेड ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी तो वह तुरंत जाग गया। उसने अपने कपड़े पहने और दरवाजा खोला। क्या बात है? ब्लॉकहेड झाओ हाई को लिविंग रूम में ले गया और मॉनिटर की ओर इशारा किया। झाओ हाई ने इसे देखा और सिर हिलाया। वह ब्लॉकहेड की ओर मुड़ा और कहा, जाओ शुन, शू और साथ ही रॉकहेड को जगाओ। चाहे कुछ भी हो, रुएन हमारे साथ है। अब किसी दुर्घटना का शिकार होना उसके लिए अच्छा नहीं है। अगर रुएन को नुकसान पहुंचता है तो मेरे पास अंकल इवान को बताने के लिए कोई शब्द नहीं होंगे। इसके बाद दोनों अंतरिक्ष से बाहर चले गए। उन्होंने लौरा और अन्य लोगों को नहीं जगाया, वे किसी भी तरह उनकी मदद नहीं कर सके। वे जागेंगे तो ही चिंता करेंगे। उन्हें सुरक्षित रखने के लिए शू, शुन और रॉकहेड आराम करने के लिए अंतरिक्ष में नहीं गए बल्कि बाहर ही सो गए। झाओ हाई सीधे 3 पुरुषों के तंबू पर दिखाई दिए। जब दोनों प्रकट हुए तो शुए और अन्य 2 जाग गए। झाओ हाई को देखकर तीनों आश्चर्यचकित रह गए। शू ने फुसफुसाते हुए कहा, यंग मास्टर, क्या कुछ हुआ? झाओ हाई ने सिर हिलाया। कुछ लोगों ने हमें घेर लिया है, वे शायद रुएन के पीछे हैं। दूर जाओ, रुएन को सूचित करो, उन्हें तैयार करो। शॉन ने अनुपालन किया और फिर तंबू से गायब हो गया। झाओ हाई को पता ही नहीं चला कि वह कैसे चला गया। तंबू का पर्दा भी नहीं हिला। झाओ हाई ने मॉनिटर पर प्रक्षेपित छवि को सामने लाया और समूह ने इसे गंभीरता से देखा। जो टीम आई है वह किसी काफिले की नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा था मानो वे पहाड़ों से नीचे आए हों। उनकी संख्या लगभग 700 थी। उनकी शक्ल देखकर लग रहा था कि वे भाड़े के सैनिक थे। वे विभिन्न प्रकार के हथियारों के साथ चमड़े के कवच पहनते थे, जिन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे उनका उपयोग लंबे समय से किया जा रहा हो। ऐसा लग रहा था कि कुछ हथियार क्षतिग्रस्त हो गए हैं, लेकिन उन्हें बदला भी नहीं गया है। झाओ हाई ने स्थिति को देखा और निश्चिंत होकर कहा, ऐसा लगता है कि ये लोग आज सुबह से घात लगाकर बैठे थे, बस कुछ मोटी भीड़ों का इंतजार कर रहे थे। लेकिन क्या हम सचमुच मोटी भीड़ की तरह दिखते हैं? जब शू, ब्लॉकहेड और रॉकहेड ने सुना कि झाओ हाई ने क्या कहा तो वे हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सके। शू ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हम नहीं हैं, लेकिन रुएन करता है। तीनों की प्रतिक्रिया ने झाओ हाई से पूछा, क्यों? सब कुछ जुड़ता हुआ प्रतीत होता है। हमारे पास केवल कुछ ही लोग हैं, जबकि रुएन के पास 100 गार्ड हैं। उसमें गलत क्या है? शू ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, लाइफलाइन के अंदर सभी यात्री जानते हैं कि केवल वही लोग जिन्हें अपनी ताकत पर पूरा भरोसा है वही बिना गार्ड के यात्रा करते हैं। हमारे समूह के पास केवल 2 गाड़ियां हैं और ऐसा लगता है कि गार्ड के रूप में काम करने वाला कोई नहीं है। इस प्रकार इन भाड़े के सैनिकों के लिए केवल एक बेवकूफ ही यह नहीं सोचेगा कि एक गाड़ी के अंदर एक विशेषज्ञ मौजूद था। यदि ये कमजोर भाड़े के सैनिक किसी छिपे हुए विशेषज्ञ को उकसाते हैं तो वे केवल मौत को दावत दे रहे होंगे। इस वजह से उन्होंने हमें निशाना नहीं बनाया। लेकिन रुएन बिल्कुल विपरीत थी, उसके साथ कई गाड़ियों के साथ 700 गार्ड भी थे।
इसके अलावा भाड़े के सैनिक देख सकते थे कि उसके रक्षकों की ताकत केवल उनके बराबर थी, इसलिए उन्होंने रुयेन के समूह को मोटी भीड़ का नाम दिया। झाओ हाई ने मुस्कुराते हुए शुए से कहा, मैंने नहीं सोचा था कि ऐसी कोई बात है, लेकिन ये सही लगता है। किसी और की गिनती न करते हुए आप अकेले ही बाहर के समूह से अधिक संख्या में हैं। अगर वे हम पर हमला करते हैं तो वे निश्चित रूप से मौत को दावत दे रहे होंगे। शू मुस्कुराया, सच कहूं तो वह अपनी क्षमताओं से बहुत संतुष्ट था। पूरे महाद्वीप में शुए ऑफ ए थाउजेंड शैडोज का नाम बहुत प्रसिद्ध था। इसी समय तंबू का पर्दा थोड़ा सा हिल गया, तभी अंदर शुन की आकृति प्रकट हो गई। उन्होंने झाओ हाई से कहा, यंग मास्टर, मैंने पहले ही जिल को स्थिति के बारे में सूचित कर दिया है। उन्होंने तैयारी कर ली थी लेकिन वे आशावादी नहीं हैं। झाओ हाई ने एक पल के लिए सोचा और कहा, चलो बाहर चलें, सुनिश्चित करें कि आपके हथियार शोर न करें, हम बहुत से लोगों को चिंतित नहीं करना चाहते हैं। शुन ने सिर हिलाया और तंबू का पर्दा ऊपर उठाया। ब्लॉकहेड और रॉकहेड पहले बाहर चले गए, फिर झाओ हाई और अंत में शू। जब समूह तंबू से बाहर चला गया तो झाओ हाई ने अपने कर्मचारियों को हल्के से हिलाया और कर्मचारियों के शीर्ष पर 1 मीटर व्यास वाला आग का गोला दिखाई दिया। झाओ हाई ने फायरबॉल को मध्य हवा में उठाया, जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि उनके शिविर के आसपास अच्छी रोशनी थी। भाड़े के सैनिकों को उम्मीद नहीं थी कि झाओ हाई तुरंत अपना हाथ प्रकट कर देगा। जब वे अभिभूत थे, झाओ हाई ने शांति से कहा, प्रिय दोस्तों, छिपने की जरूरत नहीं है, मैं आपके प्रतिनिधि से बात करना चाहता हूँ। भाड़े के सैनिकों ने शोर मचा दिया, तभी भीड़ में से एक पूरी तरह से दाढ़ी वाला आदमी निकला। उन्होंने झाओ हाई और फिर फायरबॉल पर नजर डाली। उस आदमी के पास असाधारण दृष्टि थी और वह आग के गोले से देख सकता था कि झाओ हाई के पास कम से कम 7वीं रैंक के जादूगर की शक्ति थी। और 7वीं रैंक के अग्नि तत्व जादूगर विशेष रूप से छोटे भाड़े के सैनिकों के लिए एक पूर्ण दुष्वप्न थे। दाढ़ी वाला आदमी आगे बढ़ा और झाओ हाई को प्रणाम किया। इसे नहीं पता था कि मिस्टर यहाँ हैं। मैं श्रीमान से हमें क्षमा करने के लिए कहता हूँ, हम तुरंत पीछे हट जाएंगे और श्रीमान के आराम में अब और बाधा नहीं डालेंगे। झाओ हाई ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, बहुत अच्छा। तुम्हें और तुम्हारे लोगों को भी रात में बाहर निकलना आसान नहीं था। शू, उन्हें पे खरीदने के लिए 1000 सोने के सिक्के दो। हालांकि शू को समझ नहीं आया कि झाओ हाई क्या योजना बना रहा था, फिर भी वह तंबू की ओर घूम गया और सिक्कों का एक बैग ले आया। बैग के अंदर बिल्कुल 1000 सोने के सिक्के थे। शू ने बैग लिया और दाढ़ी वाले आदमी के पास गया, फिर उसने सिक्कों से भरा बैग जमीन पर रख दिया। दाढ़ी वाले व्यक्ति ने शू की जांच की और अंततः खुद को ये पूछने से नहीं रोक सका, मुझे यकीन नहीं है, लेकिन क्या मिस्टर शू 1000 छायाओं में से हैं? शू ने उस आदमी की ओर देखा और अपनी भौहें सिकोड़ लीं। ऐसा लगता है कि उसे इस व्यक्ति की याद नहीं है। वह पूछे बिना नहीं रह सका, क्या आप मुझे जानते हैं? जब उस आदमी ने शू की पुष्टि सुनी तो वह घबराए हुए भाव प्रकट किए बिना नहीं रह सका, तो यह वास्तव में मिस्टर शू था। कृपया हमें माफ कर दीजिए श्रीमान शुए, वास्तव में इस बार हमारा इरादा आपको परेशान करने का नहीं था। शू मंद मंद मुस्कुराया, भूल जाओ, ये यंग मास्टर द्वारा दिया गया एक उपहार है। जाओ अपने लिए कुछ पे खरीदो। युवा मास्टर का मूड आज अच्छा है और आपकी प्रतिक्रियाओं से वे संतुष्ट हैं, नहीं तो आप लोग जीवित वापस नहीं जा सकेंगे। फिर वह झाओ हाई के पास लौट आया। दाढ़ी वाले आदमी को नहीं पता था कि उसे सिक्कों की थैली लेनी चाहिए या नहीं, उसके समूह के अन्य लोग भी असहाय थे। झाओ हाई ने दाढ़ी वाले आदमी की ओर देखा और कहा, मैंने तुम्हें ये पैसे दे दिए हैं, लेकिन तुम इसे ले नहीं सकते। मैं आज शाम को और परेशान नहीं होना चाहता। मुझे अपना रात्रि रक्षक बनने के लिए तुम्हें परेशान करना होगा। तुम इच्छुक हो? दाढ़ी वाला आदमी अचंभित हो गया, फिर उसने तुरंत कहा, बेशक, हम इच्छुक हैं। श्रीमान निश्चिंत रहें, हम गारंटी देते हैं कि एक मच्छर भी श्रीमान के तंबू में प्रवेश नहीं कर पाएगा। झाओ हाई मंद मंद मुस्कुराए और बोले, अच्छा। फिर वह चुपचाप अपने तंबू में लौट आया। झाओ हाई के इस कदम ने लाइफलाइन कैनियन के अन्य लोगों की प्रशंसा को आकर्षित किया। उनकी चाल बहुत शानदार थी। सबसे पहले उसने डाकुओं के दिमाग को हिलाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, फिर न केवल उन्हें पैसे की रिश्वत दी, बल्कि उन्हें अपने रात्रि रक्षक के रूप में भी काम पर रखा। ये बहुत ही चतुर तरीका था। यहाँ यात्रा करने वाले सभी व्यापारी जानते थे कि आपको लाइफलाइन कैनियन के अंदर चोरों और डाकुओं को नाराज नहीं करना चाहिए। भले ही आप ताकतवर हों, फिर भी उन्हें नाराज न करना ही सबसे अच्छा है। भले ही वे ताकतवर लोगों से लड़ने में सक्षम नहीं थे, फिर भी उनके पास आपको परेशान करने के कई कुटिल तरीके थे। वे आपको रात में परेशान कर सकते हैं और यदि आप बचाव करने में सफल भी हो जाएं, तो भी वे आपको कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं। वे आप पर हमला करने के लिए जादुई जानवरों को पहाड़ से नीचे निर्देशित करने का एक तरीका भी खोज सकते हैं। एक भी व्यक्ति का उपयोग किए बिना भी वे आपको कष्ट पहुंचा सकते हैं। कोई कह सकता है कि ये डाकू कीड़े मकोड़ों की तरह थे, जब तक आप उन्हें एक झटके में खत्म नहीं कर देते, वे आपको परेशान करेंगे और लगातार तब तक हमला करते रहेंगे जब तक आप बहुत असहज महसूस नहीं करते। एक और कारण भी था कि इन व्यापारियों ने लाइफलाइन कैनियन के अंदर डाकुओं को अपमानित करने का साहस नहीं किया। ये डाकू कोल्ड विंड फोर्ट्रेस और 100 बैटल्स फोर्ट्रेस के अंदर के कुछ लोगों से जुड़े हुए थे। यदि आप उन्हें बहुत पीछे धकेलते हैं तो दोनों किलों के गैरिसन सैनिक आपको थोड़ी परेशानी भी पहुंचा सकते हैं, जिससे आपको अधिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए घाटी के सामान्य यात्रियों ने इन डाकुओं को अपमानित करने का साहस नहीं किया। वे नियमित रूप से उन्हें कुछ सुरक्षा राशि भेजते थे ताकि उन पर हमला न हो। इस बार इस क्षेत्र में घाटी के अनुभवी यात्री थे और वे एक नज़र में देख सकते थे कि झाओ हाई का समूह नए लोग थे और पहले कभी घाटी से नहीं गुजरे थे। और झाओ हाई के समूह की ताकत को देखते हुए वे जानना चाहते थे कि वे डाकुओं से कैसे निपटेंगे। इसलिए झाओ हाई के कैंपसाइट पर नजर रखने वाले लोग काफी संख्या में थे, ये देखते हुए कि वे स्थिति से कैसे निपटेंगे। इन लोगों को उम्मीद नहीं थी कि झाओ हाई इतना शानदार कदम उठाएगा। 1000 सिक्कों के साथ उन्होंने न केवल संकट को मिटाया, बल्कि उन्होंने डाकुओं के साथ कुछ संबंध भी विकसित किए। यदि वे दोबारा इस घाटी से गुजरे तो ये डाकू उन्हें जरूर कुछ न कुछ मुंह की खानी देंगे। झाओ हाई की कार्रवाई के कारण वह बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करने में कामयाब रहे। वे देखना चाहते थे कि ये लोग कहां से आए हैं, इनका काम करने का तरीका बहुत अनोखा था। उस शाम लाइफलाइन कैनियन के अंदर और कुछ नहीं हुआ। अगली सुबह झाओ हाई उठे और देखा कि भाड़े के डाकू वास्तव में उनके रात्रि रक्षक के रूप में काम कर रहे थे। इसके अलावा ऐसा करते समय वे बहुत उत्साही थे। ये दाढ़ी वाले आदमी के लिए विशेष रूप से सच था। जब उसने देखा कि झाओ हाई बाहर आ गया है तो उसने तुरंत सलामी देकर उसका स्वागत किया। श्रीमान, आप जाग गए हैं। हम भाइयों को भी अब चले जाना चाहिए। मैं श्रीमान से ध्यान रखने के लिए कहता हूँ, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि जब तक श्रीमान उसी गाड़ी से गुजरते रहेंगे कोई भी श्रीमान को परेशान नहीं करेगा। झाओ हाई ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा है, आपने कड़ी मेहनत की है। ठीक है, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है। ब्लॉकहेड, जाओ 2 बैग राशन ले आओ।
जब ब्लॉकहेड ने आदेश सुना तो वह उनकी आपूर्ति गाड़ी में गया और भोजन के 2 बड़े बैग ले आया। प्रत्येक का वजन कुछ 100 जिन था, जो इन समूह के लिए 1-2 बार खुद को भरने के लिए पर्याप्त था। ब्लॉकहेड ने बैग दाढ़ी वाले आदमी के सामने रख दिए। झाओ हाई ने मुस्कुराते हुए कहा, ये राशन जानवरों द्वारा बनाए गए थे। अगर आप इसका सेवन करना चाहते हैं तो बस एक टुकड़ा लें और इसे एक बर्तन में उबालने के लिए रख दें, फिर आप इसे खा सकते हैं। राशन के इन 2 बैगों को कम मत समझिए, ये दोनों 4-4 अग्राली मांस से बनाए गए थे। ये 2 थैलियां तुम्हारे भाइयों के लिए 3 या 4 बार भोजन करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। इसे ले लो, यह मेरा तुम्हारे लिए छोटा सा उपहार है। जब दाढ़ी वाले व्यक्ति ने झाओ हाई को सुना तो वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसने कृतज्ञतापूर्वक कहा, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। हालांकि ये डाकू कोल्ड विंड फोर्ट्रेस और 100 बैटल्स फोर्ट्रेस से ज्यादा दूर नहीं थे, फिर भी उन्हें सड़कों को नियंत्रित करने और छापेमारी करने की जरूरत थी। इसलिए आमतौर पर वे भोजन के लिए सूखी फ्लैट ब्रेड खाकर जंगल में अपना जीवन व्यतीत करते थे। झाओ हाई के राशन के बारे में सुनकर वे खुश हुए बिना नहीं रह सके, उनके लिए ये राशन दुर्लभ व्यंजन थे। झाओ हाई ने उनकी प्रतिक्रियाओं की परवाह नहीं की और केवल मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा है, आप जा सकते हैं। हमें भी जल्दी करनी चाहिए। दाढ़ी वाले व्यक्ति ने भोजन के बैग लेने के लिए 2 भाइयों को बुलाया, फिर उन्होंने झाओ हाई को प्रणाम किया और पहाड़ों पर चले गए। इस समय लौरा और अन्य लोग तंबू से बाहर चले गए। लौरा ने झाओ हाई की ओर देखा और मुस्कुराई, डाकुओं का ऐसा होना, मैं इसे पहली बार देख रही हूँ। दिलचस्प। झाओ हाई ने कुछ नहीं कहा, वह हल्का मुस्कुराया और फिर उत्तर दिया, यह इतना आसान नहीं है। इसे भूल जाओ, चलो कुछ खा लें, फिर चलने के लिए तैयार हो जाएं। इस समय जिल पहुंचे, उन्होंने झाओ हाई को प्रणाम किया और कहा, हम मिस्टर वेल्स को पिछली रात के लिए धन्यवाद देते हैं। युवा महिला ने हमारा आभार व्यक्त करने के लिए मुझे भेजा है। झाओ हाई ने अपना हाथ लहराया, भूल जाओ, ये केवल एक छोटा बल्लेबाज है, कोई बड़ी बात नहीं। आप लोग भी तैयार हो जाइए, हम जल्द ही अपने रास्ते पर होंगे। जिल ने सिर हिलाया और तैयार होने के लिए अपने शिविर में लौट आई, क्योंकि उन्हें रोसेन साम्राज्य के क्षेत्र में पहुंचने के लिए जल्दी की जरूरत थी। जल्द ही झाओ हाई का शिविर एकत्र किया जाने लगा, जिसके बाद वे तुरंत चले जाएंगे। लेकिन इसी समय उन्होंने एक आदमी को अपने डेरे की ओर चलते देखा। उस व्यक्ति ने सुरुचिपूर्ण वस्त्र पहने थे, लेकिन रईसों द्वारा पहने जाने वाले प्रकार के नहीं। हालांकि उसने सामान्य प्रकार के कपड़े पहने थे, झाओ हाई देख सकता था कि उस आदमी के अंदर काफी स्वभाव छिपा हुआ था। इसके अतिरिक्त यदि कोई उसके परिधान को बनाने के लिए उपयोग की गई सामग्री की बारीकी से जांच करे तो वह देख सकता है कि इसमें सामान्य भाड़े के सैनिकों की पूरे वर्ष की आय के बराबर खर्च होता है। झाओ हाई ने उत्सुकता से अपनी ओर चल रहे व्यक्ति को देखा। वह व्यक्ति कोई हथियार नहीं लाया था और उसके चेहरे पर मुस्कान थी, वह कोई खतरा नहीं लग रहा था। रीति रिवाजों से अच्छी तरह परिचित वह व्यक्ति झाओ हाई की गाड़ी से लगभग 5 मीटर की दूरी पर रुका और झाओ हाई को प्रणाम करते हुए बोला, श्रीमान, ये फ्रीविंड मर्चेंट कंपनी का नौकर है। आज श्रीमान के साथ उनकी यात्रा पर जाने की इच्छा के अलावा मेरे पास आने का कोई अन्य उद्देश्य नहीं था। मुझे नहीं पता कि क्या श्रीमान इस अनुरोध पर सहमत हो सकते हैं। झाओ हाई को आश्चर्य हुआ, भले ही वह आदमी सामान्य दिख रहा था, उसका काफिला छोटा नहीं था। इसे देखते हुए झाओ हाई लगभग 200 से अधिक गाड़ियों की गिनती कर सकता है। उस आदमी ने झाओ हाई की प्रतिक्रिया को देखा और तुरंत कहा, श्रीमान कृपया गलत न समझें। हमने घाटी के अंदर किसी भी डाकू को नाराज नहीं किया। हमारी फ्रीविंड मर्चेंट कंपनी का रोसेन साम्राज्य और अक्सू साम्राज्य के बीच व्यापार करने का 100 साल पुराना इतिहास है। मैं घाटी में अन्य यात्रियों से परिचित हो गया हूँ। इस बार मैं श्रीमान के साथ जाना चाहता था और आपको जानना चाहता था, मेरा कोई गलत इरादा नहीं है। झाओ हाई ने उस आदमी की ओर देखा और हल्की सी मुस्कान दिखाते हुए कहा, अच्छा है, यह मेरी पहली बार रोसेन एम्पायर की ओर यात्रा है और हम स्थानीय रीति रिवाजों को नहीं जानते हैं, इसलिए मैं श्रीमान से उनके बारे में पूछ सकता हूँ। इसका नाम वेल्स है, मिस्टर है। उस आदमी ने तुरंत उत्तर दिया, ये फ्रीविंड मर्चेंट कंपनी का नौकर स्टॉर्म है। जब श्रीमान का शिविर व्यवस्थित हो जाएगा तो हम तुरंत श्रीमान का अनुसरण करेंगे। झाओ हाई हल्की सी मुस्कुराए और फिर जवाब दिया, बहुत अच्छा, हम एक साथ निकलेंगे मिस्टर स्टॉर्म। तूफान मुस्कुराया और फिर अपने काफिले की ओर लौट गया। झाओ हाई स्टॉर्म के इरादों को समझ नहीं पाए। वह अचानक उसके साथ यात्रा क्यों करना चाहता था। अपनी गाड़ी में प्रवेश करने के बाद झाओ हाई ने लौरा से पूछा, लौरा, क्या तुमने फ्रीविंड मर्चेंट कंपनी के बारे में सुना है? लौरा ने सिर हिलाया, बेशक मैंने उनके बारे में सुना है। फ्रीविंड मर्चेंट कंपनी रोसेन एम्पायर के अंदर एक मध्यम आकार की कंपनी है। उनके संचालन का पैमाना उतना बड़ा नहीं है। वे रोसेन साम्राज्य और अक्सू साम्राज्य के बीच बार बार व्यापार करते हैं, आगे पीछे होते रहते हैं। लेकिन चूंकि परसेल डची काफी दूर है, इसलिए उनकी कंपनी का परिचालन वहां तक नहीं पहुंच सका। झाओ हाई ने सिर हिलाया और फिर पूछा, उनकी प्रतिष्ठा के बारे में क्या? हम वर्तमान में रोसेन साम्राज्य में प्रवेश करने में अंधे हो रहे हैं। किसी ऐसे व्यक्ति का होना बहुत अच्छा होगा जो स्पष्ट रूप से जानता हो कि अंदर क्या हो रहा है। लौरा ने सिर हिलाया, उनकी प्रतिष्ठा बहुत अच्छी है। उनकी कंपनी अपनी ईमानदारी और भरोसेमंदता के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि वे रोसेन और अक्सू साम्राज्यों के बीच एक बड़े आकार की कंपनी नहीं है, लेकिन वे व्यापारिक समुदाय में काफी प्रसिद्ध हैं। झाओ हाई ने मुस्कुराते हुए कहा, यह अच्छा है, लेकिन आपको क्या लगता है कि उन्होंने इस बार मुझसे संपर्क क्यों किया? हमारा उनसे कोई संपर्क नहीं था और हमारे पास केवल 2 गाड़ियां हैं। और जिन गाड़ियों का हम उपयोग करते हैं उन्हें देखकर यह स्पष्ट था कि हमारा व्यवसाय करने का कोई इरादा नहीं है। लौरा मंद मंद मुस्कुराई, हालांकि हम ऐसे नहीं दिखते जैसे हम व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन आप ऐसे व्यक्ति हैं जो भविष्य में बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे। यह मत भूलिए कि आपने न केवल 7वीं रैंक की शक्ति दिखाई है, बल्कि आपने डाकुओं से भी शानदार ढंग से निपटा है। उन्हें कुछ सिक्के देने के अलावा आपने उन्हें अपने रात्रि रक्षक के रूप में भी काम दिया, जिससे आपकी प्रशंसा हुई। वे ऐसे गुणों को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? झाओ हाई थोड़ा मुस्कुराया, मैं उन भाड़े के डाकुओं से दुश्मन नहीं बनाना चाहता। इसके बारे में सोचें, हमारे शिविर के आसपास बहुत सारे समूह थे, इसलिए उनके रात्रि रक्षकों के लिए डाकुओं पर ध्यान न देना असंभव था। लेकिन उन्होंने उन्हें न देखने का नाटक क्यों किया? इससे साफ पता चलता है कि घाटी के अंदर कुछ विशेष रिश्ते चल रहे हैं। इसलिए मैंने उन डाकुओं को नाराज न करने का निर्णय लिया। दरअसल जब झाओ हाई ने इन डाकुओं को देखा तो पहली बात जो उनके दिमाग में आई वह पृथ्वी पर उपन्यासों में उल्लिखित सुरक्षा एजेंसियां बेवजूद थीं। इन एजेंसियों के लोग एक ऐसा क्षेत्र स्थापित करेंगे जहां वे सुरक्षा धन मांगेंगे, वे यात्रियों को अपनी एजेंसी के बारे में भी सूचित करेंगे। जैसा कि उपन्यास दिखाते हैं, इन एजेंसियों को खड़ा करते समय व्यक्ति को पर्याप्त ताकत और पृष्ठभूमि की आवश्यकता होती है। किसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें कम न आंका जाए, अन्यथा आपके क्षेत्र से गुजरने वाले लोग आपको अधिक बदनाम नहीं करेंगे।
ये डाकू घाटी से सामान चुराते थे और उन्हें कोल्ड विंड फोर्ट्रेस या 100 बैटल्स फोर्ट्रेस को बेच देते थे। ये सोचना असंभव है कि इन डाकुओं का उन दो स्थानों के अंदर किसी से कोई संबंध नहीं है। झाओ हाई अभी तक 100 बैटल्स फोर्ट्रेस तक नहीं पहुंचा था और वह वहां गैरिसन को भड़काना नहीं चाहता था, इसलिए उसने डाकुओं को सिर्फ 1000 सोने के सिक्के देने का फैसला किया। स्वाभाविक रूप से लॉरा के पास इस पद्धति के संबंध में कहने के लिए कुछ नहीं था। हालांकि आम लोगों के लिए 1000 सोने के सिक्के बहुत बड़ी रकम थे, लॉरा और उसके समूह के लिए वे सिक्के सिर्फ अतिरिक्त पैसे थे। डाकुओं के साथ संबंध स्थापित करने के लिए 1000 सोने के सिक्के खर्च करना, साथ ही उनके रात्रि रक्षक के रूप में कार्य करना बहुत सार्थक था। जैसे ही उनका काफिला रवाना हुआ, उन्हें पास से एक आवाज सुनाई दी, मिस्टर वेल्स, क्या मुझे आपको अपनी गाड़ी के अंदर आमंत्रित करने का सम्मान मिल सकता है? मैंने कुछ व्यंजन और साथ ही कुछ फलों की वाइन भी तैयार की है। ड्रिंक लेने के बारे में क्या ख्याल है? झाओ हाई मुस्कुराए और लॉरा की ओर मुड़े, मैं जाऊंगा और देखूंगा। फिर वह जोर से हंसा और जवाब दिया, मैं भी यही सोच रहा था। फिर उसने अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर चला गया। जैसे ही बाहर गाड़ी धीमी होकर रुकी, झाओ हाई ने उसका निरीक्षण किया। गाड़ी संरचनात्मक रूप से उसके जैसी ही थी, लेकिन ये घोड़ा चालित थी। और वह घोड़ा कोई साधारण घोड़ा नहीं था, बल्कि वह एक जलता हुआ घोड़ा था। स्टॉर्म गाड़ी के अंदर बैठकर झाओ हाई को देखकर मुस्कुरा रहा था। दोनों गाड़ियां एक दूसरे के करीब थीं, जब तक एक कुछ कदम चलती, वे दूसरी गाड़ी तक पहुंच जाती। झाओ हाई मुस्कुराया और तूफान की ओर चल दिया। स्टॉर्म ने झाओ हाई का अपनी गाड़ी में स्वागत किया। गाड़ी का इंटीरियर झाओ हाई के समान था। सभी आवश्यक फर्नीचर वहां मौजूद थे। ऐसा लग रहा था कि इस तरह का डिजाइन महाद्वीप में काफी प्रसिद्ध था। गाड़ी की मेज पर 4 छोटे बर्तन और साथ ही शराब से भरे 2 गिलास मौजूद थे। झाओ हाई ने व्यंजनों को देखा और वे महाद्वीप में लोकप्रिय जादुई सब्जियां निकली। वे भी बहुत अच्छे से पकाए गए थे, हालांकि मात्रा कम थी। व्यंजन बहुत परिष्कृत लग रहे थे। हर किसी को पता होना चाहिए कि सर्दियों के दौरान जादुई सब्जियां खाना आम लोगों के लिए बहुत कठिन था। महाद्वीप के असंख्य आम लोग सर्दियों के दौरान केवल चावल और अचार वाला भोजन ही खाते थे, कुछ तो अचार वाला भोजन भी नहीं करते थे। झाओ हाई ने कुछ नहीं कहा। लॉरा ने एक बार कहा था कि फ्रीविंड मर्चेंट कंपनी एक मध्यम आकार की कंपनी थी। मध्यम आकार की कंपनियों को महाद्वीप में असाधारण स्थिति प्राप्त थी। परसेल डची में लॉरा का मैजिक लिली स्टोर, भले ही उसके पास ग्राहकों की काफी संख्या थी, उसे महाद्वीप के मंच पर रखे जाने पर ही छोटे आकार की कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता था। स्टॉर्म ने झाओ हाई को बैठने के लिए आमंत्रित करने के बाद अपना वाइन ग्लास पकड़ा और कहा, इस यात्रा पर मिस्टर से मिलना एक तरह की नियति थी, इसलिए मुझे ये ग्लास मिस्टर को पेश करने दीजिए। चीयर्स। झाओ हाई ने भी अपना वाइन ग्लास पकड़ा और उसे स्टॉर्म के साथ मिलाया। चीयर्स। अपनी शराब का एक छोटा घूंट लेते हुए झाओ हाई ने उसे नीचे रख दिया और मुस्कुराते हुए पूछा, मिस्टर स्टॉर्म आज अचानक मेरे साथ यात्रा क्यों करना चाहते हैं? तूफान एक पल के लिए थम गया। उसने नहीं सोचा था कि झाओ हाई सीधे मुद्दे पर जाएगा, लेकिन वह संभल गया और मुस्कुराया, मिस्टर ने कल रात जो तरीका इस्तेमाल किया वह बहुत सुंदर था। श्रीमान, मुझे ईमानदारी से कहना चाहिए, घाटी के सभी लोग इन डाकुओं के बारे में जानते थे। हमने देखा कि मिस्टर नए आए थे, इसलिए हमें पहले से ही पता था कि आज रात आप पर छापा पड़ेगा। हालांकि मिस्टर ने मामले को खूबसूरती से संभाल लिया। जब मैंने इसे देखा तो मेरा दिल इसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। झाओ हाई ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर बहुत विनम्र हैं। दरअसल मेरे लिए उन डाकुओं को खत्म करना काफी आसान था, लेकिन मुझे डर है कि वे कोल्ड विंड फोर्ट्रेस और 100 बैटल्स फोर्ट्रेस के अंदर के कुछ लोगों से संबंधित थे, इसलिए मैंने उन पर कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। तूफान ने सिर हिलाया, श्रीमान सही कह रहे हैं। इन डाकुओं का वास्तव में कोल्ड विंड और 100 बैटल के अंदर संबंध है। यह मत सोचिए कि इन डाकुओं द्वारा लूटी गई सारी संपत्ति पूरी तरह से उनकी संपत्ति बनकर रह जाएगी। उनकी अधिकांश कमाई 2 किलो के अंदर के लोगों को सौंप दी गई थी। हम भी इस तरह की चीजों से अवगत हैं। झाओ हाई भ्रमित हो गए और उन्होंने पूछा, लेकिन वे ऐसा क्यों करते हैं? यदि वे सीधे किले पर टैरिफ मांगते हैं तो क्या ये वैसा ही नहीं है? तूफान मंद मंद मुस्कुराया और उत्तर दिया, क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? लाइफलाइन कैनियन के अंदर अधिकांश काफिले महान कुलीनों के हैं। क्या आपको लगता है कि किले की चौकी में इन काफिलों पर टैरिफ मांगने का साहस था? डाकुओं की वह योजना थी जिसके बारे में गैरिसन ने अपने नुकसान की भरपाई करने के लिए सोचा था। हर कोई इसे समझता था, इसलिए वे उन डाकुओं को खत्म नहीं कर सकते थे। झाओ हाई ने सिर हिलाया। वह समझ गया कि स्टॉर्म ने जो कहा वह सच था। कोई भी इस महाद्वीप के महान कुलीनों की शक्ति को कम नहीं आंक सकता। ऐसा करने वाले सभी लोग मर गए। महान रईसों के पास वास्तव में गैरिसन को टैरिफ मांगने से रोकने का प्रभाव होता है, तो उपयोग करने का सबसे आसान तरीका डाकू थे। वे लाइफलाइन से गुजरने वाले छोटे काफिलों को लूटने वाले होंगे, क्योंकि गैरिसन ऐसा करने में सक्षम नहीं होगा। भले ही उन महान रईसों को लगता है कि डाकुओं का उपयोग अत्यधिक था, टैरिफ के कारण गैरिसन के साथ संघर्ष में रहने के बदले में यह एक अच्छा समझौता था। स्टॉर्म ने झाओ हाई की ओर देखा और मुस्कुराया, श्रीमान रोसेन साम्राज्य के अंदर क्या करने का इरादा रखते हैं? आपकी गाड़ी पर लगे प्रतीक को देखकर ऐसा लगता है कि आप अकूस साम्राज्य के परसेल डची के व्यक्ति हैं, और आपके पीछे की उन गाड़ियों से ऐसा लग रहा है जैसे वे परसेल परिवार की सीधी लाइन से थी। क्या मैं सही हूँ? झाओ हाई ने सिर हिलाया, सही है, मैं परसेल डची का विस्काउंट हूँ। मैं स्काई वाटर सिटी में कुछ करने आया हूँ। मेरे पीछे की गाड़ियां परसेल परिवार की युवा महिला की थीं। वह पढ़ाई के लिए कार्सन सिटी जा रही है। स्टॉर्म ने सिर हिलाना शुरू किया और कहा, स्काई वाटर सिटी वास्तव में एक अच्छी जगह है। एक बंदरगाह शहर होने के नाते ये व्यापार के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा शहर में टैक्स भी बहुत कम है। व्यापार करने के लिए वहां जाना एक अच्छा विचार है। यदि आप वहां व्यापार करना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। झाओ हाई को पता था कि स्टॉर्म उसकी जांच कर रहा था, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की। वह वास्तव में स्काई वाटर सिटी में व्यवसाय करने जा रहा था। इसे छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह मुस्कुराया और बोला, जैसा श्रीमान ने कहा था, मैं वहां व्यापार करना चाहता हूं। लेकिन चूंकि यह अभी भी मेरा पहली बार है, इसलिए मैं पहले खुद जाकर वह जगह देखना चाहता था। स्टॉर्म ने मुस्कुराते हुए कहा, स्काई वाटर सिटी वास्तव में अच्छी है। मुझे आश्चर्य है कि श्रीमान वहां किस प्रकार का व्यवसाय करेंगे। झाओ हाई ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, बीसमैन प्रेयरी में मेरा कुछ व्यवसाय है और मैं अब परसेल डची में बेचना नहीं चाहता। मैं स्काई वाटर सिटी जाकर देखना चाहता हूं, क्योंकि मैंने सुना है कि वहां से जहाज मैदान की ओर जा रहे थे। स्टॉर्म को झाओ हाई के एक भी शब्द पर संदेह नहीं हुआ। रोसेन साम्राज्य और प्रेयरी के बीच बहुत सारे व्यापारी व्यापार कर रहे थे। इसमें कुछ भी अजीब नहीं है, क्योंकि रोसेन एम्पायर और प्रेयरी के बीच व्यापार करना कानूनी था और कर अधिक नहीं था। अक्सू साम्राज्य के विपरीत, जहां व्यापारी तस्करी का सहारा लेते थे और वहां से गुजरने के लिए उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था।
इसलिए ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने देखा कि रोसेन साम्राज्य के अंदर व्यापार करना अक्सू साम्राज्य की तुलना में सस्ता है और उन्होंने स्थानांतरित करने का फैसला किया। इसका एक कारण है, रोसेन साम्राज्य और प्रेयरी को अक्सू साम्राज्य द्वारा विभाजित किया गया था। इसलिए जब जानवर अपने छापे मारते थे तो अक्सू साम्राज्य पहले हमला करता था। रोसेन साम्राज्य के लोगों के लिए मैदानी क्षेत्र स्वाभाविक रूप से कोई समस्या नहीं थी, इसलिए उन्होंने वहां व्यापार को लेकर सख्त प्रतिबंध नहीं लगाए। लेकिन अक्सू साम्राज्य को व्यापार पर भारी प्रतिबंध लगाने की जरूरत थी, क्योंकि अगर वे ऐसा नहीं करते तो वे इसके बजाय दुश्मन जानवरों की मदद करते हैं। इसलिए हर साल कई व्यापारी प्रेयरी के साथ व्यापार करने के लिए अक्सू साम्राज्य से रोसेन साम्राज्य की ओर पलायन कर रहे थे। और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा और ये व्यापारी साम्राज्य के अंदर बसते जाएंगे, वे धीरे धीरे नागरिक बन जाएंगे। स्टॉर्म झाओ हाई के व्यवसाय के बारे में उत्सुक था। उन्होंने झाओ हाई की ओर देखा और पूछा, मिस्टर का प्रेयरी में कोई व्यवसाय है? तो क्या आप उन दरिंदों के काफी करीब हैं? क्या मैदानी क्षेत्र के साथ व्यापार काफी लाभदायक है? झाओ हाई ने मुस्कुराते हुए कहा, काफी लाभदायक है, मैदानी इलाकों के साथ व्यापार करना काफी अच्छा है। पशुपालकों के पास अनाज, वस्तुओं, मूल रूप से हर चीज की कमी है। जब तक आप उनमें से कुछ को मैदानी क्षेत्र में लाते हैं, आप मवेशियों और अर्गाली को अपने साथ वापस ला सकते हैं। लेकिन जब वे जानवर महाद्वीप में पहुंचते हैं तो वे आमतौर पर बीमार हो जाते हैं, जिससे उनकी देखभाल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम उत्पाद बनाने के लिए उनका वध करेंगे। मैदानी क्षेत्र में ऊनी उत्पाद भी अच्छे हैं, महाद्वीप में उनकी काफी मांग है। स्टॉर्म की भौहें चढ़ गईं और उसने झाओ हाई से आगे पूछा, लेकिन क्या वहां व्यापार करने में कोई जोखिम है? झाओ हाई ने उत्तर दिया, स्वाभाविक रूप से काफी बड़े जोखिम हैं। कुछ जानवर किसी भी समय आ सकते हैं और आप पर हमला कर सकते हैं, लेकिन अधिकांश समय वे केवल कुछ भोजन चुरा लेंगे, किसी को मारने का विकल्प नहीं चुनेंगे। हालांकि उनमें से अधिकांश आपके साथ व्यापार करेंगे। अंत में वहां आसानी से पैसा कमाने की किंवदंती सच नहीं है। स्टॉर्म ने सिर हिलाया, वह झाओ हाई की बातों से सहमत हुआ। हालांकि आप मैदानी इलाकों में भारी मुनाफा कमा सकते थे, जोखिम भी उतने ही बड़े थे। उसने कई व्यापारियों को मैदानी इलाकों में व्यापार करते देखा था, लेकिन ऐसा करने में असफल रहा। झाओ हाई ने स्टॉर्म से रोसेन साम्राज्य के बारे में पूछा। स्टॉर्म कंजूस नहीं था और उसने झाओ हाई को वह सब कुछ बता दिया जो वह साम्राज्य के बारे में जानता था। हालांकि स्टॉर्म की जानकारी शुए द्वारा कही गई जानकारी से काफी मिलती जुलती थी, इसलिए झाओ हाई को इस बार ज्यादा फायदा नहीं हुआ। जब गाड़ी आगे बढ़ी तो दोनों बातें करते रहे। सड़क भी बहुत शांतिपूर्ण थी। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी धीमी होने लगी। स्टॉर्म ने झाओ हाई को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हम 100 बैटल्स फोर्ट्रेस तक पहुंच गए होंगे। हर कोई प्रवेश करने के लिए लाइन में खड़ा है। मैं मिस्टर को नहीं रोकूंगा, मुझे अभी भी टैरिफ का भुगतान करना होगा। श्रीमान को भी पंजीकरण कराना होगा, आप वापस जाकर तैयारी करें। झाओ हाई ने सिर हिलाया और स्टॉर्म को अलविदा कहने के लिए खड़ा हो गया। फिर मुझे अपनी विदाई कहनी होगी। यदि आपके पास स्काई वाटर सिटी जाने का समय है तो मुझे ढूंढना न भूलें, मैं कार्सन सिटी भी जा सकता हूँ। स्टॉर्म ने मुस्कुराते हुए कहा, 100 लड़ाइयों वाले किले के बाद 3 सड़कें हैं। मध्य सड़क कार्सन सिटी की ओर जाती है, बायां रास्ता स्काई वाटर शहर की ओर है, जबकि दायां रास्ता बुली शहर की ओर जाता है। मैं बुली शहर की ओर जा रहा हूँ, इसलिए यदि श्रीमान कभी वहां जाएं तो आप मुझे ढूंढ सकते हैं। जब तक आप फ्रीविंड मर्चेंट कंपनी की तलाश करते हैं और स्टॉर्म के बारे में पूछताछ करते हैं, आप मुझे ढूंढ लेंगे। झाओ हाई ने सिर हिलाया, अच्छा है, जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं निश्चित रूप से आऊंगा। तो ठीक है, अलविदा, उसने कहा और दरवाजा खोला और अपनी गाड़ी की ओर चला गया। झाओ हाई ने तुरंत अपनी गाड़ी में प्रवेश नहीं किया, बल्कि उसने 100 बैटल्स फोर्ट्रेस को देखा। 100 बैटल्स फोर्ट्रेस कोल्ड विंड फोर्ट्रेस से अधिक प्रभावशाली लग रहा था। इसकी दीवारें 25 झांग ऊंची 250 फीट तक पहुंच गईं। किला एक विशाल जानवर की तरह लग रहा था जिसने घाटी की पूरी चौड़ाई को अवरुद्ध कर दिया था। किले में प्रवेश करने और बाहर निकलने वाली गाड़ियां संरचना की तुलना में चींटियों की तरह दिखती थीं। झाओ हाई ने नहीं सोचा था कि वह महाद्वीप में इतनी ऊंची दीवारें देखेंगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आग महाद्वीप के लोग ऐसी दीवार कैसे बना पाए। हालांकि जब उसने रहस्यमय जादू के बारे में सोचा तो उसे आराम मिला। इस दुनिया में जादुई मंत्र भी हैं और विविध क्षमताएं भी, यहाँ कुछ भी संभव था। उसके सामने गाड़ियों को देखकर वास्तव में उनमें से हजारों थीं। उन्हें नहीं पता था कि उनकी बारी कब आएगी, लेकिन वह अधीर नहीं हुए। वह लौरा से बातचीत करने के लिए गाड़ी में लौट आया। जब झाओ हाई ने गाड़ी में प्रवेश किया तो लौरा ने खड़े होकर पूछा, भाई हाई, ये कैसा था? तूफान ने आपसे क्या चर्चा की? झाओ हाई ने हंसते हुए कहा, कुछ भी उल्लेखनीय नहीं था, हमने बस थोड़ी देर बातचीत की। लेकिन ऐसा लगता है कि आप सही हैं। उसने सोचा कि डाकुओं से निपटने का मेरा तरीका शानदार था। इसके अलावा जब मैंने मैदानी इलाकों में अपने व्यवसाय का जिक्र किया तो वह सामान्य लोगों की तुलना में अजीब तरह से कम उत्साहित हो गया। ये काफी अजीब है। लौरा मुस्कुराई, महाद्वीप के सभी व्यापारियों को मैदानी इलाकों में व्यापार करना पसंद नहीं है और फ्रीविंड मर्चेंट कंपनी उनमें से एक है। मैंने सुना है कि जब से उन्होंने अपना व्यवसाय स्थापित किया है तब से लेकर आज तक उन्होंने किसी बीसमैन के साथ एक भी व्यापार नहीं किया है। अफवाहों में कहा गया कि फ्रीविंड कंपनी के संस्थापक को जानवरों से दुश्मनी थी। झाओ हाई ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, लेकिन स्टॉर्म ने अभी अभी प्रेरी में व्यापार करने के संबंध में पूछा। क्या ऐसा हो सकता है कि इस बार उन्हें मैदानी क्षेत्र में व्यापार करने की इच्छा हो? लौरा ने एक पल सोचा और कहा, यह संभव है। किसी भी मामले में एक सामान्य व्यक्ति की नज़र में मैदानी इलाकों में व्यापार करना बहुत लाभदायक है। कई वर्षों तक परहेज करने के बाद अगर वे खुद को जानवरों के साथ व्यापार करने से नहीं रोक पाते तो ये सामान्य बात है। झाओ हाई ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। झाओ हाई के लिए स्टॉर्म उनके जीवन में केवल एक क्षणभंगुर व्यक्ति था। उन्हें यकीन नहीं था कि वे भविष्य में दोबारा मिलेंगे या नहीं। उन्होंने लौरा की ओर देखा और कहा, मुझे लगता है कि हमें रुएन को पहले कार्सन सिटी भेजने की जरूरत है, फिर हम स्काई वाटर सिटी की ओर चलेंगे। आप क्या सोचते हैं? लौरा ने कोई आपत्ति नहीं जताई। उसने सिर हिलाया और कहा, यह भी अच्छा है, चाहे कुछ भी हो, वह भी अंकल इवान की बेटी है। हमें कम से कम उसे कार्सन सिटी भेजना चाहिए और उसे बसाना चाहिए। हमें अत्यधिक सहनशीलता दिखाने की जरूरत है। झाओ हाई ने सहमति व्यक्त की, जब हम रुएन का निपटान करेंगे तो हम अंकल इवान को एक पत्र भेजेंगे। अगर हम कार्य पूरा भी कर लें तो भी हमें नहीं पता होगा कि वह आखिर क्या करेगी। अगर रुएन ने स्कूल में किसी को ठेस पहुंचाई तो अंकल इवान इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। लौरा ने आह भरी। इस बार मेग ने ही अपनी राय व्यक्त की, यंग मास्टर, मुझे लगता है कि हमें सीधे स्काई वाटर सिटी जाना चाहिए। उसके लिए यहाँ अनुरक्षण करना पहले से ही अच्छा है। यहाँ से बाहर तक सब कुछ उस पर निर्भर करता है।
हमें रुयेन को उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए, हमें उसकी देखभाल करने की कोई जरूरत नहीं है। झाओ हाई चुप था, वह जानता था कि लॉरा की तुलना में मेग रुयेन से नफरत करता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि रुयेन ने पहले इनकार कर दिया, जिससे झाओ हाई को एक अजीब स्थिति मिल गई, यही कारण था कि मेग रुयेन से नफरत करती थी। झाओ हाई ने अपना सिर हिलाया, भूल जाओ, हम उसे अंत तक ले जाएंगे। उनके बोलने के बाद बाहर से आवाज आई, गाड़ी के अंदर सुन रहे लोगों से कृपया अपना टैरिफ भुगतान करें, और यदि आप रोसेन एम्पायर के नागरिक नहीं हैं, तो कृपया अपना पंजीकरण करा लें। झाओ हाई ने कुछ नहीं किया, ये मामले शू और शुन को करने थे, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं थी। चाहे कुछ भी हो, गैरिसन सैनिक उन्हें शर्मिंदा नहीं करेंगे क्योंकि वे अभी भी कुलीन थे। ये छोटे सैनिक बहुत दूर तक जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। शुए ने कर के रूप में 2 सोने के सिक्कों का भुगतान किया और एक साधारण पंजीकरण के साथ आगे बढ़े, फिर उन्हें गैरिसन द्वारा जारी रखने की अनुमति दी गई। झाओ हाई के लिए कर के रूप में 2 सोने के सिक्के सस्ते नहीं थे। उनके काफिले में केवल 2 गाड़ियां थीं, वे वास्तव में प्रत्येक गाड़ी के लिए एक सिक्का लेते थे। टैक्स बहुत ज्यादा लग रहा था। वह नहीं जानता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वे एक्सू साम्राज्य के लोग थे। यदि वे रोसेन साम्राज्य के नागरिक होते तो एक चांदी का सिक्का पर्याप्त होता, रईसों को भी छूट दी जा सकती थी। लेकिन एक्सू साम्राज्य के सरदारों को कर से छूट नहीं थी, वास्तव में ये बिल्कुल विपरीत था, उन पर भारी कर लगाया जाता था। इसलिए जब एक्सू साम्राज्य के लोग रोसेन साम्राज्य के अंदर व्यापार करते थे, तो वे एक्सू साम्राज्य के नागरिकों के रूप में अपनी पहचान का उपयोग करने के बजाय साम्राज्य के अंदर एक उपाधि खरीदना पसंद करते थे। नागरिकों को आकर्षित करने के लिए रोसेन एम्पायर का ये भी एक तरीका है। कुछ ही देर में झाओ हाई का काफिला 100 बैटल्स किले में प्रवेश कर गया। एक बार किले में प्रवेश करने के बाद झाओ हाई ने अपनी खिड़की खोली और बाहर देखा। कोल्ड विंड फोर्ट के विपरीत, जहां सड़कें बहुत खंडहर दिखती थीं और पूर्ण कवच में भाड़े के सैनिक हमेशा मौजूद रहते थे, 100 बैटल्स किले की सड़कें बहुत साफ सुथरी थीं। सड़क के दोनों ओर दुकानें थीं। पैदल यात्री तेजी से आगे बढ़ रहे थे, बहुत जीवंत लग रहे थे। यहाँ और ठंडी हवा वाले किले की तुलना करना 2 बेहद अलग दुनियाओं की एक दूसरे से तुलना करने जैसा था। झाओ हाई ने 100 बैटल्स फोर्ट्रेस को तुरंत छोड़ने की योजना नहीं बनाई थी। वह यहाँ एक शाम के लिए आराम करना चाहता था और फिर कल सैर पर जाना चाहता था और रोसेन साम्राज्य के लोगों के रीति रिवाजों को जानना चाहता था। चूंकि कोल्ड विंड फोर्ट्रेस में शैली होटल की एक शाखा थी, इसलिए 100 बैटल्स फोर्ट्रेस के लिए एक भी न होना असंभव था। इसलिए जब वे चुन रहे थे कि वे कहाँ रुकेंगे, तो वे सीधे शैली होटल की ओर चले गए। हालांकि जब वह होटल पहुंचे तो झाओ हाई को एक अंतर नजर आया। कोल्ड विंड सिटी में शैली होटल बहुत अच्छा था और व्यापार तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ 100 बैटल्स फोर्ट्रेस में कारोबार निराशाजनक लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये होटल शाखा विफल हो रही थी। हालांकि होटल का परिचारक बहुत उत्साही था, यहाँ तक कि कोल्ड विंड सिटी के परिचारक से भी अधिक। उन्होंने तुरंत झाओ हाई के समूह के लिए आवास बुक किया, यहाँ तक कि उनके जादुई जानवरों का भी ख्याल रखा गया। इससे झाओ हाई को बहुत सहज महसूस हुआ। रुयेन ने शैली होटल में रहने के झाओ हाई के फैसले का भी पालन किया। इस पूरे समय में रुयेन का व्यवहार कुछ ज्यादा ही था। उसकी चुप्पी ने झाओ हाई को असहज कर दिया और सोचने लगी कि वह किस तरह की योजनाएं बना रही है। समूह उनके स्वीट में दाखिल हुआ। जब वे बैठ गए, झाओ हाई ने शुए और शुन की ओर रुख किया। शू, शॉन, तुम लोग जाओ और पता करो कि इस शैली होटल में क्या चल रहा है। पता लगाएं कि यह व्यवसाय इतना अंधकार में और खोखला क्यों दिखता है। फिर दोनों ने सिर हिलाया और चले गए। लॉरा ने झाओ हाई की ओर देखा और पूछा, हमें जानने की आवश्यकता क्यों है? यदि कोई समस्या है भी तो वह शैली परिवार का मामला है। इसका हमसे क्या लेना देना है? झाओ हाई ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ये पता लगाना चाहता हूँ कि कौन सा व्यवसाय शैली परिवार का गला घोटने में कामयाब रहा। यदि वह व्यक्ति रोसेन साम्राज्य का है, तो हमें अपनी आंखें खुली रखने की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति सामान्य नहीं है। चूंकि हमें भविष्य में भी उनसे मिलने का मौका मिल सकता है, इसलिए पहले से जानकारी रखना बेहतर होगा। लॉरा ने एक पल के लिए सोचा और सिर हिलाया। आप सही कह रहे हैं, जिन लोगों ने शैली परिवार से लड़ने की हिम्मत की, वे सरल नहीं हो सकते। इन विशाल व्यावसायिक कंपनियों के लिए बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए शुद्ध व्यावसायिक कौशल के अलावा कई रास्ते हैं। यदि वे अपने अन्य आसान साधनों का उपयोग नहीं करेंगे, तो क्या वे केवल संसाधनों को बर्बाद नहीं कर रहे होंगे? झाओ हाई ने सिर हिलाया। इसलिए मुझे इस बात पर ध्यान देना होगा कि शैली होटल के साथ प्रतिस्पर्धा कौन कर रहा है। किसी भी स्थिति में हम पहले से ही रोसेन साम्राज्य के अंदर हैं और हम परसेल डची में रहना जारी नहीं रख सकते हैं। यहाँ के अलावा हमारे पास रहने के लिए महाद्वीप में कोई अन्य उपयुक्त जगह नहीं है। लॉरा ने सहमति व्यक्त की। अगर हम यहाँ और साथ ही परसेल डची में रहने में असमर्थ हैं, तो मुझे डर है कि हमें केवल बीसमैन प्रेरी के अंदर ही रहना होगा। झाओ हाई ने मंद मुस्कुराते हुए कहा, खैर, ईमानदारी से कहूँ तो मुझे वास्तव में जानवरों के साथ जुड़ना पसंद आया। अधिकतर इसलिए क्योंकि उनके पास इंसानों जितना साजिश रचने वाला दिमाग नहीं है। लॉरा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी उनके साथ घूमना पसंद है। वे सरल हैं और हर चीज के बारे में ज्यादा नहीं सोचते। ठीक है भाई हाई, क्या आपने यह नहीं कहा कि रुयेन हाल ही में शांत था, शायद कोई साजिश रच रहा था? क्या आपको यकीन है? झाओ हाई ने अपना सिर हिलाया। मैं उस महिला के मन को नहीं समझ सकता। इसे भूल जाओ, हम उसे कार्सन सिटी में छोड़ देंगे, फिर हम चल देंगे। उसके बाद वह हमारे साथ और खिलवाड़ नहीं कर सकती थी। इसी समय दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। ब्लॉकहेड तुरंत आगे बढ़ा और पूछा, ये कौन है? बाहर से जिल की आवाज सुनी जा सकती थी। जिल मिस्टर वेल्स के साथ दर्शकों की तलाश कर रही है। ब्लॉकहेड ने झाओ हाई की ओर रुख किया। झाओ हाई ने सिर हिलाया। फिर ब्लॉकहेड ने दरवाजा खोला और जिल को अंदर आने के लिए कहा। जिल ने लॉरा और अन्य लोगों को देखा और एक पल के लिए ठिठक गई। तार्किक रूप से लॉरा और दूसरे की स्थिति को देखते हुए उन्हें अनुमति नहीं दी जानी चाहिए झाओ हाई के साथ बैठने के लिए, लेकिन इस बार उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने झाओ हाई को सलाम किया और कहा, श्रीमान, युवती श्रीमान से पूछना चाहती है कि क्या आप अभी भी हमारे साथ यात्रा करेंगे? झाओ हाई ने एक पल के लिए देखा, फिर उसने सिर हिलाया। हाँ, हम पहले कार्सन सिटी जाएंगे, फिर स्काई वाटर सिटी की ओर जाएंगे। क्यों, तुम पूछ रहे थे? जिल ने झाओ हाई को प्रणाम किया और कहा, कुछ नहीं है। जिल मिस्टर वेल्स को धन्यवाद देना चाहती है। महामहिम समझदार नहीं थे और उन्होंने श्रीमान को नाराज कर दिया। कृपया उसे माफ कर दें। झाओ हाई ने अपना सिर हिलाया। उस मामले को समाप्त समझो। इस बार मैं ग्रैंड ड्यूकेवान के चेहरे के सम्मान में इसे जाने दूंगा। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि उसने क्या किया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वह भविष्य में मुझे परेशान नहीं करेगी। सच कहूं तो जब मैंने ग्रैंड ड्यूक को बताया कि उसने क्या किया, तो उसने मुझसे कहा कि उसे अकेला छोड़ दो, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, सिर्फ इस बार किया।
मुझे आशा है कि रुएन जाकर मेरी निचली रेखा को चुनौती नहीं देगा, अन्यथा मैं विनम्र नहीं होता। मुझे उपाधि की परवाह नहीं है, मैं सिर्फ ग्रैंड ड्यूक का आभारी हूँ। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं उसके मनोरंजन के बदले अपनी सुरक्षा से समझौता कर लूंगा। झाओ हाई को पता था कि जिल को रुएन ने उसकी मनोदशा के बारे में जानने के लिए भेजा था। इसलिए उन्होंने बस मामले को समझाया कि अगर रुएन अगली बार बहुत आगे बढ़ गया तो वह अब विनम्र नहीं रहेगा। झाओ हाई को सुनकर जिल ने अंदर ही अंदर आह भरी। वह झाओ हाई के स्वभाव को समझता था, वह जानता था कि झाओ हाई को रुएन की पहचान की परवाह नहीं थी। झाओ हाई ने ग्रैंड ड्यूक के साथ अपने संबंधों के कारण पहले कोई कदम नहीं उठाया। अगर युवती उसे परेशान करती रही तो जिल को नहीं पता कि क्या होगा। झाओ हाई ने जिल की शक्ल देखकर आह भरी। वापस जाओ, मुझे पता है कि रुएन वैसे भी तुम्हारी बातें नहीं सुनेगा। चाहे कुछ भी हो, हम उसे पहले कार्सन शहर भेजेंगे। मुझे यकीन है कि ग्रैंड ड्यूक ने आपको पहले ही बता दिया था, कार्सन सिटी कासा सिटी से अलग है, हालांकि उनमें केवल एक शब्द का अंतर है, मौजूद लोगों की गुणवत्ता में हजारों गुना अंतर है। यदि वह अपना रवैया ठीक नहीं कर सकी तो उसका जीवन नरक हो जाएगा। यह मत सोचो कि तुम होशियार हो, इस दुनिया में कोई भी मूर्ख नहीं है। आपका यहाँ कोई काम नहीं है। जिल ने अनुपालन किया, वह झुका और बाहर चला गया। जिल के लिए दरवाजा बंद होते देख झाओ हाई आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका। जिल के लिए ऐसे गुरु का अनुसरण करना, वह वास्तव में बदकिस्मत है। लौरा ने मुस्कुराते हुए कहा, दरअसल युवा महिला रुएन की स्थिति कुलीनों के बीच बहुत आम है। फनान जैसे लोग पहले से ही अच्छे माने जाते हैं। मैंने सुना है कि उनके क्षेत्रों के अंदर रईस का पहली रात का अधिकार के नाम से भी जाना जाता है। झाओ हाई ने अपनी आंखें झपकाईं और लौरा से पूछा, क्या हमारे पास उस तरह की चीज है? लौरा ने सिर हिलाया, फिर झाओ हाई ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर जब हम अपने क्षेत्र में हों तो ऐसा करें। लौरा को पता था कि झाओ हाई मजाक कर रहा है। उसने झाओ हाई की ओर देखा और कहा, ठीक है, जब तक आप कड़ी मेहनत करते हैं। झाओ हाई ने मुस्कुराते हुए कहा, इसे भूल जाओ, मैं अभी भी 2 साल तक आराम से रहना चाहता हूँ। लेकिन ये रईस वास्तव में कुछ ज्यादा ही अपमानजनक हैं। हमें भविष्य में अपने क्षेत्र के अंदर ऐसा कभी नहीं होने देना चाहिए। लौरा मुस्कुराई, वह जगह हमारा क्षेत्र है, ये वही होगा जो हम चाहते हैं। इस समय दरवाजे से एक और दस्तक की आवाज सुनी जा सकती थी, लेकिन इस बार शू और शुनाए थे। उन दोनों ने झाओ हाई को सलामी दी और फिर अपनी रिपोर्ट में कहा, यंग मास्टर, हमने चारों ओर पूछा, रोसेन एम्पायर के अंदर शैली होटल हमेशा से ऐसे ही रहे हैं। रोसेन एम्पायर के अंदर लोग लान होटल्स के अंदर बसने के लिए अधिक इच्छुक हैं। लान होटल श्रृंखला रोसेन एम्पायर के ग्रैंड ड्यूक लायनहॉर्ट द्वारा खोली गई थी। वह साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली ग्रैंड ड्यूक में से एक है, इसलिए उसे शैली परिवार से डरने की जरूरत नहीं थी। झाओ हाई ने सिर हिलाया, यह विशिष्ट घरेलू बल बनाम अंतरराष्ट्रीय बल था। ये देखते हुए कि शैली परिवार का मुख्यालय रोसेन साम्राज्य के अंदर नहीं था, ग्रैंड ड्यूक लायनहॉर्ट के लिए उनके साथ आमने सामने जाना समझ में आता था, यहाँ तक कि अपने घरेलू साम्राज्य के अंदर भी बढ़त हासिल करना। भले ही शैली परिवार को एक मजबूत शक्ति माना जा सकता है, एक शक्तिशाली ड्रैगन स्थानीय सांप को नहीं हरा सकता है। इसके अतिरिक्त ग्रैंड ड्यूक लायनहॉर्ट स्थानीय सांप नहीं था, वह स्थानीय ड्रैगन था। लौरा शू की ओर मुड़ी और बोली, अच्छा है, तुम दोनों आराम करो, हमें भी कल जल्दी उठना है। इसके अलावा जाकर होटल से कहो कि वह हमारे खाने के लिए कुछ भोजन तैयार करे। अपनी बातचीत समाप्त करने से पहले शॉन ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, यंग मास्टर, मैडम, मैंने सुना है कि जो लोग इस शैली होटल के अंदर बसे थे, उनका दुर्भाग्य हुआ था। क्या हमें ध्यान देने की जरूरत है? झाओ है और लौरा ठिठक गए। लौरा ने शुन की ओर देखा और कहा, वास्तव में क्या ये जानकारी सटीक है? शुन ने सिर हिलाया, ये सच होना चाहिए। मैंने सुना है कि जब रोसेन एम्पायर का कोई व्यक्ति एक बार होटल के अंदर रुका था तो बाद में उसके साथ दुर्घटना हो गई। इस वजह से होटल का कारोबार निराशाजनक हो गया। झाओ हाई शांत हो गए, फिर उन्होंने कहा, हम अभी अभी रोसेन एम्पायर पहुंचे हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे हमने पहले ही किसी को नाराज कर दिया है, जो हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या ग्रैंड ड्यूक लायनहॉर्ट बहुत आगे नहीं जा रहा है? क्या शैली परिवार इस ओर से आंखें मूंद सकता है? लौरा ने अपना सिर हिलाया और कहा, वे निश्चित रूप से ऐसा नहीं करेंगे। शैली परिवार की शक्ति और प्रभाव ग्रैंड ड्यूक लायनहॉर्ट से बहुत बड़ा है। वे स्पष्ट रूप से आंखें नहीं मूंद सकते थे, लेकिन ऐसा लगता है कि वे इस समय अभी तक जवाबी हमला नहीं कर सके। ऐसा लगता है कि हमारे आने वाले दिन अच्छे नहीं होंगे। झाओ हाई ने लौरा की ओर देखा और कहा, ये ग्रैंड ड्यूक लायनहॉर्ट जो कर रहा है वह बहुत अधिक है। मुझे लगता है कि शैली फैमिली का पलटवार कठिन होगा। यदि वे लायनहॉर्ट को उखाड़ नहीं सके तो यह उनका पतन होगा। हम केवल सहायक उपकरण हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि वे हमारे साथ कैसे व्यवहार करेंगे। लौरा मुस्कुराए और झाओ हाई की ओर मुड़ी। भाई हाई, क्या आपको लगता है कि शैली परिवार अपने जवाबी हमले के लिए हमारी मिल्क वाइन का इस्तेमाल करेगा? झाओ हाई स्तब्ध रह गए, उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा था, लेकिन जब लौरा ने यह कहा तो वास्तव में ऐसा होने की संभावना हो सकती है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अगर इसका उपयोग नहीं किया जाता है तो हम बस बेचना जारी रखेंगे। हम उनके विवाद के किसी अन्य पहलू को नियंत्रित नहीं कर सकते। लौरा ने अपना हाथ लहराया और कहा, ठीक है, तुम दोनों आगे बढ़ो, तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। शू और शुन ने अपनी पुष्टि दी और फिर दूर हो गए। झाओ हाई ने ब्लॉकहेड की ओर देखा और कहा, ब्लॉकहेड, जाओ जिल को इसके बारे में सूचित करो और उन्हें तैयार करो। मुझे डर है कि आगे का रास्ता शांतिपूर्ण नहीं होगा। ब्लॉकहेड ने सिर हिलाया, फिर वह बाहर चला गया। झाओ हाई ने लौरा की ओर देखा और कहा, तुम्हें क्या लगता है कि ग्रैंड ड्यूक के आदमी हमारे खिलाफ कौन सा तरीका इस्तेमाल करेंगे? हम अभी अभी एक्सू साम्राज्य से आए हैं, उन्हें बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, है ना? लौरा ने अपना सिर हिलाया, मैं इसके बारे में अनिश्चित हूँ। ग्रैंड ड्यूक ने शायद अपने आदमियों को निवासियों को सबक सिखाने का आदेश दिया होगा, लेकिन ये जानना आसान नहीं है कि उसका अधीनस्थ क्या कर सकता है। किसी भी स्थिति में हम कुछ परेशानी में हैं। यदि यह रोसेन साम्राज्य का कोई कुलीन व्यक्ति होता तो वे पीछे हट सकते थे, लेकिन हम एक्सू साम्राज्य से हैं, हमारा यहाँ कोई प्रभाव नहीं था। यदि वे अंधेरे में हमारे विरुद्ध कदम उठाते हैं तो हम उनसे नहीं डरते। मुझे इस बात का डर है कि वे हमसे निपटने के लिए रोसेन साम्राज्य के अंदर अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो हमारे लिए इसे सुलझाना आसान नहीं होगा। झाओ हाई ने सिर हिलाया और भौहें चढ़ाईं, हम एक्सू साम्राज्य के रईस हैं, क्या वे हम पर अपराध का आरोप लगाने की हिम्मत करेंगे? लौरा ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, वे ऐसा करेंगे। रोसेन साम्राज्य के नागरिक सोचते हैं कि वे अन्य सभी से ऊपर हैं, उनके लिए हम पर कुछ आरोप लगाना असंभव नहीं है। झाओ हाई असहाय थे, अगर उन्होंने वास्तव में हिम्मत की तो हम हंगामा मचा देंगे। मैं न केवल एक विस्काउंट हूँ, मैं एक त्रितत्व जादूगर भी हूँ। देखते हैं फिर वे हमें कैसे संभालेंगे। लौरा ने सिर हिलाया, सही है, महाद्वीप के अंदर जादूगरों को अपमानित करना आसान नहीं है।
यदि वे वास्तव में हमें परेशानी देना चाहते हैं तो हम उनके प्रयासों का प्रतिकार देंगे। इस समय ब्लॉकहेड वापस आ गया। झाओ हाई ने उसकी ओर देखा और कहा, ये कैसा था? क्या आपने संदेश भेजा? ब्लॉकहेड ने सिर हिलाया, मैंने जिल को बताया है, उन्होंने खुद को तैयार किया है, लेकिन वे स्पष्ट रूप से काफी चिंतित हैं। झाओ हाई ने सिर हिलाया, उन्हें बताना ही काफी है। तुम भी जाकर आराम करो, कल हम 100 बैटल्स फोर्ट्रेस छोड़ देंगे। जब हम निकलेंगे तो मैं देखना चाहता हूं कि ग्रैंड ड्यूक के लोग हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। हालांकि यह अफसोस की बात थी कि ग्रैंड ड्यूक के लोगों ने उसे वह अवसर नहीं दिया। उन्होंने अगले दिन झाओ हाई के जाने का इंतजार नहीं किया, वे तुरंत आए। जब झाओ हाई का समूह कुछ देर आराम करने के बाद डाइनिंग हॉल में खाना खा रहा था तो होटल के बाहर संघर्ष की आवाजें सुनी जा सकती थीं। झाओ हाई इस हंगामे को देखने से खुद को नहीं रोक सका। शुन तुरंत ये पता लगाने के लिए बाहर गया कि क्या हो रहा है। जब वह वापस आया तो वह झाओ हाई के पास गया और कहा, युवा मास्टर, बहुत सारे घुड़सवार आपको पकड़ने आए थे। उन्होंने कहा कि तुम एक्सू साम्राज्य द्वारा भेजे गए जासूस हो। होटल के कर्मचारियों ने उन्हें प्रवेश द्वार पर रोक दिया। झाओ हाई ने शून्यता से देखा, फिर वह लौरा की ओर मुड़ा और थोड़ा मुस्कुराया, मुझे उनसे इतनी जल्दी आने की उम्मीद नहीं थी। हमें जाकर देखना चाहिए, ऐसे लोग हैं जो हमें पकड़ने आए थे। फिर वह उठा, लौरा और बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे चले। रुयेन, जो दूसरी मेज पर बैठा था, शुन की रिपोर्ट सुन रहा था। जब उसने झाओ हाई की प्रतिक्रिया देखी तो उसे पता चला कि यह उससे संबंधित था जो जिल ने उसे बाद में सूचित किया था। रुयेन खुद को रोक नहीं पाए और स्थिति को देखने के लिए खड़ी हो गई। वह देखना चाहती थी कि झाओ हाई इस मामले से कैसे निपटेगा। कुछ ही देर में सभी लोग होटल की लॉबी में पहुंच गए। जैसे ही वे पहुंचे उन्हें बाहर से एक धूर्त आवाज सुनाई दी, शैली होटल के परिचारकों, क्या तुम सचमुच एक दुश्मन जासूस को आश्रय देना चाहते हो? एक शांत आवाज ने जवाब दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन है, वह हमारे होटल में दाखिल हुआ और इस तरह हमारा मेहमान बन गया। इससे पहले कि वह हमारे होटल से चले जाएं, कोई भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकता और उन्हें परेशान नहीं कर सकता। जो भी ऐसा करने की हिम्मत करेगा वह हमारे शैली परिवार के साथ युद्ध छेड़ देगा। साहसी आवाज हंसी और बोली, और आपका शैली परिवार युद्ध कैसे छेड़ेगा? क्या शैली परिवार इतना शक्तिशाली है कि साम्राज्य के कानूनों को तोड़ नहीं सकता? अपनी सीमा जाने, अन्यथा हम विनम्र नहीं रहेंगे। शांत आवाज ने उत्तर दिया, शैली होटल निश्चित रूप से साम्राज्य के कानूनों का पालन करता है, लेकिन हमारे होटल में आने से पहले हमें कोई सूचना नहीं मिली कि अतिथि जासूस था। इसलिए वह हमारे होटल में एक वैध अतिथि है और हम आपको हमारे मेहमानों को परेशान करने की इजाजत नहीं दे सकते। पहले स्मैश का अधिकार। झाओ हाई चुपचाप होटल की लॉबी में खड़ा रहा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि शैली होटल यहाँ भी इतना सुरक्षात्मक होगा। वे वास्तव में अपने मेहमानों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करना चाहते थे। झाओ हाई ने एक गहरी सांस ली और शांति से बाहर चला गया। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा उसने होटल की परिधि से 2 मीटर की दूरी पर बाहर कम से कम 1000 से अधिक घुड़सवार सैनिकों को देखा। वे पूरे शरीर पर बढ़िया स्टील का कवच पहनते थे, उनकी पीठ पर पतंग की ढाल होती थी और उनकी कमर पर एक म्यान वाली 2 हाथ वाली चौड़ी तलवार होती थी। इसके अतिरिक्त उनकी काठियों पर शूरवीर भाले लगे हुए थे। भाले की नोक पर एक त्रिकोणीय ध्वज सहायक उपकरण था जो हवा से उड़ने पर आकर्षक दिखता था। जिस घोड़े पर वे सवार हुए वह भी असाधारण था। हालांकि वे घोड़े थे, वे सभी शुद्ध काले शरीर के साथ लगभग 4 मीटर लंबे थे। उनके सिर पर 2 घुमावदार लंबे सींग थे और साथ ही लाल आंखें थीं। वे बहुत भयानक लगते थे। झाओ हाई को याद है कि उसने संग्रह में इस प्रकार के जादुई जानवरों के बारे में पढ़ा था। वे 5वीं श्रेणी के घोड़े जैसे जादुई जानवर थे जिनका साधारण नाम था शैतान घोड़े। उनके पास गहरे रंग की विशेषता थी, वे 6 मीटर तक लंबे हो सकते थे और उनमें उच्च जादुई प्रतिभा थी। वे खून का जादू, साइफन, डार्क एलिमेंट मंत्र, कमजोर, धीमा और भ्रम डाल सकते हैं जिनसे निपटना बहुत मुश्किल है। झाओ हाई ने घुड़सवार सेना द्वारा उपयोग की जाने वाली काठी पर भी ध्यान दिया। उन्हें विशेष रूप से दोनों तरफ 2 रकाब के साथ डिजाइन किया गया था जिससे उन्हें आसानी से लगाया जा सके। जब प्रमुख शूरवीर ने झाओ हाई को देखा तो उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। नाइट के लिए झाओ हाई शैली होटल के साथ परेशानी पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक उपकरण मात्र था। भले ही झाओ हाई आज नहीं आए फिर भी उन्हें होटल में परेशानी होगी। उनके दिमाग में उन्होंने झाओ हाई के साथ कोई बीफ नहीं किया था, केवल होटल के साथ। उसे बहाने के रूप में किसी न किसी चीज की जरूरत थी, चाहे वे किसी का भी उपयोग करें, उसे कोई परवाह नहीं थी। लेकिन वह नहीं जानता था कि उसने किसी ऐसे व्यक्ति को नाराज कर दिया है जो उसे नहीं करना चाहिए। उसने सोचा कि दूसरा पक्ष महज एक मोहरा है जिसे वह लापरवाही से इस्तेमाल कर सकता है और फिर इच्छानुसार त्याग सकता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि आज उसने जो टुकड़ा इस्तेमाल किया है वह कॉन्टों से ढका होगा। झाओ हाई ने शूरवीर की ओर देखा और कहा, मैंने सुना है कि तुम मुझे ढूंढ रहे हो, क्या मैं जान सकता हूँ क्यों? नाइट ने झाओ हाई की ओर अपना सिर घुमाया और मांग की, वेल्स, तुम पर जासूस होने का संदेह है, तुम्हें हमारे साथ आना होगा। नाइट ने शैली होटल को स्पष्ट रूप से समझा। वह जानता था कि होटल वाले उसे अपने मेहमानों को आसानी से नहीं ले जाने देंगे। जैसा कि मामला खड़ा है उसके पास होटल को बर्बाद करने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन निवासी को छोड़ने के लिए राजी किया जा सकता है। झाओ हाई ने शूरवीर की ओर देखा और मंद मंद मुस्कुराया, मैं एक एक्सू साम्राज्य का कुलीन हूँ, आपके पास ये साबित करने के लिए क्या सबूत है कि मैं वास्तव में एक जासूस हूँ? यदि आपके पास एक नहीं है तो मैं मान लूंगा कि रोसेन साम्राज्य मेरे एक्सू साम्राज्य के रईसों का अपमान कर रहा है। ये निश्चित रूप से एक कूटनीतिक विवाद बन जाएगा। नाइट ने झाओ हाई के शब्दों की परवाह नहीं की। वह चिल्लाया, अपनी सांस बर्बाद मत करो, तुम रोसेन साम्राज्य में हो इसलिए तुम्हें साम्राज्य के रीति रिवाजों का पालन करना होगा। आज्ञाकारी ढंग से हमारा अनुसरण करो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे ही होटल अटेंडेंट कुछ कहने ही वाला था, झाओ हाई का चेहरा उदास हो गया। सर, नाइट में बहुत साहस है, कितने अफसोस की बात है कि आपने किसी को नाराज कर दिया, आपको नाराज नहीं करना चाहिए। झाओ हाई के शब्दों को सुनकर शूरवीर झाओ हाई को घूरने से नहीं रोक सका। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें उसमें कुछ खास नजर नहीं आता था। उसी समय झाओ हाई ने अपने कर्मचारियों को लहराया और एक के बाद एक विशाल गोलेम दिखाई देने लगे। अंत में उनमें से 20 से अधिक थे। जब शूरवीर ने देखा कि अभी क्या हुआ तो उसका चेहरा डूब गया। उसने यह नहीं सोचा था कि झाओ हाई उच्च पद पर आसीन एक जादूगर था। बिना कोई मंत्र बुदबुदाए इतने सारे पत्थर के गोले को बुलाने में सक्षम होना एक अद्भुत उपलब्धि थी। शूरवीर ने अपना भाला पकड़ा और अपनी ढाल की ओर बढ़ा। साथ ही उन्होंने आदेश दिया, शत्रु से मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाओ, पीछे जाओ और संरचना तैयार करो। उसके पीछे के शूरवीर स्पष्ट रूप से अच्छी तरह से प्रशिक्षित थे। वे मुख्य शूरवीर की तरह जल्दी से तैयार हो गए और धीरे धीरे पीछे हटने के लिए अपने घुड़सवारों को ले गए।
वे धीरे धीरे पीछे हटे और आक्रमण के लिए पर्याप्त दूरी के लिए तैयार हो गए। उनके जैसे भारी घुड़सवारों के लिए उनके आक्रमणों की शक्ति काफी दुर्जेय थी। कम से कम उनका प्रभार पैदल सेना की कम से कम 5 परतों को भेदने में सक्षम होगा। झाओ हाई ने दूसरी बार अपने कर्मचारियों को लहराया और धीमी आवाज में कहा, बांध। हवा के झोंके तुरंत माउंट के पैरों के चारों ओर लिपट गए, जिससे वे बहुत सुस्त हो गए। घुड़सवार सेना की चाल अचानक काफी धीमी हो गई। हेड नाइट का चेहरा और भी अधिक डूब गया। वह एक अनुभवी सैनिक था जिसने कई लड़ाइयों का अनुभव किया था। वह जानता था कि झाओ हाई ने सिर्फ पवन तत्व जादू का इस्तेमाल किया, जिससे वह दोहरे तत्व वाला जादूगर बन गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कहां थे, यह एक प्रकार का व्यक्ति था जिसे उसके जैसा छोटा शूरवीर अपमानित नहीं कर सकता था। दुर्भाग्य से उसके लिए झाओ हाई का तमाशा अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। झाओ हाई ने अपने कर्मचारियों को तीसरी बार लहराया और कहा, एंगल्फ। शूरवीर, जो धीरे धीरे पीछे हट रहे थे, अचानक एक विशाल उग्र घेरे से घिर गए। आग भीषण थी, लगभग 1 मीटर ऊंची थी और धीरे धीरे करीब आती दिख रही थी। ये बेहद भयावह लग रही थी। अग्नि गुण वाले जानवरों को छोड़कर अधिकांश जादुई जानवर आग से डरते थे। जब आग बाहर निकली तो शूरवीरों के घुड़सवारों को तुरंत झिझक महसूस हुई। लेकिन चूंकि वे अच्छी तरह से प्रशिक्षित घुड़सवार थे, इसलिए कुछ देर समझाने बुझाने के बाद वे शांत हो गए। हालांकि हेड नाइट का रंग बेहद बदसूरत था। वह जानता था कि उसने एक त्रितत्व वाले जादूगर को नाराज कर दिया है। झाओ हाई ने शूरवीर की ओर उदासीनता से देखा और गहरी आवाज में कहा, रुको, अगर तुम आगे बढ़ने की हिम्मत करोगे तो मैं विनम्र नहीं होऊंगा। हेड नाइट जानता था कि झाओ हाई गंभीर था। यदि झाओ हाई वास्तव में उनसे निपटना चाहता तो वह उन्हें यहां नहीं फंसाता। वह पत्थर के गोले से सीधे हमला करवा सकता था। नाइट रुका और झाओ हाई को प्रणाम किया। हमने श्रीमान को ठेस पहुंचाई है, कृपया मुझे क्षमा करें। इस बार यह गलतफहमी थी, गलत रिपोर्ट दी गई होगी। हमें क्षमा कर दीजिए। झाओ हाई ने हेड नाइट की ओर देखा। अच्छा है, चूंकि आपने ऐसा कहा है तो मैं आपको अधिक समय तक रोककर नहीं रखूंगा। मैं बस फिर से परेशान नहीं होना चाहता। आप जा सकते हैं। फिर उसने अपना हाथ पत्थर के गोले मंत्रमुग्ध करने वाले की तरह लहराया और उग्र चक्र गायब हो गया। झाओ हाई को अपने मंत्रों को पुनः प्राप्त करते हुए देखकर प्रमुख शूरवीर राहत की सांस ले सकता था। उन्होंने झाओ हाई को प्रणाम किया और कहा, मैं श्रीमान को धन्यवाद देता हूं, मैं और बाकी लोग अब खुद को माफ कर देंगे। उन्होंने दूसरों को पीछे हटने का संकेत देते हुए कहा। झाओ हाई इन शूरवीरों को भारी सजा नहीं देना चाहता था। वह स्पष्ट था कि वह वर्तमान में रोसेन साम्राज्य के अंदर था और उनकी स्थिति एक्सू साम्राज्य के नागरिकों की थी। यदि उनका शूरवीरों के साथ गहरा संघर्ष होता तो उन्हें डर होता कि रोसेन साम्राज्य उन्हें हल्के में नहीं छोड़ेगा। वह ये भी जानता था कि दूसरा पक्ष केवल होटल के लिए परेशानी पैदा करने आया है, उसके लिए नहीं। स्वाभाविक रूप से दूसरा पक्ष भी एक दुर्जय जादूगर को नाराज नहीं करना चाहेगा। पीछे हटती घुड़सवार सेना को देखकर होटल मैनेजर तुरंत झाओ हाई के पास गया और झुककर बोला, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। श्रीमान के आराम में खलल डालना हमारी गलती थी, कृपया श्रीमान के कमरे का भुगतान हमारे लिए क्षमा प्रार्थी है। झाओ हाई ने फीकी मुस्कान दिखाई और कहा, प्रबंधक को बहुत विनम्र होने की जरूरत नहीं है। मेरे और आपके शैली होटल के बीच थोड़ी दोस्ती कही जा सकती है। सार्टे सिटी के मैनेजर इलिन के साथ मेरा कुछ लेन देन था, इसलिए हम कह सकते हैं कि होटल से मेरे कुछ संबंध हैं। झाओ हाई को सुनकर प्रबंधक मदद नहीं कर सका, लेकिन घूरता रहा जैसे कि उसे कुछ याद हो। उन्होंने तुरंत अपनी खुशी व्यक्त की और कहा, तो आप मिस्टर वेल्स थे, मैंने मिस्टर के साथ बहुत अभद्र व्यवहार किया था, कृपया मुझे माफ कर दें। फिर उन्होंने झाओ हाई को वापस होटल में आमंत्रित किया। झाओ हाई के भोजन करने के बाद उसे प्रबंधक के कार्यालय में आमंत्रित किया गया और वह बैठ गया। बैठने पर मैनेजर ने तुरंत कहा, मिस्टर वेल्स, मुझे अपना परिचय देने दीजिए। मेरा नाम फुइन है, मैं 100 बैटल्स फोर्ट्रेस के शैली होटल का मैनेजर हूँ। कुछ दिन पहले मुझे वास्तव में इलिन से एक संदेश मिला था जिसमें कहा गया था कि हमने मिस्टर वेल्स के साथ सहयोग किया है। लेकिन चूंकि इस समय मेरी शाखा में बहुत सारी चीजें चल रही थी, इसलिए मैं श्रीमान पर ध्यान नहीं दे सका। मैं श्रीमान से मुझे क्षमा करने के लिए कहता हूँ। झाओ हाई ने हल्की मुस्कान दिखाई और कहा, प्रबंधक फुइन को बहुत विनम्र नहीं होना चाहिए। मेरा इरादा सिर्फ यहाँ से गुजरने का है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैनेजर को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। फुइन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चाहे कुछ भी हो, हम असभ्य थे। इलिन के संदेश के साथ उन्होंने हमें श्रीमान पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि जब तक श्रीमान हमारे होटल में रहेंगे उन्हें भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। मैं हाल ही में बहुत व्यस्त था, इसलिए मुझे श्रीमान के आगमन का ध्यान नहीं आया। एक तरह से मुझे उन शूरवीरों को धन्यवाद देना था, अन्यथा मुझे पता नहीं चलता कि श्रीमान आ गए हैं। हे, अगर मुझे पता नहीं होता तो मिस्टर के पैसे मांगने के लिए इलिन मुझे कभी माफ नहीं करता। वह निश्चित रूप से मुझे जाने नहीं देगा। झाओ हाई ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रबंधक बहुत दयालु है। हम कल तुरंत कार्सन सिटी जा रहे हैं, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। फुइन ने झाओ हाई से बात करते समय क्षमाप्रार्थी चेहरा दिखाया। मिस्टर वेल्स, मुझे डर है कि इस बार आपकी यात्रा थोड़ी परेशानी भरी होगी। साम्राज्य के अंदर एक मजबूत शक्ति हमारे साथ परेशानी की ताक में थी। इस बार श्रीमान ने उन शूरवीरों को नाराज कर दिया ताकि वे जवाबी कार्रवाई कर सकें। जो व्यक्ति हमसे छुटकारा पाना चाहता था, उसकी रोसेन साम्राज्य के अंदर बहुत ऊंची प्रतिष्ठा है। मुझे डर है कि वह मिस्टर को हल्के में नहीं लेगा, इसलिए वह अक्सर मिस्टर को परेशान कर सकता है। मैं श्रीमान से हमें क्षमा करने के लिए कहता हूँ। झाओ हाई मंद मंद मुस्कुराए। आप ग्रैंड ड्यूक लायनहॉर्ट के बारे में बात कर रहे हैं ना? निश्चिंत रहें, हमने पहले ही खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लिया है। हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। मैनेजर फुइन को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है मैनेजर, मुझे वापस जाकर आराम करना होगा, हमें अभी भी कल निकलना है। फिर वह खड़ा हुआ और फुइन को चिंता न करने का आश्वासन देकर चला गया। फुइन ने नहीं सोचा था कि झाओ हाई को पता चलेगा कि होटल को परेशान करने वाला व्यक्ति ग्रैंड ड्यूक लायनहॉर्ट था। फुइन ने झाओ हाई की क्षमताओं की गहराई को महसूस किया। फुइन को पता था कि झाओ हाई ने पहले कभी रोसेन साम्राज्य का दौरा नहीं किया था। वह एक दिन से भी कम समय के लिए 100 बैटल्स फोर्ट्रेस पहुंचे और तुरंत जान गए कि ग्रैंड ड्यूक लायनहॉर्ट होटल का प्रतिद्वंद्वी था। क्या रोसेन साम्राज्य के अंदर उनकी अपनी सूचना एजेंसी थी? फुइन ने सोचा कि परिवार को इस बारे में सूचित करने की जरूरत है। वेल्स के संबंध में उनकी पिछली जानकारी में काफी कमी थी। झाओ हाई की उत्पत्ति एक रहस्य थी, लेकिन उन्हें यकीन था कि उसके और परसेल परिवार के बीच किसी प्रकार का संबंध था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि यह पूरी तरह से वैसा नहीं है जैसा कि यह था। कम से कम परसेल डची के हथियार रोसेन साम्राज्य तक पहुंचने में सक्षम नहीं होने चाहिए। दरअसल झाओ हाई ने जानबूझकर फुइन से ग्रैंड ड्यूक लायनहॉर्ट का जिक्र किया था।
वह फुइन को ये सोचना चाहता था कि वह हर चीज के बारे में अनभिज्ञ नहीं है, जिससे फुइन के दिमाग में उसकी छवि थोड़ी धुंधली हो गई है। यह एक सरल युक्ति है। कभी कभी लोग कम बोलते हैं, लेकिन कभी कभी अधिक बोलने से भी वही परिणाम प्राप्त हो सकता है। जैसा कि झाओ हाई ने किया था, केवल यह उल्लेख करके कि वह ग्रैंड ड्यूक लायनहॉर्ट के बारे में जानता था, उसने फुइन को उसकी उत्पत्ति के बारे में और भी अधिक आश्चर्यचकित कर दिया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि अगली बार जब वह और शैली होटल व्यवसाय करें तो उन्हें कम ना आंका जाए। जब वह अपने कमरे में लौटा तो झाओ हाई की मुलाकात उदास लौरा से हुई। भाई हाई, हालांकि हमने घुड़सवार सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन यह संभव है कि वे हमें हल्के से नहीं जाने देंगे। हमें किसी भी स्थिति में उचित तैयारी करने की आवश्यकता है। झाओ हाई ने फीकी मुस्कान दिखाई और कहा, निश्चित रूप से वे इसे ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। भले ही घुड़सवार सेना हमारे साथ ठीक हो, ग्रैंड ड्यूक नहीं होगा, खासकर तब जब बहुत से लोगों ने शैली फैमिली के साथ मेरे व्यवसाय के बारे में मेरे और फुइन के बीच की बातचीत को सुना हो। जब ग्रैंड ड्यूक इस बारे में सुनेगा तो वह निश्चित रूप से शांत नहीं बैठेगा। लेकिन जब तक वह हमसे निपटने के लिए आधिकारिक तरीकों का इस्तेमाल नहीं करता, मैं उससे नहीं डरता। लौरा ने भौहें सिकोड़ना जारी रखा, आपने भी जानबूझकर फुइन को यह तथ्य बताया कि हम शैली परिवार के समान पक्ष में हैं। हालांकि लायनहॉर्ट का हमें परेशान करने का शुरुआती इरादा नहीं था, लेकिन अब उसे वास्तव में ऐसा करना पड़ा, जिससे हमें शैली परिवार के साथ पूरी तरह से जुड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। झाओ हाई ने मुस्कुराते हुए कहा, वास्तव में यह कोई बुरी बात नहीं है, हमें वैसे भी ग्रैंड ड्यूक से दोस्ती करने की जरूरत नहीं थी। इसके अलावा जिस तरीके से वह काम करता है वह बेहद दबंग था, मैं उसके साथ काम नहीं करना चाहता। हालांकि शैली परिवार थोड़ा गणनात्मक है, अपेक्षाकृत रूप से कहें तो उनका व्यवसाय करने का तरीका काफी विनम्र है। उनके साथ काम करके हमें घाटा नहीं होगा। मैंने जानबूझकर परिवार के साथ हमारे संबंध का खुलासा किया ताकि जब ग्रैंड ड्यूक हमारे साथ व्यवहार करने का फैसला करे तो परिवार को बेचैनी महसूस हो। इससे उनके साथ हमारे रिश्ते और भी करीब आ सकते हैं। जब लौरा ने झाओ हाई के इरादों को सुना तो उसे राहत मिली, लेकिन वह फिर भी चिंता किए बिना नहीं रह सकी। लेकिन क्या रोसेन साम्राज्य में प्रवेश करते ही लायनहॉर्ट को नाराज करना वास्तव में अच्छा है? यदि शैली परिवार ग्रैंड ड्यूक के खिलाफ लड़ाई हार जाता है तो क्या होगा? झाओ हाई ने जवाब देते हुए मंद मंद मुस्कुराया, अभी हम जुआ खेल रहे हैं कि शैली फैमिली जीतेगी। यदि उन्होंने ऐसा किया तो उनके साथ हमारा सहयोग और आगे बढ़ेगा। और अगर वे हार जाते हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यह मत भूलिए कि हम स्काई वाटर सिटी की ओर जा रहे हैं। हम लीग के साथी सदस्यों के रूप में कैल्सी परिवार के साथ अपने संबंधों पर भरोसा कर सकते हैं। और बेल के परिचय के साथ कैल्सी परिवार निश्चित रूप से संघर्ष में बिचौलियों के रूप में कार्य करेगा। मुझे नहीं लगता कि ग्रैंड ड्यूक सिर्फ हमारे लिए अपनी सीमा लांघेगा। लौरा ने देखा कि झाओ हाई ने पहले ही इस बारे में सोच लिया था। उसने सिर हिलाया और कहा, रुयेन के बारे में क्या? यदि ग्रैंड ड्यूक हमसे निपट नहीं सका तो क्या वह रुयेन के लिए परेशानी पैदा नहीं करेगा? झाओ हाई ने सिर हिलाया, यह संभव है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रुयेन परसेल डची की राजकुमारी है। और इस बार वह पढ़ने आई थी। मैंने सुना है कि रोसेन एम्पायर का संस्थान देश के अंदर एक उच्च स्थान रखता है। मुझे लगता है कि रुयेन ठीक रहेगा। लौरा ने सिर हिलाया। भले ही वह रुयेन को पसंद नहीं करती थी, फिर भी उसे इवान पर विचार करने की जरूरत है। इस प्रकार वे रुयेन की भलाई को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हालांकि झाओ हाई ने अपनी अटकलें बता दी हैं, लौरा अभी भी चिंतित थी, क्या होगा अगर वे संस्थान के अंदर परेशानी पैदा करेंगे? वह अभी भी एक युवा महिला है जो अपने परिवेश से अपरिचित है और उसे मदद की जरूरत है। मुझे डर है कि जब वह चाहेगी तो उसे मदद नहीं मिल पाएगी। अगर उसे कुछ हो गया तो हम ग्रैंड ड्यूक इवान का सामना नहीं कर पाएंगे। झाओ हाई ने आह भरते हुए कहा, हम वास्तव में उसकी मदद नहीं कर सकते। दरअसल अंकल इवान ने उसकी यात्रा बहुत दूर कर दी क्योंकि वह उसमें स्वतंत्रता की भावना विकसित करना चाहते थे। अगर हर कोई उसकी मदद करने वाला होता तो अंकल इवान का उद्देश्य विफल हो जाता। लौरा एक पल के लिए देखती रही, वह वास्तव में इस बारे में भूल गई थी। उसने सहमति में सिर हिलाया। ग्रैंड ड्यूक वास्तव में रुयेन को केवल खुद पर भरोसा करते हुए व्यायाम कराने का इरादा रखती है। यदि वे जाते हैं और उसकी हर जरूरत में मदद करते हैं तो कासा सिटी या कार्सन सिटी में उसके होने में कोई अंतर नहीं है। उस रात झाओ हाई का वातावरण बहुत शांत था। घुड़सवार सेना को उनसे कोई अधिक परेशानी नहीं हुई, लेकिन अब 100 बैटल्स किले के अंदर के प्रत्येक व्यापारी ने कम से कम झाओ हाई का नाम सुना है। जब वे लाइफलाइन कैनियन के अंदर थे तो उन्हें पहले से ही पता था कि झाओ हाई 7वीं रैंक का अग्नि तत्व जादूगर था, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा कि झाओ हाई की असली ताकत उससे कहीं अधिक थी। ये व्यापारी झाओ हाई के प्रति और अधिक उत्सुक हो गए। उनके पास बल भी था और बुद्धि भी। इन सभी चर्चाओं ने झाओ हाई को अंधेरे में जुगनू के समान, लेकिन उससे भी अधिक चमकदार बना दिया। अन्य बड़ी ताकतों ने भी इन लोगों पर ध्यान देना शुरू कर दिया जिनके बारे में उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। इन बड़ी ताकतों को पता था कि उनके पास झाओ हाई को अपनी तरफ खींचने का कोई मौका नहीं है, लेकिन फिर भी वे उसके बारे में जानना चाहते थे, ताकि यदि भविष्य में संयोग से उनका उसके साथ झगड़ा हो जाए तो उनके पास उससे निपटने के बारे में कुछ विचार हो सकें। झाओ हाई को नहीं पता था कि ये ताकतें पहले से ही उस पर ध्यान देना शुरू कर चुकी हैं। उसने सोचा कि वह इतने बड़े ध्यान का हकदार नहीं है। अगली सुबह समूह ने अपना नाश्ता किया और फुइन की विदाई के तहत 100 बैटल्स फोर्ट्रेस को छोड़ दिया और कार्सन सिटी की दिशा में आगे बढ़े। रुयेन ने सड़क पर रहते हुए भी अपनी कम प्रोफाइल बनाए रखी। अब झाओ हाई को इस बात की चिंता नहीं थी कि वह क्या करेगी। वैसे भी जब तक वे उसे कार्सन सिटी तक ले जाने का प्रबंधन करते हैं उनका कार्य समाप्त हो चुका होगा। रोसेन साम्राज्य का क्षेत्र बहुत बड़ा था और उनकी जनसंख्या भी कम नहीं थी, इसलिए झाओ हाई के समूह को रात में रुकने के लिए जगह ढूंढने में कोई चिंता नहीं थी। शू ने पहले साम्राज्य में समय बिताया था, इसलिए झाओ हाई ने उसे आगे बढ़ाया। उन्होंने जल्दबाजी नहीं की, बल्कि रोसेन साम्राज्य की स्थिति को बेहतर ढंग से समझने के लिए वे धीरे धीरे आगे बढ़े। वहीं झाओ हाई भी 100 बैटल्स फोर्ट्रेस छोड़ने के बाद से ही काफी सतर्क थे। वे उन घुड़सवारों को अपमानित करने में कामयाब रहे, इसलिए उन्हें केवल झाओ हाई के समूह को जाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, खासकर ग्रैंड ड्यूक लायनहॉर्ट को, जो उन घुड़सवारों के पीछे था। भले ही झाओ हाई ग्रैंड ड्यूक लायनहॉर्ट से नहीं मिले थे, लेकिन उन्हें ग्रैंड ड्यूक द्वारा आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले दबंग तरीकों के बारे में पता था। ऐसा दबंग व्यक्ति अवज्ञाकारी अधीनस्थों को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। झाओ हाई की तो बात ही छोड़िए जिसने उसके चेहरे पर तमाचा मारा था। इसके अलावा फुइन और झाओ हाई अपने सौहार्दपूर्ण संबंधों को दिखाते हुए लंबे समय के दोस्त की तरह लग रहे हैं। लायनहॉर्ट निश्चित रूप से यह मान लेगा कि झाओ हाई शैली फैमिली का दोस्त है, जो विशेष रूप से शैली होटल की मदद कर रहा है। इन तथ्यों को देखते हुए ये निश्चित तथ्य था कि ग्रैंड ड्यूक निश्चित रूप से इनसे निपटने के तरीके खोज लेंगे। 100 बैटल्स फोर्ट्रेस छोड़ने के बाद झाओ हाई को लगा कि माहौल बिल्कुल ठीक नहीं है।
100 बैटल्स फोर्ट्रेस से कार्सन सिटी तक की सड़क इस समय बहुत व्यस्त होनी चाहिए, लेकिन इसके बजाय वे एक भी व्यक्ति को नहीं देख सके। ये दृश्य ब्लैक वेस्टलैंड्स जैसा दिखता था। झाओ हाई को पता था कि ऐसे लोग थे जो उनका सामना करना चाहते थे। उसने यह नहीं सोचा था कि वे उससे निपटने के लिए पूरी सड़क खाली करने तक पहुंच जाएंगे। जब तक कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से मूर्ख नहीं होता, ये बिल्कुल स्पष्ट होगा कि वे लोग ऐसा क्यों करेंगे। झाओ हाई ने स्थिति को देखा और तुरंत लॉरा और अन्य लोगों को अंतरिक्ष में प्रवेश कराया। उसी समय उन्होंने ब्लॉकहेड को स्टैंड बाय पर रखा। उन्होंने किसी को रुयेन को स्थिति के बारे में सूचित करने के लिए भी कहा। रुयेन का समूह बहुत गंभीर हो गया। उन्हें पता था कि झाओ हाई की तुलना में उनकी ताकत कम है। 100 बैटल्स किला छोड़ने के 2 घंटे बाद भी उन पर कोई हमला नहीं हुआ। न केवल उन पर कोई हमला नहीं हुआ, बल्कि वे एक भी व्यक्ति से नहीं मिले। इस स्थिति ने समूह पर बहुत दबाव डाला। वे तनाव में थे क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि दुश्मन कब हमला कर देगा। वे अभी भी कोलान पर्वत श्रृंखला से बहुत दूर नहीं है, इसलिए यह क्षेत्र अभी भी बहुत पहाड़ी था। अक्सर सड़क के दोनों ओर 2 पहाड़ियां होती। हालांकि पहाड़ियां इतनी ऊंची नहीं थी, लेकिन पहाड़ियों पर हमेशा मौजूद रहने वाले पेड़ ऊंचे और हरे भरे थे, जो किसी हमले की प्रतीक्षा करने के लिए पर्याप्त क्षेत्र था। समूह में से रुयेन के गार्ड सबसे अधिक तनाव में थे, जबकि झाओ हाई का प्रदर्शन बेहतर था। वह मॉनिटर पर टकटकी लगाए हुए अपनी गाड़ी के अंदर बैठ गया। यदि आसपास कोई घात हो तो उसे इसका पता लगाने में सक्षम होना चाहिए। अगले 2 घंटों के बाद भी उसे मॉनिटर पर एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। इससे झाओ हाई भ्रमित हो गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दूसरे पक्ष में इतना धैर्य होगा। 2 घंटे से अधिक समय के बाद भी वे अपने हाथ रखने में कामयाब रहे। लेकिन इसी समय मॉनिटर पर अचानक हरे धब्बे दिखने लगे। हरे धब्बे बहुत घने थे और ऐसा लगता था जैसे उनमें हजारों लोग हों। इन्हें सड़क के दोनों ओर पहाड़ियों पर रखा गया था। झाओ हाई ने मॉनिटर को करीब खींचने से पहले एक पल के लिए देखा। उन्होंने देखा कि दूसरी पार्टी मैजिक बीस्ट हैवी कैवेलरी यूनिट थी। वे पूरे शरीर पर कवच पहनते थे, अपनी पीठ पर एक ढाल रखते थे, उनके म्यान पर उनकी बड़ी तलवारें और साथ ही उनके भाले थे। वे पहाड़ियों के किनारे ढलानों पर तैनात थे। ऐसा लग रहा था कि वे कुछ दूरी पर अपने थके हुए शिकार के आने का इंतजार कर रहे थे। पहाड़ी पर शूरवीरों ने खुद को छिपाने की जहमत नहीं उठाई। वे बस अपने चमकते कवच के साथ वहां खड़े थे ताकि झाओ हाई उन्हें आसानी से देख सके। ऐसा लग रहा था कि वे सीधे तौर पर झाओ हाई के समूह पर हमला करना चाहते हैं। स्थिति को देखते हुए झाओ हाई ने तुरंत अपनी भूतिया छड़ी एक खूनी बाज को दे दी और उसे आकाश में उड़ा दिया। वह ये सुनिश्चित करना चाहता था कि कोई अन्य सैनिक घात लगाकर न बैठा हो। यदि कोई नहीं होता तो वह सुरक्षित रूप से अपना जवाबी हमला तैयार कर सकता था। बाज ने उनके स्थान के चारों ओर एक बड़े घेरे में उड़ान भरी और किसी अन्य घात को नहीं, केवल इन घुड़सवारों को देखा। ऐसा लगता है जैसे उन्हें अत्यधिक विश्वास था कि वे झाओ हाई को मार सकते हैं, इसलिए उन्होंने कोई अन्य घात तैयार नहीं किया। इस निर्णय से झाओ हाई को मदद मिली क्योंकि उसे कोई अन्य जटिल योजना बनाने की आवश्यकता नहीं थी। वह अपनी खुद की फाइटिंग बुल मरे हुए घुड़सवार सेना को सामने लाना चाहता था। उन्हें प्राप्त उन्नयन के साथ उन्हें पूरे महाद्वीप में मैजिक बीस्ट घुड़सवार सेना का सबसे विशिष्ट प्रकार माना जा सकता है। महाद्वीप के लोग हमेशा से जानते थे कि बीस्टमैन कैवेलरी सबसे मजबूत घुड़सवार सेना थी। हालांकि झाओ हाई को यकीन था कि उसकी मरे हुए घुड़सवार सेना वास्तविक बीस्टमैन घुड़सवार सेना से बेहतर थी, फिर भी वह ये देखना चाहता था कि वास्तविक घुड़सवार सेना की लड़ाई में उनका प्रदर्शन कैसा होता है। इस समय शू ने दूसरे पक्ष को भी देखा, इसलिए उसने गाड़ी रोक दी। रुयेन की गाड़ी भी रुक गई, लेकिन उसके रक्षक दुश्मन घुड़सवार सेना को निराशा से देख रहे थे। ये रक्षक अनुभवी थे जिन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी थीं। अपनी आंखों से वे देख सकते थे कि पहाड़ियों पर घुड़सवार सेना की संख्या लगभग 5000 थी। 5000 घुड़सवारों के लिए उनसे निपटना बहुत बड़े सम्मान की बात थी, लेकिन इसका मतलब यह भी था कि उनके भागने की संभावना शून्य तक पहुंच गई थी। गार्डों की नजर में हालांकि झाओ हाई भयंकर था, वह केवल 7वीं रैंक का एक जादूगर था। यह विश्वास करना कि वह इन 5000 घुड़सवारों का सामना कर सकता है, एक मूर्खतापूर्ण कदम होगा। झाओ हाई अपनी गाड़ी से बाहर निकला और रुयेन की ओर देखा। वह थोड़ा झिझक रहा था क्योंकि जब वह उन्हें रिहा करेगा तो रुयेन अपने मरे हुओं को देख सकेगा। रुयेन को मरे हुए को देखने देना उसके रहस्य को उजागर करने के समान होगा। एक पल सोचने के बाद झाओ हाई ने शुए की ओर रुख किया और कहा, शुए, तुम रुयेन के गार्डों को रुयेन की रक्षा करने के लिए कहो। उनसे कहो कि जब तक वे गाड़ी के साथ रहें, चिंता न करें। झाओ हाई के निर्देशों को सुनकर शू समझ गया कि झाओ हाई क्या योजना बना रहा था। उसने सिर हिलाया और रुयेन के समूह को सूचित करने के लिए मुड़ा। रुयेन के समूह के पास कोई बेहतर विचार नहीं था क्योंकि दुश्मन बहुत मजबूत था, इसलिए उन्होंने तुरंत झाओ हाई के शब्दों का पालन किया। शू अभी समूह में शामिल हुआ था, इसलिए उसे झाओ हाई की मृत सेना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इससे वह झाओ हाई की योजना के बारे में पूरी तरह से अनभिज्ञ हो गया। इस समय ये देखकर कि रुयेन के समूह ने उनके आदेशों का पालन किया है, झाओ हाई ने तुरंत उन्हें अपनी अंधेरी धुंध से ढक दिया, जिससे वे बाहर क्या हो रहा है उसे देखने या सुनने में असमर्थ हो गए। शुन झाओ हाई को देखकर हैरान हो गया। उसे नहीं पता था कि झाओ हाई क्या करना चाहता है, लेकिन जब उसने शू, ब्लॉकहेड और रॉकहेड की प्रत्याशित अभिव्यक्तियों को देखा तो उसने कुछ नहीं कहा। उसने उत्सुकता से झाओ हाई की ओर देखा, सोच रहा था कि युवा मास्टर क्या करने का इरादा रखता है। झाओ हाई ने शुए के उत्साहित चेहरे को देखा, वह मंद मंद मुस्कुराया और कहा, शू, तुम किस लिए उत्साहित हो रहे हो? यह अभी भी शुरू नहीं हुआ था। शू ने मुस्कुराते हुए कहा, इतनी दूरी से घुड़सवार सेना की लड़ाई देखने में सक्षम होना बहुत रोमांचक है। युवा मास्टर, जल्दी करो, हमें उनसे शीघ्रता से निपटने की जरूरत है ताकि हम जल्द ही आगे बढ़ सकें। झाओ हाई हंसे, फिर वह दूसरी पार्टी की ओर मुड़े और बहुत जोर से बोले, आप सभी, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? अभी भी तैयार नहीं हैं, या आप दोपहर के भोजन का इंतजार कर रहे हैं? शू और ब्लॉकहेड हंसे। घुड़सवार सेना के शूरवीर क्रोधित थे। उन्होंने हमला नहीं किया क्योंकि झाओ हाई अपनी इष्टतम हमले की दूरी तक नहीं पहुंच पाया था। उनके दिमाग में चून की झाओ हाई किसी भी तरह से बच नहीं सकता था। तब तक इंतजार क्यों न किया जाए जब तक वह अपने सर्वश्रेष्ठ आक्रमण स्थल तक नहीं पहुंच जाता। जब तक झाओ हाई उनके आक्रमण क्षेत्र में प्रवेश करता है, वे उसे अपने हमले से कुचल देंगे और तुरंत किले में वापस चले जाएंगे। झाओ हाई ने जो कहा उसे सुनकर शूरवीर अब और इंतजार नहीं कर सके। उनके नेताओं ने जोर जोर से कई चीखें निकाली, फिर वे अपने भाले लहराने और अपने आक्रमण के लिए तैयार हो गए। झाओ हाई मंद मंद मुस्कुराए, उन्होंने अपना हाथ लहराया और 5000 मरे हुए फाइटिंग बुल घुड़सवार तुरंत उनके सामने आ गए। उन्हें साफ सुथरे वर्गाकार ढांचे में व्यवस्थित किया गया था, जिसमें कोई अनावश्यक हलचल और कोई आवाज नहीं थी। वे वहीं खड़े रहे और आसपास के वातावरण में मृत्यु की ऊर्जा बिखेरते रहे। जब शून ने फाइटिंग बुल कैवेलरी को देखा तो वह अवाक रह गया।
पहाड़ियों पर शूरवीर भी मृत घुड़सवार सेना को एकटक देखते रहे, उनके सिर झुके बिना नहीं रह सके। झाओ हाई ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप चार्ज नहीं करेंगे तो मैं ले लूंगा। उसने अपना हाथ हिलाया, फिर 5000 मरे हुए फाइटिंग बुल घुड़सवारों ने खुद को 2 वर्ग संरचनाओं में विभाजित करना शुरू कर दिया, सड़क के प्रत्येक तरफ प्रत्येक घुड़सवार सेना इकाई के लिए एक। झाओ हाई ने मरे हुए घुड़सवार सेना का नेतृत्व करने के लिए गठन प्रबंधन फंक्शन का उपयोग किया। दोनों वर्ग अव्यवस्था से रहित, सूक्ष्मता से बने थे। 2 व्यवस्थित चौकोर संरचनाओं को आगे बढ़ता देख पहाड़ियों पर शूरवीर एक कदम पीछे हटने से खुद को नहीं रोक सके। जब शॉन ने मरे हुए घुड़सवारों को देखा तो वह अवाक रह गया, लेकिन मरे हुए लोगों का नेतृत्व करने की झाओ हाई की क्षमता के बारे में वह और भी अवाक था। शुन कई वर्षों से भटक रहा था, उसका कई भाड़े के सैनिकों से भी संपर्क था। बड़े भाड़े के समूहों के पास उनके रोजगार के तहत एक घुड़सवार सेना इकाई होगी, और उनकी घुड़सवार सेना नियमित घुड़सवार सेना से अधिक खराब नहीं थी। किसी को पता होना चाहिए कि घुड़सवार सेना को प्रशिक्षण देना बहुत कठिन था। एक योग्य घुड़सवार इकाई को लगभग 2 साल के प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी, और यहां तक कि विशिष्ट घुड़सवार सेना को भी किसी हमले के दौरान अपनी संरचना बनाए रखने में परेशानी होगी। लोगों को ऐसा करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है, लेकिन जादुई जानवरों को ऐसा नहीं किया जा सकता। लेकिन झाओ हाई की चार्जिंग घुड़सवार सेना को अपने चार्ज के दौरान गठन में कोई परेशानी नहीं हुई। ये निश्चित रूप से मरे हुए लोगों का काम नहीं था, इसका परिणाम केवल झाओ हाई के मरे हुए लोगों के नियंत्रण पर हो सकता है। इतनी संख्या में मरे हुए लोगों को इतनी सटीकता से नियंत्रित करने में सक्षम होने के कारण शुन ने झाओ हाई की ताकत की एक नई समझ विकसित की थी। पहाड़ियों पर घुड़सवार सेना भी चौंक गई। उन्होंने देखा कि उन पर हमला करने वाली इकाई मरे नहीं थे, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वे सभी मरे हुए ज़ोंबी थे। वे अच्छी तरह से जानते थे कि ज़ोंबी मरे से निपटना अन्य मरे हुए प्राणियों की तुलना में कठिन था। वे इन्हें तैयार करने की कठिनाई भी जानते थे। वे अब समझ गए कि झाओ हाई बिल्कुल भी त्रितत्व वाला जादूगर नहीं था। वह एक क्वाड एलिमेंट जादूगर था और संभवतः डार्क एलिमेंट जादू में महारत हासिल कर चुका था। लेकिन उन्होंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उन्हें अब भी विश्वास था कि वे उन मरे हुओं को हराने में सक्षम होंगे। इसलिए नेताओं ने तुरंत अपनी पंक्तियां स्थिर कर लीं और मरे हुए फाइटिंग बुल घुड़सवार सेना की तरह भी अपना आक्रमण शुरू कर दिया। शुन ने चिंता के साथ मरे हुए घुड़सवार सेना को देखा। उनके दिमाग में झाओ हाई के लिए इन मरे हुओं को सावधानीपूर्वक नियंत्रित करना बहुत मुश्किल होगा, और मरे हुए का स्तर बहुत अधिक नहीं हो सकता था। इस स्थिति में ये 5000 मरे हुए घुड़सवार 5000 भारी बख्तरबंद घुड़सवारों के हमले को रोकने में सक्षम नहीं होंगे। एक भारी घुड़सवार सेना इकाई से निपटना अपने आप में एक बहुत ही कठिन इकाई थी, लेकिन उनके रखरखाव की लागत बहुत अधिक थी, इसलिए सामान्य सेनाएं उन्हें वहन नहीं कर सकती थी। पहाड़ियों पर घुड़सवार सेना भी नीचे की ओर बढ़ रही थी, जिससे उनकी शक्ति ऊपर की ओर चढ़ने की तुलना में भारी बढ़ गई थी। भारी घुड़सवार सेना का मानना था कि वे मुकाबला जीत लेंगे और दुश्मन को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। जब घुड़सवार सेना की 4 इकाइयां आपस में भिड़ी तो भारी घुड़सवार सेना को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इनमें से हर एक व्यक्ति भयानक रूप से भयंकर होगा। उनकी मारक शक्ति आश्चर्यजनक रूप से 7वें स्थान पर पहुंच गई। इस तथ्य को जोड़ते हुए कि वे चोट लगने या मरने से नहीं डरते थे, इन मरे हुओं से निपटना बहुत मुश्किल साबित हुआ। प्रभारी 3000 भारी घुड़सवार सेना को खत्म करने में कामयाब रहे, जिससे उनकी संख्या का आधे से अधिक का नुकसान हुआ। इन भारी घुड़सवार सैनिकों के लिए एक क्षति अकल्पनीय थी, लेकिन जिस बात ने उन्हें और अधिक उदास कर दिया वह ये थी कि उनके मरे हुए प्रतिद्वंद्वी बमुश्किल उतना ही खोने में कामयाब रहे जितना उन्होंने खोया था। हालांकि शूरवीरों के भाले मरे हुए लोगों के शरीर पर डाले गए थे, फिर भी वे काम कर सकते थे और इस तरह अपनी गदाएं इधर उधर लहराते रहते थे। जिस बात ने उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित किया वह ये थी कि भले ही मरे हुए लोगों के सिर तोड़ दिए गए थे, फिर भी वे ठीक होने में कामयाब रहे। उन्होंने तब तक नहीं सोचा था कि मरे हुए लोगों से लड़ना इतना कठिन था, जब तक कि वे आज असली मरे हुए लोगों से नहीं लड़े थे। इससे घुड़सवार सेना लगभग ध्वस्त हो गई, लेकिन वे अनुभवी सैनिक थे जिन्हें आसानी से हराया नहीं जा सकता। मरे हुए घुड़सवारों के साथ पदों का आदान प्रदान करने के बाद उन्होंने देखा कि वे झाओ हाई की गाड़ी से बहुत दूर नहीं थे। भारी घुड़सवार सेना के नेताओं ने तुरंत कुछ चीखें निकाली। उन्होंने अपना आक्रमण नहीं रोका और झाओ हाई की गाड़ी की ओर बढ़ते रहे। वे जानते थे कि जब तक झाओ हाई का सफाया हो जाएगा, ये मरे हुए लोग अपने आप गायब हो जाएंगे। हालांकि जैसे ही उन्होंने अपना कार्यभार फिर से शुरू किया, मरे हुओं का एक और समूह उनके सामने आ गया। ये समूह पिछले समूह के समान ही थे, 5000 फाइटिंग बुल घुड़सवार सेना। भारी घुड़सवार सैनिक तुरंत ढह गए। उन्होंने कल्पना नहीं की थी कि एक और मृत घुड़सवार सेना इकाई आएगी। जब उन्होंने इकाई को प्रकट होते देखा तो उन्होंने देखा कि उनका जीवन अत्यधिक खतरे में था, और इसी क्षण उनके पीछे मरे हुए घुड़सवारों का प्रारंभिक समूह घूम गया। अब वे पीछे और आगे दोनों तरफ से सैंडविच हो गए थे। झाओ हाई की ओर देखकर चकित होकर शुन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसने खुद को संभाला और फिर झाओ हाई से कहा, युवा मास्टर, आपके पास कितने मरे हुए हैं? आप इतने सारे मरे हुओं को नियंत्रित कर सकते हैं? झाओ हाई ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, आश्वस्त रहें, मैं उतना ही नियंत्रण कर सकता हूँ। और कितने? मैंने उनकी गिनती नहीं की, लेकिन जितना मैं सोचता हूँ मेरे पास शायद लगभग 7 लाख मरे हुए लोग होने चाहिए। शॉन ने झाओ हाई को देखा। हकलाते हुए उसने कहा, यंग मास्टर, यो दी, क्या आपने अभी 700,000 कहा? झाओ हाई ने कुछ नहीं बोला, लेकिन केवल एक फीकी मुस्कान दिखाई। शू ने शुन के कंधे को थपथपाया और कहा, शुन, बाद में जब तुम युवा मास्टर के पास खड़े होगे तो तुम्हें पता चलेगा कि युवा मास्टर के पास कई रहस्य हैं। ब्लॉकहेड और रॉकहेड हंसे। वे पहले से ही अंतरिक्ष की जादुई क्षमताओं के आदी थे। केवल शून, जो एक नया सदस्य था, आश्चर्यचकित हो जाएगा। इस समय दुश्मन की घुड़सवार सेना पहले ही समाप्त हो चुकी थी। हालांकि झाओ हाई के आदेश पर उनके घुड़सवारों को जीवित रखा गया था। इन भारी घुड़सवार सेना के पास बहुत सारे जादुई जानवर थे जो झाओ हाई के स्पेस रेंज के पास नहीं थे। ये घोड़े जैसे जादुई जानवर थे जो सबसे निचली श्रेणी के थे। भारी घुड़सवार इकाइयों के लिए केवल चौथी रैंक और उससे ऊपर की माउंटें उपयुक्त थी, क्योंकि उनके कवच बहुत भारी थे। लौ घोड़ों जैसे निचले रैंक के जानवर उनके वजन का समर्थन नहीं कर सकते थे, और यदि वे कर भी सकते थे तो उनमें लंबी दूरी की यात्रा करने का धैर्य नहीं था। तो भारी घुड़सवार सेना इकाइयां आमतौर पर जिन जादुई जानवरों का चयन करती हैं वे या तो चौथी या 5वीं रैंक के जादुई जानवर थे। और चूंकि घोड़े जैसे जादुई जानवर अधिकतर विनम्र होते थे, वे घुड़सवार बनने के लिए सबसे उपयुक्त थे। इसके अलावा उनकी वहन क्षमता भी काफी अधिक थी। भले ही ताकत में उनकी तुलना बैल जैसे जादुई जानवरों से नहीं की जा सकती थी, लेकिन उनका स्वभाव बहुत बेहतर था। इन गुणों ने इसे ऐसा बना दिया कि महाद्वीप की अधिकांश भारी घुड़सवार इकाइयां घोड़े जैसे जादुई जानवरों का उपयोग करेंगी।
झाओ हाई ने इन जादुई जानवरों को ले लिया, अपने रेंज को लेवल 9 में अपग्रेड कर लिया, जिससे झाओ हाई बहुत उत्साहित हो गया। अब उसे और अधिक जानवरों को खोजने की जरूरत है ताकि उसका रेंज 10 के स्तर तक पहुंच जाए। वह सोच रहा था कि उस स्तर तक पहुंचने के बाद रेंज में क्या बदलाव होंगे। फिर झाओ हाई ने 5000 भारी घुड़सवार सेना को मरे हुओं में बदल दिया और उन्हें अंतरिक्ष के अंदर संग्रहित कर दिया। युद्ध के मैदान को साफ करने के बाद झाओ हाई ने रुएन के काफिले के आसपास की काली धुंध को हटा दिया। रुएन अंधेरे धुंध के अंदर बहुत चिंतित थे, उन्होंने झाओ हाई को नाराज करने के डर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा वे ये भी जानते थे कि उनका भाग्य अब उसके साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। यदि झाओ हाई जीवित रहता है तो वे जीवित रहते हैं, यदि वह मर जाता है तो वे मर जाते हैं। वे बहुत डरे हुए थे कि वे रोसेन साम्राज्य के अंदर जीवित नहीं बच पाएंगे, इसलिए उन्होंने वहीं रुकना और इंतजार करना बेहतर समझा। अंधेरी धुंध के अंदर उन्हें लगा कि साल बीत गए हैं, हर मिनट बहुत लंबा हो गया है। झाओ हाई का कोहरा कोई सामान्य कोहरा नहीं था, यह न केवल दृष्टि को अवरुद्ध कर सकता था, ये ध्वनियों को भी अंदर प्रवेश करने से रोक सकता था। अब समूह पूरी तरह से अंधा और बाहर से बहरा था, इसने उन्हें और भी अधिक चिंतित कर दिया। जैसे ही रुएन पूरी तरह से अपना धैर्य खोने वाली थी, अंधेरा धुंध अचानक गायब हो गया। अब समूह फिर से बाहर देख सकता था। उनकी उम्मीदों से बिल्कुल परे झाओ हाई के काफिले के अलावा वहां कुछ भी नहीं था। जमीन पर खून की एक बूंद भी नजर नहीं आ रही थी। झाओ हाई सब कुछ समझाने के मूड में नहीं था, इसलिए उसने शु को सूचित किया कि वे आगे बढ़ सकते हैं। फिर वह अपनी गाड़ी में वापस गया और नेतृत्व किया। रुएन भ्रमित और संदेह से भरा होने के बावजूद पीछे चलने के अलावा कुछ नहीं कर सका। जब शाम हुई तो उन्होंने एक छोटे से शहर के अंदर आराम किया। झाओ हाई के समूह ने अपना रात्रिभोज किया और फिर अंतरिक्ष के अंदर विश्राम किया। दूसरी ओर रुएन को नींद नहीं आ रही थी, उसने हेडगार्ड जिल और गोंजा को अपने कमरे में बुलाया। अब जब उसे नींद नहीं आ रही थी तो उसने दोनों से बातचीत करने का फैसला किया। रुएन ने दोनों की ओर देखा और कहा, आज के मामले के बारे में आप क्या सोचते हैं? गोंजा और जिल ने एक दूसरे की ओर देखा। सबसे पहले जिल ने अपना मुंह खोला, महामहिम, मुझे लगता है कि धुंध के बाहर एक लड़ाई हुई थी। हालांकि जगह साफ कर दी गई थी, लेकिन खून की भारी गंध अभी भी मौजूद थी। अजीब बात यह है कि बाहर जादू के इस्तेमाल का कोई निशान नहीं था, बहुत अजीब है। गोंजा ने भी सिर हिलाया, वास्तव में बहुत अजीब है। इसके अलावा जिस जादू ने हमें कवर किया वह डार्क एलिमेंट जादू, डार्क मिस्ट होना चाहिए और उस पर एक उन्नत स्तर होना चाहिए। वेल्स अग्नि, वायु और पृथ्वी तत्व का जादूगर है, तो वह काला जादू कैसे कर सकता है? रुएन ने भौहें चढ़ा लीं और बड़बड़ाया, काला जादू, वेल्स, प्रेरी, इन तीनों का एक दूसरे से क्या लेना देना है? जिल का दिल उछल पड़ा, उसने रुएन की ओर देखा और कहा, महाराज, एक रिश्ता है। ये संभव है कि उनका एक दूसरे के साथ कोई संबंध हो। झाओ है। रुएन ठिठक गई, वह चौंक गई। वह जिल की ओर मुड़ी और बोली, आप स्टोनी माउंटेन के झाओ हाई के बारे में बात कर रहे हैं? मैंने सुना है कि वह एक काला जादूगर है और वह लोगों को मरे हुओं में बदलना पसंद करता है। जिल ने सिर हिलाया, सही है। इसके बारे में सोचें, महामहिम, वेल्स डार्क एलिमेंट जादू जानता है और प्रेरी से आने से पहले वह अच्छी तरह से ज्ञात नहीं था। प्रारंभ में मैंने सुना था कि जब झाओ हाई और लौरा वापस चले गए तो उन्होंने बहुत सी चीजें खरीदी जिनकी जानवरों को आवश्यकता हो सकती है, इसलिए वे व्यवसाय करने के लिए मैदानी इलाकों में गए होंगे। इसके अलावा हमारे संघर्ष के बाद ग्रैंड ड्यूक ने हवेली के अंदर उनका स्वागत किया और साथ ही उन्हें एक उपाधि भी दी। इससे पता चलता है कि ग्रैंड ड्यूक उसे पहले से ही जानता था। तो क्या इसकी संभावना नहीं होगी कि वेल्स वास्तव में झाओ हाई है? जब रुएन ने जिल की बातें सुनी तो उसका रंग तुरंत फीका पड़ गया। झाओ हाई की प्रतिष्ठा परसेल डची के अंदर काफी बदनाम थी। चूंकि वह भी डची के अंदर रहती है, रुएन को पता था कि झाओ हाई ने कम से कम 1000 लोगों को मार डाला था और उन्हें मरे हुए लोगों में बदल दिया था। वह डरे बिना नहीं रह सकी। रुएन को अचानक झाओ हाई की तरफ की काफी लंबी महिला के बारे में याद आया जो उसे हमेशा एक परिचित एहसास देती थी। इस तथ्य को जोड़ते हुए कि झाओ हाई ने अपने पक्ष की महिलाओं के साथ अन्य अभिजात वर्ग की तुलना में काफी अलग व्यवहार किया, रुएन लगभग निश्चित था कि लंबी नौकरानी लौरा थी। रुएन उठ खड़ा हुआ और इधर उधर चलते हुए बड़बड़ाया, तो यह वे ही निकले। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे 5000 भारी घुड़सवार सेना से नहीं डरते थे। ये झाओ हाई बहुत अत्याचारी है, पिता क्यों चाहेंगे कि मैं उनके साथ यात्रा करूं? जिल ने रुएन की ओर देखा और कहा, महामहिम, मुझे लगता है कि ग्रैंड ड्यूक को पता था कि झाओ है व्यवसाय के लिए रोसेन एम्पायर में जाना चाहता है, इसलिए उसने उससे रास्ते में हमारा ख्याल रखने के लिए कहा। महामहिम को चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। झाओ हाई के बारे में जिल और रुएन के विचार काफी अलग थे। रुएन के विपरीत जिल उससे डरती नहीं थी, ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने सुना था कि झाओ हाई किसी को भी अंधाधुंध नहीं मार देगा। जिन लोगों की उसने हत्या की वे केवल वही थे जो उसे मारना चाहते थे। और जब परसेल डची को भोजन की कमी का अनुभव हुआ तो उन्होंने उन्हें सहायता प्रदान की। ऐसे व्यक्ति के बुरे इंसान होने की संभावना नहीं थी। वह ये भी जानता था कि रुएन क्यों डर रहा था। रुएन ने पहले झाओ हाई को कोई छोटी परेशानी नहीं पहुंचाई थी और उसे डर था कि दूसरी पार्टी उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगी। जिल चिंतित नहीं थी। झाओ हाई ने ग्रैंड ड्यूक इवांस के चेहरे का सम्मान किया, इसलिए कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर रुएन उसे फिर से नाराज कर दे तो कहना मुश्किल होगा। डार्क मैजिस बेहद मूडी थे, जो रुएन के झाओ हाई को नाराज करने के मौजूदा डर को स्पष्ट करता है। रुएन ने अपने कदम रोके और कहा, ऐसा लगता है कि पिताजी सचमुच चाहते थे कि मैं इस शैतान के साथ यात्रा करूं। वह क्या सोच रहे थे? हमें यथाशीघ्र कार्सन सिटी पहुंचना होगा, मैं मरा हुआ नहीं बनना चाहता। तुम आराम करो, कल हमें जल्दी चलना होगा। जिल और गोंजा ने बात मानी, फिर जाने के लिए मुड़े। सुबह होने तक रुएन बिना नींद के लेटा रहा। सच कहूं तो वह झाओ हाई से बिल्कुल डरी हुई थी। हालांकि वह परसेल डची के अंदर की सभी अफवाहों पर विश्वास नहीं करती थी, लेकिन वह जानती थी कि यह संभव है कि परिवार एक बार झाओ हाई से निपटना चाहता था। उस समय यह उनके दादा थे जिनके पास अभी भी सत्ता थी और वह झाओ हाई के मामलों के बारे में स्पष्ट थी। वह जानती थी कि जो भी झाओ हाई को पार करेगा वह जीवित वापस नहीं आएगा। वह जानती थी कि झाओ हाई अपने दुश्मनों से कैसे निपटता है। जैसा कि जिल ने सोचा था, रुएन झाओ हाई के प्रतिशोध से डर गया था। वह जानती थी कि उसने पहले झाओ हाई के लिए काफी परेशानी खड़ी की थी। मूल रूप से रुएन झाओ हाई से निपटने के लिए कार्सन सिटी पहुंचने तक इंतजार करना चाहती थी। वह मूर्ख नहीं थी, वह जानती थी कि वह पहली बार बाहर गई थी, इसलिए उसने झाओ हाई के साथ सहयोग करने का फैसला किया। लेकिन अब यह अलग था। अब जब वह जानती थी कि यह मिस्टर वेल्स वास्तव में कौन था, तो उसने तुरंत बाहर जाने का फैसला किया। रुएन ने झाओ हाई की पहचान उजागर करने के बारे में नहीं सोचा। यह हक्सू साम्राज्य के अंदर उपयोगी हो सकता है, क्योंकि वह जानती थी कि झाओ हाई पीछे हट गया क्योंकि उसने दक्षिणी राजा को नाराज कर दिया था।
लेकिन वे वर्तमान में रोसेन साम्राज्य के अंदर थे। भले ही दक्षिणी राजा की एक्सू साम्राज्य के अंदर अच्छी पकड़ थी, वह रोसेन साम्राज्य के अंदर अपनी चाल नहीं चल पाएंगे। यदि वह अब झाओ हाई की पहचान उजागर करती है तो न केवल ये बेकार होगा, बल्कि यह झाओ हाई को उससे निपटने के लिए भी प्रेरित करेगा। आज जो कुछ हुआ उसके बारे में झाओ हाई को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। हालांकि उन्होंने 5000 बख्तरबंद घुड़सवार सेना को खत्म कर दिया था, ऐसे दृश्य उसके लिए पहले से ही काफी परिचित थे। इससे लायनहॉर्ट का परिवार बदला लेना चाह सकता है, लेकिन वे लायनहॉर्ट से नहीं डरते थे। आखिरकार 5000 घुड़सवारों के खत्म होने के बाद पीछे कोई शव नहीं बचा था। झाओ हाई का मानना था कि दूसरा पक्ष उनसे निपटने के लिए आधिकारिक साधनों का उपयोग नहीं कर सकता। इस प्रकार झाओ हाई चिंतित नहीं थे। अगली सुबह नाश्ता करने के बाद झाओ हाई का काफिला आगे बढ़ने लगा। आज का दिन कल से बहुत अलग था। सड़क पहले की तरह खाली नहीं थी। वे वास्तव में अन्य लोगों को वहां से गुजरते हुए देख सकते थे। इससे उन्हें राहत महसूस हुई। जबकि झाओ हाई का समूह शांत था, 100 बैटल्स फोर्ट्रेस शांत नहीं था। हालांकि 100 बैटल्स किला लायनहॉर्ट के नियंत्रण में नहीं था। विशाल क्षमता वाले एक कुलीन व्यक्ति के रूप में उसकी स्थिति के कारण किले के अंदर के लोग उसकी मदद करने और शैली होटल के अंदर के लोगों से निपटने के लिए बहुत इच्छुक होंगे। इसके अलावा ग्रैंड ड्यूक लायनहॉर्ट उन लोगों के प्रति कंजूस नहीं थे जिन्होंने उनकी मदद की। 100 बैटल्स फोर्ट्रेस के अंदर गैरिसन सैनिकों के लिए ग्रैंड ड्यूक की मदद करना उन पर एहसान जताने के समान था। ऐसी स्थिति में गैरिसन को शैली होटल के साथ खिलवाड़ करने के विभिन्न कारण मिलेंगे। हालांकि उन्हें इस बार 7वीं रैंक के त्रितत्व वाले जादूगर को नाराज करने की उम्मीद नहीं थी। ये कोई छोटी बात नहीं थी। लेकिन बाद में उन्होंने सुना कि झाओ हाई शैली होटल के कर्मचारियों से बहुत परिचित लग रहा था, जिससे गैरिसन क्रोधित हो गया। जैसा कि झाओ हाई ने अनुमान लगाया था, गैरिसन सैनिकों ने सोचा कि झाओ हाई को होटल द्वारा विशेष रूप से उनके चेहरे पर थप्पड़ मारने के लिए आमंत्रित किया गया था। आगे की पूछताछ के बाद उन्हें पता चला कि झाओ हाई कल 100 बैटल्स फोर्ट्रेस छोड़ रहे हैं और कार्सन सिटी की ओर जाएंगे। इसलिए सैनिकों ने बीच में ही झाओ हाई पर हमला करने का फैसला किया। हालांकि शाम हो चुकी थी और घुड़सवार सेना अभी भी वापस नहीं लौटी। जब उन्होंने कुछ स्काउट्स को जांच के लिए भेजा तो उन्होंने देखा कि भले ही वे कुछ ट्रैक देख सकते थे, घुड़सवार सेना अचानक गायब हो गई थी। 5000 भारी घुड़सवार सेना कोई छोटी संख्या नहीं थी। यहां तक कि 100 बैटल्स फोर्ट्रेस के गैरिसन लॉर्ड के पास भी युद्ध के दौरान 5000 घुड़सवारों को स्थानांतरित करने का अधिकार नहीं था। लेकिन इस बार वास्तव में एक इकाई गायब हो गई। यह एक आपदा थी। किले के अंदर मौजूद गैरिसन सैनिक घबरा गए। 5000 सैनिकों का किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरण संभव होगा, लेकिन ये कौन सी जगह थी? ये 100 बैटल्स किला था, जो अक्सू साम्राज्य के खिलाफ साम्राज्य की अग्रिम पंक्ति थी। रोसेन साम्राज्य ने पहले ही आदेश दे दिया था कि अगर किसी ने 10 सैनिकों को भी इस किले के बाहर स्थानांतरित करने की हिम्मत की तो उनका सिर काट दिया जाएगा। यदि 10 सैनिकों को स्थानांतरित करने पर आपका सिर काट दिया गया, तो यदि आप 5000 घुड़सवारों को गायब करने में कामयाब रहे तो क्या होगा? आप इसे कैसे प्रबंधित करेंगे? 100 बैटल्स फोर्ट्रेस के गैरिसन लॉर्ड को पहले से ही अपना दुखद अंत दिख रहा था। 5000 सैनिकों के अचानक गायब हो जाने की बात छिप नहीं सकी। भले ही कुछ लोग सच्चाई छिपा रहे हों, फिर भी ऐसे लोग थे जिनके पास इसका पता लगाने के तरीके थे। ऐसा करने वाला पहला शैली फैमिली था। इस मामले का इस्तेमाल निश्चित रूप से शैली फैमिली द्वारा ग्रैंड ड्यूक लायनहॉर्ट के खिलाफ किया जाएगा। चूंकि गैरिसन लॉर्ड को पता था कि उसके लिए जीवित रहना संभव नहीं होगा, इसलिए उसने ग्रैंड ड्यूक लायनहॉर्ट को एक पत्र लिखा ताकि वह बेहतर तैयारी कर सके। उसने ग्रैंड ड्यूक से अपने परिवार की देखभाल करने में मदद करने का भी अनुरोध किया। 100 बैटल्स फोर्ट्रेस के गैरिसन लॉर्ड फिलहाल अकेले थे, इसलिए पत्र पूरा करने के बाद उन्होंने इसे राजधानी भेज दिया। फिर उन्होंने लॉर्ड्स मैंशन के अंदर आत्महत्या कर ली। गैरिसन लॉर्ड के परिवार के सदस्य वर्तमान में कार्सन सिटी के अंदर रह रहे थे। ये साम्राज्य द्वारा बनाया गया एक नियम था कि 100 बैटल्स फोर्ट्रेस के प्रत्येक गैरिसन लॉर्ड को अपने परिवार को कार्सन सिटी के अंदर छोड़ना होगा। ऐसा इसलिए था ताकि गैरिसन लॉर्ड्स विद्रोह करने और अक्सू साम्राज्य के साथ गठबंधन करने के बारे में सोचे भी नहीं। शैली परिवार ने स्वाभाविक रूप से इस अवसर को जाने नहीं दिया। फुइन को मामले के बारे में सुनने के बाद उन्होंने तुरंत परिवार को सूचित करते हुए एक पत्र लिखा, लेकिन वे पहले ही एक कदम बहुत देर कर चुके थे। गैरिसन लॉर्ड के पत्र में सभी दोषों का दावा करने के साथ साथ रोसेन साम्राज्य के अंदर ग्रैंड ड्यूक लायनहॉर्ट के प्रभाव के कारण इस मामले ने ग्रैंड ड्यूक की शक्ति को प्रभावित नहीं किया। फिर भी शैली परिवार झाओ हाई का बहुत आभारी था। वे जानते थे कि लापता 5000 घुड़सवारों का संबंध उनसे था। हालांकि उन्हें विश्वास नहीं था कि झाओ हाई 5000 कलवारी से निपट सकता है। वे जानते थे कि 5000 कलवारी कहां जा रही थी, जो झाओ हाई की ओर थी। इसलिए शैली परिवार ने उसकी सुरक्षा के लिए लोगों को भेजने की तैयारी शुरू कर दी। झाओ हाई को इनमें से किसी के बारे में पता नहीं था। काफिला अभी भी सड़क पर धीरे धीरे चल रहा था और शाम के समय आराम करने के लिए रुकता था। कोई अनोखी बात नहीं थी। हालांकि झाओ हाई ने रुएन के काफिले के साथ एक समस्या देखी। हालांकि दोनों एक ही समय में चले गए, लेकिन दूसरे पक्ष ने उन दोनों के बीच बहुत अधिक दूरी बना ली। झाओ हाई बहुत उलझन में था कि रुएन क्या कर रहा था। शाम के समय रुएन बहुत गंभीर दिखे और उसने आश्चर्यजनक रूप से डाइनिंग हॉल में खाना न खाने का फैसला किया, बल्कि इसके बजाय होटल ने उसका भोजन उसके स्वीट में पहुंचा दिया। वह ऐसी लग रही थी जैसे वह झाओ हाई से छिप रही हो। झाओ हाई और उनके समूह के खाना खाने के बाद उन्होंने लौरा की ओर देखा और पूछा, यदि आप कहते हैं कि रुएन अभी भी गुस्से में थी, तो वह हमसे दूर क्यों भाग रही थी? लौरा ने ठंडे स्वर में कहा, शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि वह फंसना नहीं चाहती थी। आखिरकार शैली फैमिली के साथ हमारे संबंध के कारण लोग हमारे साथ व्यवहार करना चाहते थे। वह शायद हमारे साथ जुड़ने से डर रही थी, इसलिए वह छिप गई। झाओ हाई ने कहा, क्या ऐसा होगा? ग्रैंड ड्यूक लायनहॉर्ट निश्चित रूप से जानता है कि उसने हमारे साथ यात्रा की थी। क्या उसके छिपने के प्रयास व्यर्थ नहीं होंगे? लौरा ने उपहास किया, कौन जानता है, शायद युवती ऐसा ही सोचती हो। रुएन पिछले कुछ दिनों में झाओ हाई के प्रति और भी अधिक विमुख हो गई थी, लेकिन वह वास्तव में इससे खुश थी। वह झाओ हाई के साथ जुड़ना नहीं चाहती थी। वह बहुत डरावना था। इस समय झाओ हाई पिछले कुछ दिनों से कुछ हद तक आश्चर्यचकित था। 100 बैटल्स फोर्ट्रेस के बाहर उन पर हमला हुए 7 दिन हो चुके थे, लेकिन बीते 7 दिनों में उनका किसी अन्य से सामना नहीं हुआ। यह उनकी उम्मीद से परे था। स्वाभाविक रूप से वह नहीं जानता था कि 100 बैटल्स फोर्ट्रेस के गैरिसन लॉर्ड का शरीर पहले ही ठंडा हो चुका था। इस अनुपस्थिति ने 100 बैटल्स फोर्ट्रेस के अंदर एक शक्ति शून्य पैदा कर दिया है, जिसे रोसेन साम्राज्य के बहुत से लोग भरना चाहते थे। इस वजह से झाओ हाई पर विचार करने का समय ही नहीं था। 100 बैटल्स फोर्ट्रेस के गैरिसन लॉर्ड की स्थिति वास्तव में किले के अंदर इतनी बड़ी शक्ति नहीं थी। हालांकि वहां नागरिक रहते थे, फिर भी इसके अधिकांश निवासी गैरिसन सैनिक थे।
और केवल युद्धकाल के दौरान ही गैरिसन लॉर्ड का इन सैनिकों पर अधिकार क्षेत्र था। हालांकि 100 बैटल्स फोर्ट्रेस को बहुत ही आकर्षक स्थिति में रखा गया था। ये रोसेन साम्राज्य के प्रवेश द्वारों में से एक था, इसलिए प्रतिदिन कई टन व्यापारी यहाँ से गुजरते थे। टैरिफ के साथ साथ डाकुओं से प्राप्त होने वाली लूट भी बहुत सारा पैसा बन जाएगी। इस वजह से गैरिसन लॉर्ड का पद हर 5 साल में बदल दिया जाएगा। लेकिन इस समय प्रतिबंध के बावजूद अभी भी बहुत सारे रईस थे जो इस पद को लेने के लिए पागलपन से कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये स्थिति लंबे समय तक रहने की संभावना नहीं है, क्योंकि 100 बैटल्स फोर्ट्रेस आखिरकार साम्राज्य की ढाल थी। तो इन कुछ दिनों के दौरान गैरिसन लॉर्ड की स्थिति पहले ही तय हो चुकी थी। यह असामान्य स्थिति गैरिसन लॉर्ड की आत्महत्या के कारण उत्पन्न हुई थी, अन्यथा इतने लंबे समय तक पद खाली नहीं रहता। अब जब मामला बीत चुका है तो फंसे हुए ग्रैंड ड्यूक लायनहॉर्ट को स्वाभाविक रूप से झाओ हाई से नफरत थी। हालांकि गैरिसन लॉर्ड उसका प्रत्यक्ष अधीनस्थ नहीं था, फिर भी उन दोनों के बीच अच्छे संबंध थे। यह एक अप्रत्याशित घटना थी कि झाओ हाई गैरिसन लॉर्ड को खुद को मारने के लिए मजबूर करने में कामयाब रहा। ग्रैंड ड्यूक न केवल अपनी समस्या को हल करने में विफल रहा, बल्कि उसे कोई छोटी हानि भी नहीं हुई। अंततः शैली परिवार को लाभ हुआ। इस समय लायनहॉर्ट कैसे इस्तीफा दे सकता है, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से झाओ हाई से निपटने के तरीकों के बारे में सोचना पड़ा। हालांकि झाओ हाई को नहीं पता था कि ग्रैंड ड्यूक लायनहॉर्ट ने तैयारी के लिए कदम पीछे खींच लिए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी सतर्कता कम नहीं की। वह बहुत स्पष्ट था कि रोसेन साम्राज्य के अंदर ग्रैंड ड्यूक को अपमानित करना अक्सू साम्राज्य के अंदर दक्षिणी राजा को अपमानित करने जैसा था। पिछले कुछ दिनों में उनकी इतनी धीमी यात्रा का कारण यह था कि झाओ हाई को लायनहॉर्ट के मामलों के बारे में पूछताछ करने की जरूरत थी। ग्रैंड ड्यूक लायनहॉर्ट के पास वास्तव में रोसेन साम्राज्य के अंदर एक बड़ी शक्ति और प्रभाव था। उन्हें पता चला कि हालांकि लायनहॉर्ट को ग्रैंड ड्यूक की उपाधि दी गई थी, लेकिन वह हमेशा अपनी डची के अंदर नहीं थे, बल्कि कार्सन सिटी के अंदर के मामलों को संभालते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह वर्तमान सम्राट का एक भरोसेमंद अधीनस्थ था, जो साम्राज्य के प्रमुख राजकोष के भगवान का काम संभाल रहा था। यह एक बड़ा भार उठाने वाली स्थिति थी। यही कारण था कि उन्हें शैली फैमिली के खिलाफ साहस का सामना करना पड़ा। इन जानकारियों को जानने के बाद झाओ हाई और अधिक सावधान हो गए। उन्हें पता था कि क्योंकि वह ऐसे चरित्र को परेशान करने में कामयाब रहे, इसलिए उनके भविष्य के दिन शांतिपूर्ण नहीं होंगे। 8वें दिन वे राइट नामक एक छोटे शहर में पहुंचे। इन दिनों झाओ हाई ने यथासंभव बड़े शहरों से परहेज किया। वह जानता था कि ग्रैंड ड्यूक के पास निश्चित रूप से कुछ लोग तैनात होंगे। यदि बड़े शहरों के अंदर खतरा होता तो वह छोटे शहरों में भी रह सकता था, इसलिए अगर परेशानी होती तो बहुत ज्यादा गड़बड़ी नहीं होती। इतने छोटे शहर में स्वाभाविक रूप से शैली होटल नहीं था, इसलिए झाओ हाई और अन्य लोग श्री होटल नामक शहर के एक होटल में गए। होटल को केवल मध्यम श्रेणी का होटल माना जा सकता है। हालांकि यह सबसे बड़ा नहीं था, फिर भी इसकी सेवाएं काफी अच्छी थीं और जगह काफी साफ सुथरी थी, इसलिए झाओ हाई ने रात रुकने के लिए इस जगह को चुना। लौरा की नजर में ऐसा होटल निम्न श्रेणी का माना जाता था। भले ही झाओ हाई के समूह ने सबसे अच्छे कमरे किराए पर लिए, लेकिन उनकी तुलना शैली होटल के सामान्य कमरों से नहीं की जा सकती थी। लेकिन जगह साफ सुथरी थी और अंदर सुविधाएं भी काफी पर्याप्त थीं। हालांकि झाओ हाई के लिए ऐसे विवरण महत्वपूर्ण नहीं थे। वे बस अंतरिक्ष में प्रवेश कर सकते थे और वहां रात्रि विश्राम कर सकते थे। उन्हें उन कमरों की परवाह करने की जरूरत नहीं थी जिनमें वे रुके थे। हालांकि रुएन को लगा कि कमरे बहुत खराब हैं, लेकिन उसने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। झाओ हाई की पहचान का अनुमान लगाने के बाद रुएन की साजिश मूल रूप से गायब हो गई। वह झाओ हाई को और अधिक अपमानित करने से डरती थी। जब समूह ने चेक इन किया तो पहले ही काफी देर हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने अपना सामान व्यवस्थित किया और फिर होटल के डाइनिंग हॉल की ओर चले गए। डाइनिंग हॉल भी काफी साधारण था। ये होटल की पहली मंजिल पर था और इसका आकार इतना छोटा नहीं था। यह एक 700 मेहमानों के भोजन करने के लिए पर्याप्त था। जैसे ही झाओ हाई का समूह हॉल में दाखिल हुआ, मेहमानों का हुड़दंग शांत हो गया। इन मध्यम श्रेणी के होटलों में भाड़े के सैनिक आम ग्राहक थे। वे न केवल यहाँ रहते थे, बल्कि होटल में रहते हुए उन्हें कार्य भी मिलते थे, जिससे होटल का मुनाफा काफी अच्छा हो जाता था। लेकिन ये भाड़े के सैनिक अधिकतर उपद्रवी होते थे। वे मुंह से बड़बड़ाते हुए शराब पीते थे, प्रति टुकड़ा मांस का बड़ा टुकड़ा लेते थे, और इस तथ्य को जोड़ते हुए कि ये दिन का अंत था और उनके पास करने के लिए और कुछ नहीं था, वे होटल के डाइनिंग हॉल के अंदर एकत्र होंगे। झाओ हाई एक रईस के रूप में काम कर रहे थे। उनके कपड़ों को देखकर उन युवा मास्टर्स का ख्याल आता। होटल के अंदर उनकी उपस्थिति काफी असामान्य थी। ऐसे कोई युवा स्वामी नहीं थे जो इस प्रकार के प्रतिष्ठानों में रहने के इच्छुक हों, विशेषकर उन होटलों में जहां भाड़े के सैनिक ठहरे हुए थे। इस प्रकार जब झाओ हाई और अन्य लोग डाइनिंग हॉल में दाखिल हुए तो हर कोई तुरंत शांत हो गया। उन्होंने झाओ हाई को देखा और जब उन्होंने लौरा की आंखें देखी तो उनकी निगाहें तुरंत हरी हो गईं। झाओ हाई ने भाड़े के सैनिकों को देखा और फिर लौरा और अन्य को बैठा दिया। उन्होंने होटल के कर्मचारियों को तैयार करने के लिए ढेर सारे व्यंजन का ऑर्डर दिया। इस समय भाड़े के सैनिकों ने अपना हंगामा फिर से शुरू कर दिया, जिससे हॉल का माहौल पहले की तरह हलचल भरा हो गया। लेकिन झाओ हाई को लगा कि ये भाड़े के सैनिक उन पर ध्यान दे रहे थे, जिससे वह असहज महसूस कर रहे थे। इस समय एक शराबी उनकी मेज से उठ खड़ा हुआ और नशे में झाओ हाई की ओर चला गया। उसने लौरा के घूंघट की ओर अपना हाथ बढ़ाया और कहा, खूबसूरत युवा महिला, तुम्हें अपना चेहरा क्यों छिपाना चाहिए? आओ मुझे दिखाओ, उस लड़के में कुछ भी अच्छा नहीं है, तुम मेरे साथ क्यों नहीं आते? लौरा संभवतः उस आदमी को उसे छूने की अनुमति कैसे दे सकती थी। वह तुरंत किनारे हो गई, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि शराबी के हाथ तेज होंगे। हालांकि उसने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की, लेकिन हाथ पहले ही उस तक पहुंच गया। स्वाभाविक रूप से इस कार्रवाई को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, इसलिए शू जो पास में बैठा था उसने तुरंत अपनी कुल्हाड़ी ली और तुरंत भाड़े के सैनिक के हाथ की ओर काट दिया। भाड़े का सैनिक तेज था, उसने तुरंत विशाल कुल्हाड़ी को चकमा दे दिया। जैसे ही वह जमीन पर गिरा, उसने जोर से चिल्लाया, हत्या, हत्या, ये रईस मुझे मार डालना चाहते हैं। उसके चिल्लाने के बाद डाइनिंग हॉल के अंदर भाड़े के सैनिक तुरंत एक एक करके खड़े हो गए, अपने हथियार ले लिए और झाओ हाई को घेर लिया। झाओ हाई को तुरंत समझ आ गया कि ये सामान्य भाड़े के सैनिक नहीं थे। वे तैयार थे और विशेष रूप से उसे निशाना बना रहे थे। झाओ हाई वहां बैठे और आसपास के भाड़े के सैनिकों को घूरते रहे और उदासीनता से कहा, सभी छठी और 7वीं रैंक के विशेषज्ञ, इस स्थान पर इतने भाड़े के सैनिक कैसे हो सकते हैं? शुन और शू को भी अभी एहसास हुआ, यहाँ लगभग 100 भाड़े के सैनिक थे। छठी और 7वीं रैंक का होना बहुत असामान्य था, लेकिन उनमें से एक भी 5वीं रैंक या उससे नीचे का नहीं था। शू झाओ हाई के पक्ष में गया, लौरा और अन्य लोगों ने भी ऐसा ही किया। नशे में भाड़े का सैनिक अब खड़ा हुआ और झाओ हाई से चिल्लाया, भले ही आप रईस हों, इसका मतलब यह नहीं है कि आप जिसे चाहें उसे मार सकते हैं।
सौभाग्य से ये दादाजी तेज थे, अन्यथा मैं अपना हाथ यहीं छोड़ देता। सुंदर लड़के, तुम्हें इस दादाजी को कुछ स्पष्टीकरण देने की जरूरत है। झाओ हाई ने उस व्यक्ति की ओर देखा और कहा, इतना बड़ा हंगामा हो रहा है, तो अगर मैं स्पष्टीकरण दूं तो सब ठीक हो जाएगा। आप किस प्रकार का स्पष्टीकरण चाहते हैं? झाओ हाई ने शुन की ओर अपना सिर घुमाया और कहा, शुन, रुयेन को देखने जाओ और देखो कि क्या उसने पहले ही खा लिया है। झाओ हाई को सुनकर भाड़े के सैनिक का चेहरा बदल गया। उन्होंने इस बिंदु के बारे में सोचते हुए भी झाओ हाई से इतनी सावधानी बरतने की उम्मीद नहीं की थी। जैसा कि झाओ हाई ने सोचा था, इन भाड़े के सैनिकों की योजना के दो भाग थे। उन्हें झाओ हाई को यहाँ रखने की जरूरत है और एक अन्य टीम को रुयेन पर कब्जा करने की जरूरत है। जब तक रुयेन उनके पास बंधक है, झाओ हाई में जवाबी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं होगी। हालांकि उन्होंने यह नहीं सोचा था कि झाओ हाई शुन को रुयेन से मिलने के लिए प्रेरित करेगा। भाड़े के सैनिकों को अब उम्मीद है कि उनके साथियों ने अपना काम पूरा कर दिया है। फिर भी उन्हें अपने साथियों को समय देना होगा। तो भाड़े के सैनिक ने ये देखकर कि शुन जाने के लिए तैयार हो रहा था, तुरंत आदेश दिया, भाइयों, हम उसे जाने नहीं दे सकते। फिर भाड़े के सैनिक ने अपना हथियार लिया और झाओ हाई पर हमला कर दिया। उस आदमी का हथियार एक छोटे हैंडल वाली चौड़ी कुल्हाड़ी थी। इस डाइनिंग हॉल जैसी छोटी जगह में ये सबसे उपयुक्त हथियार था। लेकिन जब वह आगे बढ़ा तो शुन ने तुरंत अपने छिपे हुए हथियार फेंक दिए, जबकि शुन ने समूह को घेरने के लिए छाया उत्पन्न की। दोनों के लिए झाओ हाई की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण थी। रुयेन के लिए क्या उनके लिए उसका कोई महत्व था? झाओ हाई बस चुपचाप खड़ा होकर भाड़े के सैनिकों को देख रहा था। लेकिन उसके दिमाग में वह कयर के संपर्क में था। वह चाहता था कि कयर रुयेन की स्थिति देखे। उसे जो जानकारी मिली उसने उसे चौंका दिया। रुयेन को पहले ही भाड़े के सैनिकों ने पकड़ लिया था। उसके सभी एस्कॉर्ट गार्ड मारे गए। केवल रुयेन, जिल और दो नौकरानियों को जीवित रखा गया था। भाड़े के सैनिकों के तरीके काफी क्रूर थे। झाओ हाई की अभिव्यक्ति डूब गई। ऐसा लगता है जैसे ये समूह सरल नहीं था। वे अपने लक्ष्य प्राप्ति के तरीकों में कंजूस नहीं थे। ऐसे लोगों से निपटना बहुत कठिन था। लेकिन झाओ हाई ने तुरंत जाकर रुयेन को नहीं बचाया। वह इतनी जल्दी अपनी वास्तविक क्षमताओं को उजागर नहीं करना चाहता था। ये लोग रुयेन का इस्तेमाल उसे धमकाने के लिए करना चाहते थे, इसलिए उसे तत्काल खतरा नहीं होना चाहिए। भाड़े के सैनिकों के हमले बहुत भयंकर थे। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि वे एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से समन्वय कर रहे हैं। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी हरकतों से ऐसा लगता है जैसे वे सच्चे भाड़े के सैनिक थे, छिपे हुए सैनिक नहीं। नियमित सैनिक और भाड़े के सैनिक दो अलग अलग पक्षों पर थे। सैनिक आमतौर पर युद्ध के दौरान युद्ध के मैदान में लड़ते हैं, इसलिए उनकी युद्ध पद्धतियां बहुत विशिष्ट होती थीं। वे आमतौर पर दुश्मन को जल्द से जल्द मारने के लिए अपने हथियारों का इस्तेमाल करते थे। भाड़े के सैनिक कुछ अलग थे। भाड़े के दुश्मन अक्सर अन्य इंसानों से नहीं मिलते थे, इसलिए वे दुश्मन से निपटने के लिए सभी तरीकों का इस्तेमाल करते थे। और भले ही वे उन्हें मार न सकें, फिर भी वे अधिक से अधिक उन्हें गंभीर रूप से घायल कर देंगे। झाओ हाई ने अपने सामने की स्थिति को देखा और चिंतित होने के अलावा कुछ नहीं कर सके। वह लंबे समय तक इन भाड़े के सैनिकों से उलझना नहीं चाहता था, इसलिए उसने और मेघ ने तुरंत जादू से हमला करना शुरू कर दिया। इस बार झाओ हाई ने पवन तत्व जादू का उपयोग करने का निर्णय लिया। हवा के झोंके तेज थे और इस तरह की एक छोटी सी जगह के अंदर बहुत प्रभावी थे। मेघ भी पवन तत्व की जादूगरनी है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह इस तत्व के मंत्रों का उपयोग करेगी। चूंकि शुन बाहर जाकर रुयेन को नहीं देख सकता था, इसलिए उसने भी लड़ने का फैसला किया। इस समय झाओ हाई को भी पता चला कि शुन कितना उग्र था। जैसा कि शू ने कहा था, शॉन वास्तव में अपने 8 सशस्त्र दानव के नाम पर खरा उतरा। एक के बाद एक अनगिनत संख्या में छिपे हुए हथियार बाहर फेंके गए और इन छिपे हुए हथियारों को जहर में डुबो दिया गया, जिससे इन भाड़े के सैनिकों को बहुत कठिनाई हुई। झाओ हाई और मेघ के जादू की मदद से इन भाड़े के सैनिकों को धीरे धीरे एक के बाद एक बाहर निकाला गया। जब नशे में भाड़े के सैनिक ने यह देखा तो उसने तुरंत चिल्लाया, पीछे हटो। फिर वह अन्य लोगों के साथ भाग गया। पलक झपकते ही डाइनिंग हॉल में मौजूद सभी भाड़े के सैनिक गायब हो गए। बिखरी हुई कुर्सियों और मेजों के अलावा और कुछ नहीं बचा था और साथ ही जमीन पर शुन के छिपे हुए हथियार भी पड़े थे। इसी समय एक दरवाजे के पीछे छिपा हुआ मैनेजर कांपता हुआ पास आया। उसने डाइनिंग हॉल की स्थिति को देखा। वह डाइनिंग हॉल को एकटक देखता रहा और रुयेन की स्थिति देखने चला गया। झाओ हाई ने उसे रोका और कहा, उन्हें देखने की कोई जरूरत नहीं है। रक्षक चले गए, वे सभी मर गए। यहाँ साफ सफाई करो, चिंता मत करो, मैं तुम्हें हुए नुकसान की भरपाई कर दूंगा। इसके अलावा कृपया गार्डों को दफनाना याद रखें, मैं तुम्हें बाद में भुगतान करूंगा। झाओ हाई की बातें सुनकर उस आदमी की अभिव्यक्ति बेहतर हो गई। उसने तुरंत सिर हिलाया और हॉल को साफ करना शुरू कर दिया, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, शॉन ने उसे रोक दिया। सबसे पहले उसे अपने सभी छिपे हुए हथियारों को वापस लाने की जरूरत थी, अन्यथा प्रबंधक और उसके परिचारक अनावश्यक रूप से घायल हो जाते। ये पहली बार था कि झाओ हाई ने शुन को अपने छिपे हुए हथियार वापस लाते हुए देखा। वह तब उत्सुक हो गया जब उसने देखा कि शुन ने कुछ पत्थर निकाले और उन सभी को एक दूसरे से कुछ कदम की दूरी पर जमीन पर रख दिया। फिर उन छुपे हुए हथियारों को तुरंत इकट्ठा करके जमा कर लिया गया। झाओ हाई समझ गया कि शुन क्या कर रहा है। शुन ने जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया था वे निश्चित रूप से चुंबकित थे, इसलिए वह आसानी से अपने छिपे हुए हथियारों को इकट्ठा कर सकता था। इसके अलावा झाओ हाई ने शुन द्वारा पहने गए ध्यान देने योग्य दस्तानों पर भी ध्यान दिया जो उसके हाथों में कसकर फिट थे। इस पर केवल इस बार ध्यान दिया गया जब शॉन हथियार वापस ले रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि शॉन अपने जहर से प्रभावित नहीं हुआ, ये पता चला कि यह इस दस्ताने के कारण था। अपने कार्य के बाद झाओ हाई ने शॉन से उस स्थान को साफ सुथरा करने में मदद करने के लिए नहीं कहा। फिर समूह तुरंत अपने कमरे में चला गया। झाओ हाई ने मैनेजर से उनके ऑर्डर किए गए व्यंजन उनके कमरे में पहुंचाने के लिए भी कहा, क्योंकि उसने एक मोटी टिप दी जिससे मैनेजर बहुत खुश हुआ। झाओ हाई ने मारे गए एस्कॉर्ट गार्डों को देखा। उनकी चोटें बहुत साधारण थी, ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें बिना किसी प्रतिरोध के मार दिया गया हो। उन सभी को एक ही बार से मार दिया गया, ऐसा भी लग रहा था कि जब उनका अंत हुआ तो वे खा रहे थे। स्थिति को देखते हुए शुन एक पल के लिए रुके और फिर बोले, युवा मास्टर, ऐसा लगता है कि उन्हें मारने से पहले उन्हें जहर दिया गया था। शू ने सिर हिलाया और कहा, इन सभी गार्डों को एक ही बार से मारना कोई आसान बात नहीं है। झाओ हाई ने भी सिर हिलाया, फिर उसने शुन की ओर अपना सिर घुमाया और कहा, जाओ और देखो कि उन्होंने जो खाया वह जहर था। शुन सहमत हो गया और उसने उन व्यंजनों पर एक नजर डाली जो अभी भी मौजूद थे। फिर थोड़ी देर बाद उसने सिर हिलाकर कहा, युवा मालिक, भोजन में जहर नहीं था। इसे अन्य माध्यमों से प्रशासित किया जाना चाहिए था। इस्तेमाल किया गया जहर कुछ ऐसा था जो उन्हें थोड़े समय के लिए बेहोश कर सकता था। हो सकता है कि इस कम समय के कारण भाड़े के सैनिकों ने उन सभी को मारने का फैसला किया।
झाओ हाई ने सिर हिलाया, फिर उसने कयिर से रुयेन की स्थिति के बारे में पूछा। लेकिन कयिर ने उसे बताया कि भाड़े के सैनिक पहले ही निगरानी सीमा छोड़ चुके हैं। इससे झाओ हाई काफी निराश हो गए। समूह के अपने स्वीट में लौटने के बाद लौरा ने शांत चेहरे के साथ झाओ हाई से पूछा, भाई हाई, क्या आपको लगता है कि ग्रैंड ड्यूक लायनहॉर्ट का इसमें हाथ हो सकता है? झाओ हाई ने सिर हिलाया, निश्चित रूप से रोसेन साम्राज्य के अंदर किसी अन्य व्यक्ति के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी। तो ये केवल ग्रैंड ड्यूक लायनहॉर्ट ही हो सकता है। मुझे उनसे ऐसे तरीकों का सहारा लेने की उम्मीद नहीं थी। शू ने गंभीरता से जवाब दिया, युवा मास्टर, यह अजीब नहीं है। ग्रैंड ड्यूक कुछ भाड़े के समूहों को नियंत्रित करते हैं। हालांकि ये समूह साधारण भाड़े का काम करते हैं, लेकिन जब उन्हें एक निश्चित आदेश दिया जाता है तो वे तुरंत उसे निष्पादित कर देते हैं। इस बार का समूह ग्रैंड ड्यूक लायनहॉर्ट का प्रतीत होता है। झाओ हाई ने सिर हिलाया। इस समय यह मेघ ही थी जिसने चिंता करते हुए कहा, यंग मास्टर, हमें युवा महिला रुयेन की तलाश करनी चाहिए ताकि वह उनके हाथ लग जाए। कौन जानता है कि कब कोई दुर्घटना हो जाए। झाओ हाई को लगा कि उसने जो कहा वह समझ में आया, इसलिए उसने तुरंत ब्लड हॉक को घोस्ट स्टाफ ले जाने और रुयेन की खोज करने के लिए कहा। शहर इतना बड़ा नहीं था, अगर वे रुयेन को नहीं ढूंढ पाते तो भाड़े के सैनिक शहर से बाहर ही जा सकते थे। बाद शहर से बाहर उड़ गया और कार्सन सिटी की ओर सड़क पर चल पड़ा। झाओ हाई का मानना था कि भाड़े के सैनिक निश्चित रूप से रुयेन को कार्सन सिटी लाएंगे। इसके अलावा उनके बीच काफी लोग घायल भी थे, इसलिए उन्हें धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। झाओ हाई को इस ऑपरेशन के लिए इतनी तैयारी की उम्मीद नहीं थी। भाड़े के सैनिकों ने उन्हें ले जाने के लिए पहले से ही 10 बड़ी गाड़ियां तैयार कर ली थीं और तेजी से कार्सन सिटी की दिशा में आ रहे थे। जैसे ही झाओ हाई घोस्ट स्टाफ के स्थान की ओर गया, उसने लौरा और अन्य लोगों को तुरंत अंतरिक्ष में प्रवेश कराया। वह भाड़े के सैनिकों के मार्ग के सामने प्रकट हुआ, फिर उनका इंतजार करने लगा। भाड़े के सैनिक भी जानते थे कि कार्य काफी कठिन था, इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि वे जितनी तेजी से आगे बढ़ेंगे उतनी ही जल्दी वे अतिरिक्त सहायता मांग सकेंगे। जैसे ही वे तेजी से आगे बढ़ रहे थे, सामने की सड़क अचानक 2 विशाल स्टोन गोलेम्स द्वारा अवरुद्ध हो गई। दोनों 7 मीटर से अधिक लंबे थे और उन्होंने सड़क की पूरी चौड़ाई को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया, जिससे भाड़े के काफिले पर काफी दबाव पड़ा। जब भाड़े के सैनिकों ने 2 गोलेम को देखा तो उन्हें पता चल गया कि झाओ हाई निश्चित रूप से आया था। उन्हें झाओ हाई के बारे में पहले से ही इंटेल प्राप्त था, इसलिए वे जानते थे कि उनका प्रतिद्वंद्वी एक त्रितत्व वाला जादूगर था। जैसे ही कुछ लोगों ने रुयेन को अपने पास बुलाया, काफिला तुरंत रुक गया। जिस भाड़े के सैनिक ने लौरा के चेहरे को छूने की कोशिश की, उसने फिर झाओ हाई की ओर देखा जो पत्थर के गोले के पीछे खड़ा था और कहा, वेल्स, आज्ञाकारी बनो और वहीं रहो, अन्यथा मुझे असभ्य होने का दोष मत दो। क्या आप जानते हैं कि यह कौन है? ये परसेल परिवार की युवती है। परसेल डची का पुरुष होने के नाते अगर युवती को कुछ हो गया तो आप क्या करेंगे? झाओ हाई ने भाड़े के सैनिक की ओर देखा और फीकी मुस्कान दिखाते हुए कहा, ऐसा लगता है जैसे आपने वास्तव में मेरे मामलों पर ध्यान दिया है। लेकिन क्या आपको पता चला कि परसेल डची में मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है? इस बार मैं यहाँ बसने के लिए और परसेल डची में वापस न जाने के लिए रोसेन साम्राज्य में आया था। अगर तुम उस युवती को मार भी दोगे तो भी इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं होगा। परसेल डची केवल एकमात्र क्षेत्र है, ये रोसेन साम्राज्य की ओर अपनी भुजाएं नहीं पहुंचा सका। और अब आप मुझे धमकाने के लिए डची की युवा महिला का उपयोग कर रहे हैं। आप बहुत ज्यादा हास्यास्पद हो रहे हैं। भाड़े के सैनिक का चेहरा उतर गया। उन्होंने नहीं सोचा था कि झाओ हाई रुयेन के जीवन और मृत्यु के बारे में इतना लापरवाह होगा। भाड़े के सैनिक को यह भी नहीं पता था कि झाओ हाई की बातें सच थी या नहीं। तो उन्होंने तुरंत जवाब दिया, तुम बस मुझे धोखा दे रहे हो, बिना लड़े हमारे साथ आओ, नहीं तो मैं उन्हें अभी मार डालूंगा। झाओ हाई ने शांति से उत्तर दिया, जाओ उन्हें मार डालो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। पिछले कुछ दिनों से वह युवती वैसे भी काफी परेशान थी। यदि तुम उसे मार डालोगे तो मुझे राहत मिलेगी, लेकिन चूंकि मुझ पर अभी भी परसेल डची के ग्रैंड ड्यूक के प्रति दायित्व है, यदि आप उसे मार देते हैं तो परसेल ग्रैंड ड्यूक के साथ अपनी प्रतिबद्धता को तोड़ना मेरी प्रतिष्ठा के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए मैं उन लोगों को माफ नहीं करूंगा जिन्होंने मुझसे वादाखिलाफी कराई, इसलिए तुम्हें मरना होगा। न केवल मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं एक डार्क मैच की तलाश करूंगा और तुम सभी लोगों के परिवारों के बारे में पूछने के लिए तुम्हें एक उन्नत मरे में बदल दूंगा। तब मैं तुम्हारे परिवारों के भाग्य से मेरे नुकसान की भरपाई करवाऊंगा। झाओ हाई के शब्दों को सुनकर भाड़े के सैनिक कांपने से बच नहीं सके। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि झाओ हाई के मुंह से ऐसे शब्द निकलेंगे, लेकिन उन्हें उस पर संदेह नहीं था। कुछ लोग थे जो वास्तव में ये काम करते थे और वे कभी भी उन लोगों से आगे नहीं जाना चाहते थे। ऐसे लोगों की संभावना सबसे कम थी कि भाड़े के सैनिक उन्हें अपमानित करेंगे, क्योंकि ऐसे लोग भाड़े के सैनिकों की तुलना में कहीं अधिक कुटिल होते थे। भाड़े के सैनिकों ने एक दूसरे को देखा। वे जानते थे कि झाओ हाई से निपटने के लिए बंधक का उपयोग करना पर्याप्त नहीं था। उन्हें नहीं पता था कि इस समय झाओ हाई ने अचानक अपनी चाल चली। रुयेन के नीचे 4 बैलें दिखाई दी और उसे पकड़े हुए भाड़े के सैनिक पर हमला कर दिया। रुयेन को छोड़कर भाड़े का सैनिक जमीन पर गिर गया। जब अन्य भाड़े के सैनिक जवाब देने में कामयाब हुए तो रुयेन का शरीर पहले से ही लताओं से लिपटा हुआ था। जब भाड़े के सैनिक दौड़े तो स्टोन गोलेम्स ने भी हमला कर दिया। उसी समय झाओ हाई का जादू विरोधी समूह पर चला गया। भाड़े के सैनिकों के पास भागने का कोई मौका नहीं था और मंत्रों द्वारा उन्हें तुरंत मार दिया गया। तब झाओ हाई ने अपना हाथ लहराया, क्योंकि चारों बंदियों के नीचे की जमीन हिल गई और उनके शरीर भूमिगत हो गए। चूंकि अन्य भाड़े के सैनिक अनुपस्थित दिमाग वाले थे, झाओ हाई ने तुरंत अपनी योजनाओं को क्रियान्वित किया। पहले उसने कयिर से भाड़े के सैनिकों पर लताओं से हमला करवाया, फिर रुयान और अन्य को पृथ्वी तत्व जादू का उपयोग करके भूमिगत खींच लिया, जिससे उन्हें बहुत कम या कोई चोट नहीं आई। 100 या उससे अधिक भाड़े के सैनिकों के संबंध में झाओ हाई ने उन्हें मरे हुए में बदल दिया। इन भाड़े के सैनिकों ने जो किया उससे उन्हें मारना बहुत सस्ती सजा होगी, इसलिए उसने उन्हें अपने शाश्वत सेवकों में बदल दिया। भाड़े के सैनिकों को मारने के बाद झाओ हाई ने उनकी गाड़ियों की परवाह नहीं की और इसके बजाय सीधे होटल वापस चले गए और फिर रुयेन और अन्य को उनके कमरे में रखा। रुयेन के समूह को भी उसके एस्कॉर्ट गार्डों की तरह ही जहर देकर बेहोश कर दिया गया। और चूंकि अन्य 3 किसी हैसियत वाले थे, भाड़े के सैनिकों ने उन्हें नहीं मारा बल्कि उन्हें भी पकड़ लिया। जैसे ही झाओ हाई का समूह अपने कमरे में लौटा, दरवाजे से दस्तक सुनाई दी। शू ने तुरंत जाकर अपनी कुल्हाड़ी तैयार की और पूछा, ये कौन है? बाहर मैनेजर के बोलने की आवाज आ रही थी, अतिथि, हम आपको आपका भोजन देने के लिए यहाँ आए हैं। ये पहले ही तैयार किया जा चुका है। शू ने झाओ हाई की ओर देखा। झाओ हाई ने सिर हिलाया। फिर शू ने मैनेजर के लिए दरवाजा खोला। प्रबंधक ने शू को प्रणाम किया और अंदर चला गया। उसके पीछे लोगों का एक समूह मेज, कुर्सियां और कुछ डाइनिंग कारें उठाए हुए था, जिन पर बर्तन ढके हुए थे।
कमरे में प्रवेश करते ही लोग तुरंत व्यस्त हो गए। उनकी हरकतों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षण लिया हो, वे घड़ी की सुई की तरह चलते थे। उन्होंने मेजें और कुर्सियां लगाईं, मेज के बर्तन व्यवस्थित किए और फिर बर्तन। जब उनका काम पूरा हो गया तो झाओ हाई ने शू से उन्हें टिप देने को कहा, फिर समूह भोजन करने के लिए बैठ गया। झाओ हाई ने मेज पर बैठे लोगों की ओर देखा और कहा, चलो खाना खाते हैं। सिर्फ खाने की इच्छा करना आजकल आसान नहीं है, हमेशा कुछ परेशान करने वाली चीजें होती रहती हैं। लौरा और अन्य लोग मुस्कुराए। सच कहें तो वे पहले से ही हमले की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि दुश्मन एस्कॉर्ट गार्डों को मारने के लिए इतनी दूर तक जाएगा। इस वजह से ग्रुप काफी दुखी नजर आया। झाओ हाई ने भी इसे देखा, इसलिए उन्होंने कुछ चुटकुले सुनाए और कुछ ही क्षणों के बाद मूड बहुत खुशनुमा हो गया। जैसे ही झाओ हाई ने अपने मुंह में कुछ सब्जियां डाली, अंतरिक्ष ने संकेत दिया, विषाक्त पदार्थ मेजबान में प्रवेश कर गए हैं। कमजोर विष लोगों को थोड़े समय के लिए बेहोश कर सकता है। लंबे समय तक अंतरिक्ष जल के सेवन के कारण मेजबान पहले से ही ऐसे विषाक्त पदार्थों से प्रतिरक्षित है। विश्रण की कोई आवश्यकता नहीं है। झाओ हाई को आश्चर्य हुआ और फिर उसकी अभिव्यक्ति डूब गई। उसने ऊपर देखा और कहा, रुको, कुछ भी मत खाओ, ये चीजें जहरीली हैं, ऐसा लगता है जैसे इस होटल में कुछ समस्या है। लौरा और अन्य लोग स्तब्ध रह गए, उन्होंने यह नहीं सोचा कि होटल में भी कोई समस्या थी। समूह ने तुरंत अपने बर्तन नीचे रख दिए। लौरा ने झाओ हाई को देखकर भ्रमित होकर कहा, यह होटल भी मुसीबत कैसे बन सकता है। भले ही ग्रैंड ड्यूक लायनहॉर्ट को पता था कि हम इस शहर में रुकेंगे, वह निश्चित रूप से यह नहीं जान पाएंगे कि हम इस होटल में रुकेंगे। क्या हो रहा है। झाओ हाई मंद मंद मुस्कुराए, ऐसा लगता है जैसे हमने ग्रैंड ड्यूक लायनहॉर्ट की ताकत को कमाका। हमारा ध्यान पूरी तरह से उन भाड़े के सैनिकों द्वारा खा लिया गया था। शू ने सिर हिलाया, ऐसा ही लगता है। भाड़े के सैनिकों ने हमारा ध्यान आकर्षित किया, इसलिए हमने होटल के कर्मचारियों को कोई खतरा नहीं माना। रुयन के समूह ने होटल का जहरीला पानी पी लिया होगा। जब हम पहली बार यहाँ आए थे तो हमने खाने के साथ साथ चाय और वाइन की भी जांच की थी। ऐसा लगता है जैसे कोई अंदरूनी सूत्र इन पे पदार्थों को जहरीले पे पदार्थों से बदलने में कामयाब रहा। झाओ हाई ने सिर हिलाया, ये रोसेन साम्राज्य है और लायनहॉर्ट साम्राज्य का पहला राजकोष का स्वामी है, जो पूरी तरह से पैसे की कमान संभालता है। साम्राज्य के अंदर उसकी चापलूसी करने की इच्छा रखने वाले बहुत से सरदार होंगे। तो ये रईस तो हमसे सौदा करना ही चाहेंगे। हमने वास्तव में लायनहॉर्ट के प्रभाव को कमाका। शू ने कहा, युवा मास्टर क्या करना चाहता है, मार डालो। झाओ हाई ने अपना सिर हिलाया, हम नहीं कर सकते। मुझे संदेह है कि दूसरी पार्टी के पास उनका समर्थन करने के लिए कोई समर्थक है। इसके बारे में सोचो, अगर हम उन्हें मार देंगे तो शहर का स्वामी निश्चित रूप से कुछ सेना भेजेगा और पकड़ लेगा। हम यहाँ किसी को यूं ही नहीं मार सकते, यह एक्सू साम्राज्य नहीं है, देश की ताकत का इस्तेमाल करना हमारे लिए नुकसानदेह होगा। वैसे भी आइए इन व्यंजनों को छोड़ें और वापस अंतरिक्ष की ओर चलें। मैं देखना चाहता हूं कि कौन आएगा और कमरे में घुसकर हमारा हाल चाल लेगा। शू समझ गया कि रोसेन साम्राज्य के अंदर उनका कोई अधिकार नहीं है। इस व्यवस्था से ऐसा लगा मानो उनके हाथ पैर बंधे हुए हों। रोसेन साम्राज्य अक्सू साम्राज्य से भिन्न था। यदि आप अक्सू साम्राज्य के अंदर एक विदेशी होते तो आपके साथ सामान्य व्यवहार किया जाता, लेकिन रोसेन साम्राज्य के अंदर एक विदेशी को मूल रूप से हेय दृष्टि से देखा जाता था। झाओ हाई की धरती के शब्दों में कहें तो ये भेदभाव था। पिछले कुछ दिनों में रोसेन साम्राज्य के विभिन्न नागरिकों के साथ बातचीत करने के बाद झाओ हाई का इस पर विश्वास और भी अधिक मजबूत हो गया। भले ही एक्सू साम्राज्य में उनके पास विस्काउंट का दर्जा था, लेकिन रोसेन साम्राज्य के अंदर यह बेकार था। शू और अन्य लोग सहमत हो गए, इसलिए जब उन्होंने अपना भोजन मेज पर छोड़ा तो वे झाओ हाई के साथ अंतरिक्ष में चले गए। रुयन को भी अंतरिक्ष में लाया गया था, लेकिन झाओ हाई ने उन्हें बेहोश रखने के लिए कयर को लगातार कुछ जहरीली गैस दी। समूह अंतरिक्ष के अंदर बैठा था और अपने कमरे की स्थिति को देख रहा था। लगभग 1 घंटे के बाद दरवाजे से एक दस्तक सुनाई दी, क्योंकि एक प्रबंधक की आवाज सुनाई दी, मेहमान टेबलवेयर को साफ करने के लिए यहाँ आए थे। स्वाभाविक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, क्योंकि कमरे में कोई नहीं बचा था। मैनेजर ने कुछ और बार पूछा, लेकिन ये देखने के बाद कि वास्तव में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, मैनेजर ने कहा, अच्छा अब जाकर उन्हें ले आओ। तभी बाहर से दरवाजा खुलते ही कुछ आवाजें आईं। दरवाजा खोलने के बाद जब मैनेजर ने नजारा देखा तो उसके होश उड़ गए। प्लेटें मेज पर करीने से रखी हुई थी, जबकि बर्तन अपने कंटेनरों में वापस रख दिए गए थे। प्लेटों पर देखने लायक कोई पत्तियां नहीं बची थीं और प्लेटों की तरह कमरे के अंदर भी कोई नहीं था। मैनेजर के साथ मौजूद अन्य लोग भी हैरान रह गए। फिर उन्होंने तुरंत कमरे की तलाशी ली, लेकिन उन्हें निराशा हुई, वहां कोई नहीं दिखा। इससे मैनेजर घबरा गया, इसलिए वे तुरंत बॉस को ढूंढने निकल पड़े। कुछ ही देर में बॉस बाहर भागा और कुछ लोगों से झाओ हाई की गाड़ी की जांच करने और ये देखने के लिए कहा कि क्या वह अभी भी वहां है। झाओ हाई की गाड़ी अभी भी वहीं थी, लेकिन उनके मालिक गायब हो गए थे। बर्तन पहुंचाने के ठीक बाद कमरे पर निगरानी रखने के लिए लोगों को नियुक्त किया गया था और उन्होंने किसी को भी बाहर जाते नहीं देखा। लेकिन कमरे के अंदर के लोग अभी भी रहस्यमय तरीके से गायब हैं। इस स्थिति से उन्होंने तुरंत सिटी मैच से आकर जांच कराई। हालांकि जादूगर को कमरे के अंदर कोई जादुई उतार चढ़ाव नहीं मिला। निवासी वास्तव में पतली हवा में गायब हो गए। होटल में मौजूद लोग घबरा गए और उन्होंने तुरंत सिटी लॉर्ड को स्थिति की सूचना दी, लेकिन पूरी रात व्यस्त रहने के बाद भी उन्हें कोई नतीजा नहीं मिला। आधी रात में उन्हें लगा कि कमरा बहुत डरावना है, तो वे चले गए। उन्हें नहीं पता था कि सारा तमाशा झाओ हाई ने देखा था। उन्हें कमरे के अंदर व्यस्त होते देखकर झाओ हाई को ऐसा लगा जैसे वह बंदरों का नाटक देख रहा है, लेकिन वह अधीरता के साथ पीछे हट गया। लौरा ने मॉनिटर की ओर देखा और झाओ हाई की ओर मुड़कर कहा, भाई हाई सही थे। ऑपरेशन में शहर के स्वामी का हाथ था, अन्यथा शहर का रक्षा बल इतनी जल्दी कैसे पहुंच सकता था। ऐसा लगता है जैसे वे हम पर ध्यान दे रहे थे। झाओ हाई ने सिर हिलाया और कहा, ऐसा लगता है कि वे वास्तव में आधिकारिक तरीकों का उपयोग करके हमसे निपटना चाहते थे। अब हमें और भी अधिक सावधान रहना होगा। लौरा ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, हमारे साथ व्यवहार करने के लिए आधिकारिक तरीकों का उपयोग करना कठिन होगा। आखिरकार हम इस समय रोसेन साम्राज्य के अंदर हैं। झाओ हाई ने खिड़की से बाहर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। उन्होंने आंख भरते हुए कहा, ऐसा लगता है कि हम उस युवती को केवल अपने साथ स्काई वाटर सिटी ही ला सकते हैं। अगर हम उसे कार्सन सिटी में लाएंगे तो वह निश्चित रूप से मार दी जाएगी। लौरा ने सिर हिलाया, फिर आह भरते हुए कहा, ये युवा महिला निश्चित रूप से आपदाओं से घिरी होगी, ऐसा लगता है जैसे वह केवल हमारे साथ यात्रा कर सकती है। झाओ हाई ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, अगर वह हमारा अनुसरण करती है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये बहुत असुविधाजनक है। वह सचमुच हमारे लिए बहुत सिरदर्द पैदा कर रही है।
लॉरा फूट फूट कर मुस्कुराई, उसे नहीं पता था कि क्या जवाब दे। समूह ने अन्य मामलों के बारे में बात की और जब उन्होंने देखा कि आकाश में देर हो रही थी तो उन्होंने स्टोनहेड को मॉनिटर पर नजर रखने के लिए कहा क्योंकि बाकी लोग सो गए थे। अगली सुबह झाओ हाई और अन्य लोगों ने अंतरिक्ष के अंदर अपना नाश्ता किया। जब उन्होंने मॉनिटर की ओर देखा और देखा कि वहां कोई नहीं है तो समूह तुरंत अंतरिक्ष से बाहर चला गया और होटल लौट आया। प्रबंधक ने सफाई नहीं की, लेकिन झाओ हाई ने कमरे के चारों ओर देखा और कहा, जाओ युवा महिला को जगाओ, हम बाहर जा रहे होंगे। मेघ ने रुएन और अन्य लोगों का नाम पुकारते हुए उनके चेहरों को थपथपाते हुए सिर हिलाया। न जाने क्या हुआ, रुएन और अन्य लोग धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए कराह उठे। अपनी आंखें खोलने और किनारे पर झाओ हाई को देखने पर रुएन रुक जाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। फिर उसने झाओ हाई की ओर देखा और कहा, तुम मेरे कमरे में क्यों हो? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? झाओ हाई ने भौहें चढ़ा दी, फिर वह लॉरा की ओर मुड़ा और कहा, उसे सब कुछ समझाओ। लॉरा ने अनुपालन किया, फिर उसने रुएन को वर्तमान स्थिति के बारे में समझाया। रुएन भी कुछ हद तक ठीक हो गई और उसे पता चला कि वह अपने मूल कमरे के अंदर नहीं थी। जिल और बाकी दोनों भी जाग गए, उन्होंने कुछ नहीं कहा और बस लॉरा की बात सुनते रहे। वे भी तत्काल स्थिति को समझ गए। जब उन्होंने सुना कि रुएन के सभी गार्ड मारे गए तो चारों लोगों का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने सोचा नहीं था कि वे इस स्थिति में पहुंच जाएंगे। जब तक लॉरा ने बोलना समाप्त नहीं किया, समूह के चेहरे बहुत पीले थे। उन्होंने यह नहीं सोचा कि सोते समय इतनी संख्या में लोगों की जान चली गई। झाओ हाई ने रुएन की ओर देखा और कहा, युवा महिला, अब आपके पास दो विकल्प हैं। सबसे पहले, आप हमें फॉलो कर सकते हैं। दूसरा, हम आपको निकटतम बड़े शहर और शैली होटल तक पहुंचाएंगे। वे आपकी सुरक्षा की गारंटी देंगे, जबकि मैं ग्रैंड ड्यूक को आपके पिकअप के लिए अनुरोध करने के लिए एक पत्र भेजूंगा, तब आप घर जा सकते हैं। तो क्या आप हमारा अनुसरण करना चाहेंगे या ग्रैंड ड्यूक द्वारा आपको लाने की प्रतीक्षा करें? झाओ हाई ने रुएन को शैली होटल के अंदर छोड़ने का बाद वाला विकल्प चुना और फिर इवान को उसे लाने के लिए सूचित किया। इसका मतलब ये होगा कि उनकी परेशानियां एक से कम हो जाएंगी। झाओ हाई ने जो कहा उसे सुनकर रुएन ने एक पल के लिए घूर कर कहा, मैं होटल जाना चाहता हूं, फिर घर जाऊंगा। रुएन स्वयं भी दूर की यात्रा नहीं करना चाहती थी। अब वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह बहुत निश्चित था कि वह झाओ हाई के साथ यात्रा नहीं करना चाहेगी। वह जानती थी कि अगर वह झाओ हाई को परेशान करने में कामयाब रही तो वह तत्काल खतरे में पड़ जाएगी। उसका निर्णय सुनकर झाओ हाई का दिल शांत हो गया। वह वास्तव में रुएन के साथ यात्रा करने से भी डरता था। हालांकि इवान को उसकी वापसी के लिए भेजने से पहले उसे अभी भी कुछ समय तक उसकी देखभाल करनी थी। उसने सिर हिलाने से पहले एक पल के लिए सोचा, अच्छा है, चलो अगले बड़े शहर तक इंतजार करें, फिर हम तुम्हें वहां एक शैली होटल के अंदर ठहराएंगे। वहां से मैं ग्रैंड ड्यूक इवान को एक पत्र भेजूंगा और उसका उत्तर प्राप्त करने के बाद मैं चला जाऊंगा। रुएन ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। झाओ हाई ने समय देखा और कहा, अच्छा है, चलो चलते हैं। शू ने उन्हें बाहर निकलने की अनुमति देने के लिए दरवाजा खोला। जब समूह दरवाजे पर पहुंचा तो वे प्रबंधक को देखने में कामयाब रहे जो नीचे के कमरे की सफाई करके आया था। कमरे से बाहर आ रहे समूह को देखते हुए उसके हाथ की झाड़ू नीचे गिर गई, फिर झाओ हाई और अन्य लोगों को एकटक देखने लगा। झाओ हाई ने प्रबंधक की ओर देखा और फीकी मुस्कान के साथ कहा, प्रबंधक, मुझे आपकी सेवाओं के लिए धन्यवाद देना चाहिए। पिछली रात बहुत संतुष्टिदायक थी। शू, मैनेजर को एक उपहार दो। शू ने अनुपालन किया और फिर स्तब्ध प्रबंधक को एक सोने का सिक्का दिया। प्रबंधक अभी भी घूर रहा था, इस प्रकार सोने का सिक्का उसके हाथ से फिसल गया, जमीन पर गिर गया और एक स्पष्ट आवाज आई जिससे वह जाग गया। उस आदमी ने झाओ हाई के समूह को ऐसे देखा जैसे उसने भूतों का एक समूह देखा हो। काफी देर तक झाओ हाई को घूरने के बाद मैनेजर जोर से चिल्लाया और नीचे की ओर भागा। उसे जमीन पर सोने का सिक्का पाने का भी मौका नहीं मिला। प्रबंधक की प्रतिक्रिया को देखकर समूह हंसे बिना नहीं रह सका। वे तेजी से चलकर नीचे की ओर चले गए। जब वे पहली मंजिल की लॉबी में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि होटल के लोग बाहर खड़े सैनिकों को देखकर बहुत घबराए हुए थे। झाओ हाई ने युद्ध संरचना को देखा और कहा, बॉस, चेकआउट करें। पतले बॉस ने झाओ हाई से कहा, मिस्टर गेस्ट, बाहर कुछ सैनिक आपको ढूंढ रहे हैं। झाओ हाई ने बॉस की आंखों में उदासीनता से देखा और कहा, सच में? फिर उन्हें अंदर आने दो। दरअसल झाओ हाई को इसके लिए अनुरोध करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि इस समय हेलमेट पहने भारी कवच वाली पैदल सेना बाहर से आई थी। वह आदमी इतने भारी हथियारों से लैस था कि उसका चेहरा मुश्किल से देखा जा सकता था। झाओ हाई ने कवच के नीचे की आंखों को देखा और कहा, मुझे नहीं पता कि मिस्टर ऑफिसर मेरी ओर क्या देख रहे हैं। बख्तरबंद आदमी ने कहा, कल आप पर भाड़े के सैनिकों ने हमला किया था। झाओ हाई ने सिर हिलाया और कहा, होटल के लोग गवाही दे सकते हैं। कल मेरे भाड़े के सैनिकों ने हम पर हमला किया। हम जो एस्कॉर्ट गार्ड लाए थे वे सभी उनके हाथों मारे गए। बख्तरबंद आदमी ने उत्तर दिया, स्वीकार करना अच्छी बात है। अब मेरे साथ आओ। हमें संदेह है कि आपने उन भाड़े के सैनिकों को मार डाला, इस प्रकार शाही कानून को तोड़ दिया।